अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खरीद होंगे, मजे में नावल कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ नावल शेयर करने लगी हूँ। उसका नाम है अपनों के संग। ये महीना आलम ने लिखा है, बहुत ही अच्छा नावल। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आएगा इंशाल्लाह। ओके, तो अभी नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। कराची के एक अच्छे इलाके में बना ये डबल स्टोरी घर बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ था। इसके नेम प्लेट पर जफर शाह लिखा था। अब यहाँ से हम आपको घर के अंदर ले चलते हैं। घर के ड्राइनिंग एरिया से बहुत से लोगों के हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। तो चलें हम इन सब लोगों का आपसे तारीफ करवाते हैं। इस घर के सरबराह जफर शाह और उनकी आलिया नूर बेगम, जो बहुत नेक दिल और सुलझी हुई औरत थी। जफर शाह के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा रोहान शाह, जो पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपने बाप के साथ बिजनेस संभाल रहा था। उनकी शादी जफर शाह और नूर बेगम के ने अपनी पसंद की लड़की आलिया से करवाई थी, जो बहुत खुश अखलाक और मिलनसार थी। रोहान शाह के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा हान शाह, जो बाप की तरह पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपनी मर्जी के शोबे में जॉब कर रहा था। हान सॉफ्ट नेचर का मालिक था, जिससे भी बात करता उसको अपना दीवाना बना लेता था अपने बात करने के अंदाज से। उसके चेहरे पर हर वक्त एक नरम मुस्कुराहट रहती थी, जो देखने वाले को बहुत भाती थी। दूसरे नंबर पर था गाजियान शाह, जो अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। गाजियान शाह एक हंसमुख सा लड़का था, जो अपनी बातों और शरारतों की नेचर की वजह से खुद भी हंसता और दूसरों को भी हंसाता था। गाजियान को मौका चाहिए होता था अपने बहन भाइयों को तंग करने का। तीसरे नंबर पर था रोहान शाह की लाडली बेटी महक शाह, जो अपने भाई गाजियान के साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी। महक बातों की दुकान थी, नावल की दीवानी, सबको तंग करना उसका काम था। सारा दिन अपनी माँ से बातें सुनना उन पर फर्ज था। जफर शाह के दूसरे बेटे इब्राहिम शाह, जो लंदन में रहते थे। इब्राहिम शाह लंदन में अपनी पसंद की शादी की थी। उनकी आलिया फौजिया बेगम भी, जो इंतहा की लालची थी, पैसे में उनकी जान थी, जो बस ये चाहती थी कि उनके शोहर कभी पाकिस्तान ना जाए अपनी फैमिली के पास। इब्राहिम शाह का एक ही बेटा था, ज़ारोन शाह, जिसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको बस घूमना फिरना पसंद था। ज़ारोन शाह को ऐसा लगता था यूनिवर्सिटी में सारी लड़कियां उसमें हैं और उन्हें देखने ही यूनिवर्सिटी आती हैं। अल्लाह माफ़ करे ज़ारोन और उसकी बातें। अपनी खूबसूरती पर ज़ारोन शाह को इंतहा का गुरूर था। और अब देखते हैं ज़ारोन शाह का ये गुरूर कायम रहेगा या नहीं। जफर शाह की तीसरी और लाडली बेटी नबीला थी, जिनकी शादी जफर शाह ने अपने दोस्त के बेटे शर्जील से करवाई थी। शर्जील और नबीला की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी कश्यप, जिसको दीन से बहुत लगाव था और वो आलमा बन रही थी। कश्यप शर्जील बहुत छोटे दिल की मालिक थी, सबसे मोहब्बत से बात करने वाली और अपने अल्लाह से शदीद मोहब्बत करने वाली। दूसरी बेटी हनैन शर्जील थी, जो कॉलेज की स्टूडेंट थी, नटखट सी मजाक की मालिक। हनैन सादा मासूम थी बहुत। चलें जी, तारफ़ हो गया अब सबका। अब हम वापस से डाइनिंग एरिया चलते हैं। डाइनिंग टेबल की सरबराही सीट पर जफर शाह बैठे थे और उनकी लेफ्ट साइड उनकी आलिया नूर बेगम बैठी थी और राइट साइड पर उनके बेटे रोहान शाह बैठे थे और साथ ही उनके आलिया और उनके 3 बच्चे बैठे थे। मोम, मुझे वो नहीं खाने दाल चावल, आप मेरे लिए कुछ और बना दें। महक ने मुँह बनाकर कहा। आलिया घूर कर देखती है अपनी बेटी को, जिसके नखरे ही नहीं मिलते। महक, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, जो बना है वो खाओ चुपचाप। आलिया अपनी बेटी को एक घूरती से नवाजती हुई बोली। अपनी मोम की बात सुनकर वो अपनी दादी को देखती है। दादी देखे ना, दादी, मोम डांट रही है मुझे। अब मैं इनको नखरे नहीं दिखाऊंगी तो किसको दिखाऊंगी? मेरा तो शोहर भी नहीं है उनकी तरह चेहरे पर ज़माने का दुख सजाए। बोलती महक सबको हंसने पर मजबूर कर देती। आलिया का चेहरा सुर्ख हो जाता है। बेचारी गुस्से में बर्बाद कर जाती है। ये निकम्मी औलाद उनके ही नसीब में थी। महक शर्म नहीं आती दादी से ऐसी बातें करते। अगले घर जाकर ये दिखाओगी तुम अपनी इतनी बड़ी हो गई हो और अगर घुटनों में है तुम्हारी आलिया अच्छा खासा डरा देती है अपनी बेटी को सबके सामने। अरे मोम, इससे शादी करेगा कौन? इसको तो नावल पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है। इस काली माई को गाजियान ने जानकर महक को देखकर हंसते हुए कहा। रेहान भाई देखें ना, ये क्या बोले जा रहा है गाजियान भाई, ये जलते हैं ना मेरे नावल पढ़ने से। आप बताएं क्या मैं काली माई हूँ? वो सबके सामने आंखों में आंसू लिए अपने हान से आराम से पूछती है। सदा के नरम दिल हैरान फ़ौरन अपनी बहन को शक्ल देखकर पिघल जाते हैं। नहीं, मेरी बहन, मेरी जान, मेरी गुड़िया तो बहुत खूबसूरत है। चलो हम दोनों भाई खाना खाने चलते हैं। ऐलान नरम सी मुस्कुराहट अपनी बहन को देता है। थैंक यू राम भाई, और आप तो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट भाई हैं। वो खुशी से यहाँ के बाजू से चिपक जाती है और सब बैठे उसकी मुस्कुराहट पर, उसकी मोहब्बत पर मुस्कुरा देते हैं। ये मंजर है एक प्यारे से कमरे का, जहाँ 2 लड़कियां गहरी सो रही होती हैं। इनमें से एक अचानक ही एक की आंख खुल जाती है। वो खुली और बंद आंखों से छत पर लगते चलते फैन को देखती है। जब यकदम ही उसका ज़हन बेदार होता है, वो अपना टिक्का लगाया गया अलार्म देखती है, जिसको बजने में अभी पूरे 20 मिनट थे। उसके चेहरे पे यकदम से खुशी छा जाती है। उसको अपने अल्लाह पर बेहद प्यार आता है, जिसने रोज़ की तरह आज भी कश्यप को अलार्म बजने से पहले ही उठा दिया। कश्यप रोज़ रात को सोने से पहले अपने अल्लाह से कहकर सोती थी कि अल्लाह मुझे ज़रूर उठा दीजिएगा। उन्हें एक नियत करके सोती थी कि उसका अल्लाह उसे ज़रूर उठाएगा। और रोज़ की तरह आज भी अल्लाह ने कश्यप को उठाया, जिस पर वो दिल में अपने रब का शुक्र अदा करती है। और अल्लाह ने उसे तहज्जुद पढ़ने के लिए चुना रात के आखिरी पहर, जब सारी दुनिया गहरी नींद में सोती है। जब अल्लाह अपने खास बंदों को अपने आगे सजदा करने की तौफीक देता है, वो बिस्तर से उठकर अपने लंबे और सिल्की बालों का जुड़ा बनाती है और एक नज़र अपने साथ सोई अपनी छोटी बहन पर डालती है। मुस्कुराकर अपनी बहन के माथे पर बोसा देती हुई उठकर वजू करने रूम की तरफ चली जाती है। 10 मिनट बाद ही कच्चे वजू करके बाहर आती है। खूबसूरत से चेहरे से वजू का पानी टपकता है, जो उसकी खूबसूरती में इजाफा कर देता है। दुपट्टा लपेट कर वो जाए नमाज बिछाती है और अपनी लपटी वजू खड़ी हो जाती है। नमाज पढ़कर वो दुआ मांगने लगती है। दुआ मांगकर वो जाए नमाज को अपनी जगह पर रखकर कुरान पाक की तिलावत करने लगती है। तिलावत की आवाज़ सुनकर सोई हुई हुनैन भी उठ जाती है और अपनी आप ही की तिलावत सुनने लगती है। उसको अपनी आप ही की आवाज़ प्यारी लगती है। जब वो तिलावत करती थी तो सुनने वाले को अपनी रूम में सुकून होता था, वो महसूस होता अपनी आप ही को वो प्यार भरी नजरों से देखती है। कश्यप तिलावत करते हुए एक नज़र अपनी बहन पर डालती है, जो उसे देखने में मुकद्दर तिलावत करती है। कुरान पाक को उसकी जगह पर रखकर अपनी बहन के पास आकर बैठ जाती है। चलो शाबाश, उठो मेरी जान, फजर पढ़ लो, अभी थोड़ा वक्त बाकी है। फजर की अजान में कश्यप ने बड़ी मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ओके मेरी आप ही, जो हुक्म, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। वो मुस्कुराकर अपनी आप ही की बात मानती उठकर फ्रेश होने चली जाती है। कश्यप साइड टेबल पर रखा पानी का जग देखती है, जो खाली था। वो जग उठाकर पानी लाने की नियत से किचन की तरफ जाती है। किचन में आती ही फ्रिज से ठंड पानी की ठंडी बोतल निकालकर जैसे ही वो किचन से बाहर निकलती है, उस लान की तरफ खुलती खिड़की से उसकी नज़र बाहर पड़ती है, जहाँ उसको शर्जील साहब नजर आते हैं।
नजर आते हैं जो लॉन में चहलकदमी कर रहे थे। वो मुस्कुराकर अपने अब्बू के पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त सरजील अपनी बेटी की आवाज़ सुनते ही उसकी तरफ देखते हैं। वालेकुम सलाम, मेरी शहजादी कमरे में घुटन हो रही थी इसलिए यहाँ खुली हवा में आ गया। आप क्या कर रही थी किचन में? वो मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछते हैं। अब्बू, मैं पानी लेने आई थी फ्रिज से, आपको लॉन में देख टहलता देखा तो आपके पास आ गई। वो मुस्कुराकर बोलती है। मुस्कुराते हुए उसके दोनों गालों पर बहुत ही खूबसूरत डिंपल बने थे। दूध जैसी सफेद रंगत, उस पर उसकी गहरी आंखें, उस पर गजब लगती थी। सरजील साहब बेसब्ता ही दिल में माशाअल्लाह कहते हुए अपनी बेटी को देखकर जो दुपट्टा बांधे वो मुस्कुराती हुई सादगी में भी बहुत प्यारी लग रही थी। अब्बू चलें अंदर चलते हैं, बजट की अज़ान होने वाली है। उसने सरजील साहब को मुस्कुराकर कहा। हाँ मेरा बेटा चलो। वो अपनी बेटी को बाजू के हल्के में लिए बातें करते हुए साथ घर की तरफ कदम बढ़ाए थे। उनकी आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी थी। लंदन में खुशगवार सी सुबह का आगाज़ हुआ। लंदन में रहने वाले लोग अपने कामों में निकल पड़ते हैं। ऐसे में इब्राहिम साहब भी अपने घर की डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं और साथ ही उनकी आयला फौजिया बैठी होती है। फौजिया ज़ारौन उठा नहीं अभी तक, क्या वो आज भी यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा? उन्होंने अपनी बेगम से गुस्से में गुस्सा होकर पूछा। उनकी एक ही औलाद उन्हें उनसे नाखुश छुपवा दिए थे। मैं गई थी अभी उसे उठाने। इब्राहिम वो अभी उठ गया है, आता ही होगा नीचे। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नाश्ता करने फौजिया ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कहा। दिल में अपनी कमी औलाद को कोसती जो उनकी इज्जत का फलूदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हेलो मॉम डैड, कैसे हैं आप दोनों? ज़ारून आते ही कुर्सी घसीट कर बैठते हुए मुस्कुराकर बोला। बेटा तुम्हें तमीज़ बिल्कुल भी भूलते जा रहे हो। हमारी मॉम ने अब इतना भी नहीं सिखाया तुम्हें कि सलाम करते हैं। ये क्या हेलो हाय सीख लिया है? वो अच्छा खासा गुस्से में ज़ारून को देखकर कहते हैं। एक तो ड्रेसिंग ऐसी की हुई है तुमने क्या ढंग के कपड़े खत्म हो गए हैं तुम्हारे पास? वो घुटे हुए नागवार लहजे में पूछते हैं अपने बेटे से, जो घुटनों से फटी पैंट पहने और गले में चैन डाले हुए, जिसके लोकेट पर ज़ारून लिखा हुआ था। हाथ में बेटा हाशा बैंड्स पहने और ऊपर से ज़ारून का हेलो। इब्राहिम साहब खोल जाते हैं गुस्से में अपने बेटे की हरकतों को देखकर। डैड प्लीज़, सुबह सुबह मेरा लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं है। उसने मुंह बनाकर कहा। ज़ारून डैड से कैसे बात कर रहे हो? सॉरी बोलो फ़ोन। फौजिया अपने बेटे को शीरी लहजे में कहती है और आंखों से भी इशारा करती है। क्या यार मॉम, सुकून से नाश्ता भी नहीं कर सकते? इस घर में जा रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी में, मुझे नहीं करनी किसी से कोई सॉरी। वो नागवारियत से कहता अपना बैग और बाइक की चाबी उठाकर घर से चला जाता है। देख लिया तुमने, ये है तुम्हारी तरबियत, जैसे बाप से बात बात कर, तक करने की तमीज़ नहीं है। बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ और नहीं रहूँगा। हम पाकिस्तान जाएंगे, तुम तैयारी करो और अपनी इसी और खुद सर बेटे को भी समझा देना। वो उंगली उठाकर गुस्से में कहते हुए ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। पीछे फौजिया दोनों बाप बेटे की लड़ाई में पेश कर रह जाती है। ना वो पाकिस्तान जाना चाहती थी और ना अपने बेटे को वहाँ भेजना चाहती थी, पर अपने शोहर के सामने वे बस फील करती है और खुद तो करे क्या? ज़रून की हैवी बैग जैसी यूनिवर्सिटी में दाखिल होती है, बहुत सी लड़कियों की नज़र ज़रून शाह पर पड़ जाती है। ज़रून शाह एक स्टाइल से बाइक से उतरता है। गोरा रंग, चोरी पेशानी पर हल्की सी लाइट ब्राउन शेव और ब्लैक शर्ट से चलते उसके मजबूत बाजू इस बात की गवाही दे रहे थे कि ज़रून शर्ट पाबंदी से जिम जाता है। लाइट ब्राउन बाल जो एक स्टाइल से सेट किए हुए थे। वो बाइक से उतरता हुआ अपने दोस्तों के पास जाता है जो कब से खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। हेलो मेरे प्रिंसेस, कैसा है तू? अयाज मुस्कुराकर पूछता है। मैं ठीक हूँ यार। और वो आसपास की नजरें घुमाता हुआ बोलता है तेरा मूड ठीक नहीं लग रहा। ज़रून तो अंकल से फिर डांट खाकर आया है। समीर कहकर जोर से कहकर लगाता है। यार मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है, घर में डैड सुकून से नहीं रहने देते और यहाँ तुम दोनों के सवाल जवाब बाद में जाओ तुम दोनों, मैं अंदर जा रहा हूँ। वो गुस्से से कहता है। अंदर कैंटीन की तरफ चल जाता है। एक तो नाश्ता भी नहीं किया था और ऊपर से इन दोनों के सवाल। ज़रून मुंह में बड़बड़ाता कर रह गया जाता है और अपना ऑर्डर लिखवाकर अपना मोबाइल चलाने लगता है। आलिया, आज मैंने अपने दोस्त वकार को उसकी फैमिली के साथ डिनर पर इनवाइट किया, तो आप जरा कुछ अच्छा सा तमाम कर लीजिएगा। रोहान साहब अपनी बीवी से मुस्कुराकर उनको देखते हुए बोले, जो सोफे पर उनके पास बैठी थी। ये अच्छा मैं तमाम कर लूँगी सब, लेकिन मैं ये कह रही थी कि आप वकार की फैमिली को बुला रहे हैं और आज संडे भी है, तो क्यों ना नबीला की फैमिली को भी बुला लें। उसे मिले इतने दिन हो गए, बच्चियों की भी आपको याद आ रही है। आलिया ने अपने शोहर को देखकर कहा। हाँ बहू सही कह रही हो रोहान बेटा, कॉल कर दो शर्जील को, वो भी इसी बहाने सब साथ मिलजुल कर बैठेंगे। जफर शाह ने अपने बेटे से मुस्कुराकर कहा। उनकी आवाज़ उनका नूर बेगम को अपने छोटे बेटे की कमी का शिद्दत से एहसास होता है हमेशा कि फैमिली गेट टुगेदर में सिर्फ उनका बेटा इब्राहिम ही नहीं होता। वो उदास चेहरे से दिल में दुआएं मांगती हैं। या अल्लाह मेरे बेटे को वापस भेज दे मेरे मालिक। और मुस्कुराकर अपनी बहू को जवाब देने लगती हैं जो उनसे खाने के बारे में पूछ रही होती हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम मियां, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। नैना आते ही सोफे पर देर होते हुए बोली, जबकि कशिफा आकर आराम से सोफे पर बैठी और अपना नकाब उतारती है। वालेकुम सलाम, आ गई तुम दोनों? मैं तो तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। मुलाजमा को बाल्टी का पानी लाने का कहते हुए बोली खैरियत मियां, सब ठीक है? क्यों इंतजार कर रही थी? कशिफा मुलाजमा से पानी लेते हुए पूछती है। हाँ बेटा, आपके मामू की कॉल आई थी, रात डिनर पर इनवाइट किया उन्होंने हमें, और आप दोनों को नाना नानी की भी याद कर रहे हैं, इसलिए आप दोनों तैयारी कर लेना, शाम तक चलेंगे। नबीला दोनों को देखती हुई नरम मुस्कुराहट से कहती है। सच्ची अम्मी, हम दोनों मामू के घर जाएंगे। या मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है। अम्मी हनैन खुश होकर बोली। अम्मी अबू कहाँ है? कश्यप अपनी माँ को देखकर पूछती है। बेटा वो आराम कर रहे हैं अपने कमरे में। अच्छा अम्मी, अब मेरी शॉपिंग तो देखे ना और मुझे बताएं आज मैं क्या पहनूं कर जाऊँ मामू के घर। हाँ हनान अपनी और कश्यप की शॉपिंग दिखाते हुए पूछती है। अच्छा अम्मी, मैं घर में एक कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर तैयारी करूँगी जाने की। आप दोनों शॉपिंग देखें, आपकी बेटी ने तो बहुत दिखा दिया, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था हनैन मैडम को। कश्यप अपनी छोटी बहन को एक घूरती से नवाजती हुई बोली और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। पीछे हनैन हंसते हुए अपनी माँ को शॉपिंग दिखाने लगती है। मम्मी आज कौन आ रहा है जो इतनी तैयारी हो रही है घर में? गाजियान अपनी माँ को देखकर पूछता है, जो किचन में खड़ी मुलाजमा को डांट रही होती है, जो सफाई में डंडी मारकर घर से निकलने के चक्कर में थी। बेटा आज तुम्हारे अब्बू के दोस्त की फैमिली आ रही है, जिनके बच्चों के साथ तुम बचपन में खेला करते थे। आलिया मसरूफ से काम करती हुई जवाब देती है। अच्छा वकार अंकल, अब्बू के दोस्त याद आ गया मुझे। वो किचन के स्लैब पर बैठकर अपनी माँ को देखता है। वो बोला हाँ वही, और हमारी पप्पो भी आ रही हैं, उनको भी इनवाइट किया है। वो काम करते हुए गाजियान को बताने के, अच्छा ये तो ग्रेट हो गया, पप्पू आ रही है, काफ़ी वक्त से आई भी नहीं है, वो मुझे आएगा आज तो मैं बहुत तंग करूँगा हनैन को। वो हंसता हुआ अपनी माँ को देखकर बोला, खबर जाके तुमने हनैन को जरा सा भी तंग किया? हाँ पीछे से किचन में आते गाजियान को गर्दन से पकड़े बोला, अभी मैं मर गया भाई, छोड़ें मेरी गर्दन यार, और मैं क्यों इतना तंग करूँ हनैन को? मेरी कज़न है, वो मुझे मज़ा आता है उसको तंग करके। वो भाई के चेहरे को शरारती नजर से देखता हुआ कहता है। आलिया दोनों को बातें करता एक किचन से निकल जाती है। भाई मैं कह रहा हूँ ना गाजियान, तुम उसको हाँ बिल्कुल तंग नहीं करोगे, समझ आई मेरी बात? उसको सिर्फ मैं ही तंग कर सकता हूँ बस, और कोई नहीं, समझ आया? वो अपने भाई के कान में सरगोशी करता बोलता है, कहीं कोई और ना सुन ले, और मुस्कुराकर आंखें
मुस्कुराकर आँख मारते हैं अपने भाई को, ओहो कोई तो रोक लो, मेरी अनार भाई ने तो भाभी भी पसंद कर ली अकेले अकेले, हाँ, और हमें खबर ही नहीं लगने दी, ये तो गलत बात है। अयान भाई महक शरारत भरी नज़रों से देखते हुए कहती है अनान को, तो वो अभी किचन में आई है आर्या के साथ काम करवाने। अरे मेरी बहन, तुमने भी सुन लिया यार, मैंने तो ऐसा से कहा था, और तुम क्या कर रही हो? हल्के बोलो, क्या मोहल्ले वालों को भी बताओगी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। गाजियान ने हल्का सा गाजियान से वो भाई को आंखों से इल्तिजा करता बचाने में मुझे इस आफत से, यहाँ महक तुम ठीक कह रही हो, देखो हमारा भाई हमारा नहीं रहा, उसने अकेले अकेले की लड़की पसंद कर ली और हमें पता ही नहीं चला। अब समझ आया अनान को, एक अपना घूर घूर कर क्यों देखते इतने, बेचारी वो भी डर जाती होगी उनकी नज़रों से। दोनों बहन भाई हाथ पर हाथ मार कर टैका लगा हंसते हैं। अनान बेचारा बहुत पूरा फंस जाता है। अनान को हनैन से बहुत पहले मोहब्बत हो गई थी, कब कैसे वो खुद भी नहीं समझ पाया। हनैन की मासूमियत और नटखट मिजाज ने अनान को अपने दीवाना बना दिया था। जब भी गाजियान उसको तंग करता वो गाजियान की शिकायत अनान से करती थी, इसलिए आज अनान ने गाजियान को मना करना चाहा और आज ही बेचारा दोनों बहन भाइयों के बीच में फंस गया। देखो तुम दोनों मेरे प्यारे बहन भाई को ना, अभी ये बात बस अपने तक रखना, किसी से मत कहना प्लीज़। वो इल्तिजा करता है अपने दोनों बहन भाई को देखकर, जिस पर वो दोनों मुस्कुराकर अपने भाई के गले लग जाते हैं। हम दोनों आपके साथ हैं हमेशा, जब भी ज़रूरत हो हमें, अब हमें बताएगा, हम हेल्प करेंगे आपकी। अनान मोहब्बत से मोहब्बत से दोनों को अपने सीने से लगा लेता है। वकार साहब अपने घर के लॉन्च में तैयार बैठे थे बेचारे आधे घंटे से, और अपनी बीवी और बेटी का इंतजार करते थे, जिनकी तैयारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेचारी थका कर अपना मोबाइल चलाने लगे। अब हम जरा अंदर कमरे में चलते हैं, जहाँ एक हसीन रशीदा तैयार हो रही थी, जिसने अपने काले और लंबे सिल्की बालों को हाफ बांधा हुआ था, जिसने सादा सी ब्लैक फ्रॉक पहन रखी थी जो उसके गोरे रंग पर बहुत जच रही थी। कानों में ब्लैक टोपस और उसके फेस पर लाइट सा मेकअप, एक हाथ में ब्लैक वॉच पहने, वो ब्लैक की सैंडल पहने। अमाया वकार तैयार थी जाने के लिए। एक नज़र अपने आप को शीशे में देखती, गोल गोल आंखें घुमाए, भरे भरे गाल, कुदरती गुलाबी होंठ। अल्लाह ने अमाया वकार को रज के हसीन हुस्न से नवाजा था। एक नज़र खुद को देखकर खुद ही माशाल्लाह कहती हंसती हुई रूम से बाहर निकलती है। चलें वकार, जल्दी करें, पहले ही बहुत देर हो गई है। वकार साहब अपनी आलिया को आवाज़ सुनकर चेहरा उठाकर उन्हें देखते हैं, जो नहाए डिसेंट सी सलवार कमीज़ पहने, लाइट से मेकअप में सर पर दुपट्टा ओढ़े तैयार करी उन्हें देख रही थी। इतने में लॉन्च में अमाया भी आ जाती है। अब्बू देखें मैं कैसी लग रही हूँ। वो गोल गोल घूमकर अपनी फराक दिखाती है, खुशी से अपने अब्बू को कहती है, माशाल्लाह मेरी प्रिंसेस तो बहुत खूबसूरत लग रही है, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए मेरे जान को। अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब आपको देर नहीं हो रही, बस यहाँ बाप बेटी मिल जाए वहाँ तो मुझे ही भूल जाते हैं। कोमल बेगम अपनी शोहर बेटी को नाराज़ नज़रों से देखते हुए कहती हैं, डैड मुझे लग रहा है कोई जेलस हो रहा है। वो अपने बाप के साथ मिलकर माँ को छेड़ते हुए कहती है, बेगम आपके साथ तो आप अब ज़िंदगी एंड की तरफ है, इस उम्र में भी क्या तारीफ करूँ मैं आपकी। वो अपनी हंसी जब्त करते हुए अपनी बीवी को देखकर बोलते हैं, जी जी मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी तारीफ का, हाँ नहीं तो मेरे लिए मेरा बेटा ही काफ़ी है, जो हर वक्त ही तारीफ करता है। कोमल उतराकर दोनों को देखती हुई नाज से कहती है, वो अच्छे से जानती थी कि बाप बेटी मिलकर उनका ऐसे ही खून जलाते हैं। अच्छा बेगम चलो गाड़ी में बैठो, अपने बेटे से तारीफ करवाती रहना, अभी देर हो रही है, सब वहाँ खाने पर इंतजार कर रहे होंगे हमारा, और आप के हिसाबजादे कब आएंगे? वकार साहब का कार में बैठते हुए अपनी आलिया को देखकर पूछते हैं, जी मैं कॉल करके कर देती हूँ, कह रहा था ऑफिस से सीधा वहाँ आ जाऊँगा। कोमल गाड़ी में बैठी हुई जवाब देती है, तो चलो ये भी ठीक है, और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाती है। रोहान साहब के ड्राइंग रूम में रौनक लगी होती है। ज़फर शाह, उनकी आलिया नूर बेगम, आलिया बेगम, आलिया, रोहान, अयान, गाजियान, महक सब बैठे मेहमानों का इंतजार कर रहे थे। इतने में एक गाड़ी कोर्ट में आकर रुकती है। महक उठकर जल्दी से भागती है कि देखे कौन आया है। गाड़ी से नबीला निकलती है मुस्कुराती हुए, साथ ही सरजीत साहब भी निकलते हैं मुस्कुराते हुए। महक का सबको बुलाती है, पुप्पो आ गई है, भागते हुए अपनी पुप्पो के गले लगती है। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, कैसी हैं आप? मैंने बहुत मिस किया आपको। वो मुस्कुराकर कहती है अपनी पुप्पो से, तो बोली, वालेकुम सलाम पुप्पो की जान, मैं ठीक हूँ। मेरी महक कैसी है? वो पुप्पो ने भी मिस किया अपनी महक को। वो बहुत प्यार से महक के माथे में बोसा देती हुई बोलती है। इतने में गाड़ी से कश्यप और हनैन भाई निकलती हैं और मुस्कुराती हुई अपनी माँ के पास आती हैं। अरे हमसे भी कोई मिल लो, महक लग रहा है बस पुप्पो को ही याद किया है, पुप्पो की बेटियों को नहीं। कश्यप शरारत से छेड़ती हुई कहती है महक को। महक कश्यप की तरफ देखती है, जो हिजाब और नकाब बांधे, सलवार कमीज पहने, बड़ा सा नेट का दुपट्टा एक कंधे पर डाले, अपनी गई आंखों में काजल लगाए। महक को ताहा की खूबसूरत लगती है। वो फ़ौरन आगे बढ़कर अपनी बहन जैसी कज़न से मिलती है और उसके साथ ही हनैन से मिलती है, जो अपनी महक अपी से चिपक जाती है खुशी के मारे, और महक मुस्कुरा देती है उसका बचपना देखकर। सब एक दूसरे से मिलते जुलते अंदर डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ते हैं, सोफों पर बैठ जाते हैं। कश्यप और हनैन अपनी नानी और दादी नाना नानी के पास बैठी है। नानी आपकी और नाना आपकी और नानी की कैसी तबीयत है? कश्यप अपनी नानी का हाथ पकड़ कर मोहब्बत से उन्हें देखती हुई पूछती है। अल्लाह का शुक्र है बेटा ठीक हूँ मैं। हम दोनों, हमें बताओ हमारी दोनों बेटियाँ कैसी है? नानी की और नाना की याद नहीं आई जो पूरे 1 महीने बाद आई हो हमसे मिलने? नानी अच्छी खासी नाराज़गी जताती हुई बोली अपनी दोनों नवासियों से, अल्लाह नानी आप नाराज़ ना हो अपनी हनैन से, मैं तो आपको बहुत मिस कर रही थी, पर मुझे कोई लाने वाला ही नहीं था नानी। मैंने अम्मी से भी कहा था, लेकिन अम्मी ने मुझे डांट कर चुप करवा दिया कि प्राइवेट तवज्जो दो। मैं क्या करती नानी? हनैन अपनी नानी के गले लगती, लाड से उन्हें देखती हुई अपनी तरफ से सफाई देती है कि मेरी कोई गलती नहीं है। सब उसकी चालाकी पर हंस देते हैं। हनैन तो फदा होती नज़रों से देखते हैं हनैन तो, और जिसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी, वो आंखें टुटे पाकर कहती उसको दुनिया बुला गई थी। अरे हम क्यों नाराज़ होंगे अपनी नवासियों से? हैं तुम दोनों को देख लिया, दिल को सुकून मिल गया। वो बस देखती हुई कहती हैं अपनी नवासियों को, अपनी बेटी को जो आलिया से बातों में मसरूफ़ थी। रोहान साहब, शर्जील और ज़फर शाह सब से बातों में मगन थे। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स। गाजियान चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट सजाए डाइनिंग रूम में आता अपनी कज़नों को देखकर कहते हैं, हेलो गाजियान भाई कैसे हैं आप? हनैन मुस्कुराकर उसको देखती हुई जवाब देती है, मैं बहुत प्यारा हूँ स्वीटी, आखिर को तुम्हारा कज़न जो हूँ। वो मुस्कुराकर कहता है हनैन को, जो डार्क ब्लू कुर्ती पहने, लाइट कलर की जीन्स पहने, गले में स्टोलर डाले, अपने लंबे बालों की हाईपोनी बनाए, पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए, कुदरती गुलाबी सेब जैसे गाल जो हर वक्त पिंक रहते थे, मुस्कुराती हुई बारबी डॉल लग रही थी, जिसको एक दफ़ा कही हुई बात समझ नहीं आती है। हाँ घूर कर कहता है गाजियान को, उसका इशारा तो इसका तरफ होता है, वो समझ कर गाजियान हंसी जब करता है। इतने में कोर्ट में एक गाड़ी आती है। रोहान साहब भाई की तरफ जाते हैं और अपनी दोस्त की फैमिली को वेलकम करते हैं। गाजियान भाई आपको वकार अंकल की बेटी की याद है ना, जिसकी नाक थोड़ी मोटी सी थी और आपको उसकी भूनी नाक
वाली कहकर छेड़ते थे और उसने एक दफ़ा आपको मारा भी था ना, जिस पर आप रोते हुए अपनी से शिकायत करने आए थे। महक गाजियान को देखकर कहती है और ज़ोर से कहकर लगाकर हंसती है। बाकी सब भी हंसने लग जाते हैं गाजियान का चेहरा देखकर, जिसका मुंह उतर जाता है। हाँ, तो इस वक्त मैं छोटा था ना, पर अब तुम देखना मैं कैसे बदला लूँगा अपना इस बूढ़ी नाक वाली से। वो कहते हुए डाइनिंग रूम के दरवाजे की तरफ जाता है, की तरफ देखता है, जहाँ से वकार साहब की फैमिली अंदर आ रही होती है। रोहन साहब सबका तारीफ करवाते लगते हैं, वकार तुम मेरे माँ बाप और बीवी से तो मिल चुके हो, अब मेरे बच्चों से मिलो। ये मेरा सबसे बड़ा बेटा आन है और ये छोटा बेटा गाजियान है, और ये मेरी बेटी महक है, और ये दोनों मेरी भांजियाँ हैं कश्यप और हनैन। ये मेरी बहन नबीला और ये उनके हस्बैंड शर्जील। रोहन साहब एक एक करके सबका तारीफ करवाते हैं। माशाल्लाह, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत प्यारे हैं आपके। कोमल सब बच्चों को देखकर नरम सी मुस्कुराहट से कहती है, और जबकि गाजियान तो कहीं और ही निकले हुए थे अमाया वकार को देखकर, जिसकी वो बूढ़ी नाक कह रहे थे। इसी नाक पर ही अपना दिल हार जाते हैं, जिसकी नाक में सोने का छल्ला पहना हुआ था, वो जो अमाया वकार के चेहरे पर बहुत सूट करता था। सब बैठे अपनी बातों में मगन थे, पर गाजियान साहब अपनी नज़रों को नहीं हटा पाते अमाया वकार पर से। अमाया बेटा आप क्या करती हैं, क्या मुस्कुराते हैं? आपकी आगे मुस्कुरा कर पूछती है महक से। आंटी मैं पढ़ रही हूँ अभी, और पेंटिंग का बहुत शौक है मुझे माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा आप लोगों में बातें करें, मैं जरा किचन से आती हूँ। गाजियान बेटा ज़रा बाहर आकर मेरी बात सुनो। आलिया गाजियान को कहती है, डाइनिंग रूम से बाहर निकल जाते। गाजियान यहाँ मौजूद हूँ तो सुने ना। वो तो अपने ख्यालों की दुनिया से निकले हुए माया के साथ। माया को अपने चेहरे पर नज़रों की तपिश का एहसास होता है। वो देखने के लिए जैसे ही आंखें उठाती है तो उसकी नज़र सामने गाजियान से मिलती है। वो घबराकर अपनी नज़रें हटा लेती है। बदतमीज़ देख के कैसे रहा है मुझे, जैसे आंखों से ही निकल लेना हो चाहता हो। वो धीमे से बुड़बुड़ाती हुई कश्यप और हनैन से बातों में लग जाती है। महक और हनान अपने साथ बैठे अपने भाई को देखते हैं, जो कब से माया को देखते ही जा रहा था। महक और हनान एक दूसरे को देखते हैं। हनान आंखों ही से महक को कोई इशारा करता है, जिसको सुनते हुए मुस्कुराहट दबाकर सर ला देती है। महक ऐसा से अपने गाजियान के करीब होती है और पीछे से उसकी कमर पर जोर से चुटकी नोचती है और उसका हाथ दबाकर फ़ौरन पीछे होकर बैठ जाती है। गाजियान बेचारा चला उठता है एकदम से और अपनी कमर मसलने लगता है। सब उसको देखकर हंसी जब्त करते हैं, जो बंदरों की तरह उछल रहा होता है। क्या हुआ गाजियान? रोहन साहब अपने बेटे को उस वक्त लहजे में बोले। कुछ नहीं, वो ऐसा लगा कमर पे कुछ चल रहा हो। वो सबकी नज़रों से अपने ऊपर महसूस करता है। शर्मिंदा लहजे में बोला, गाजियान तुम्हें अपनी अम्मी बुला रही हैं, जाकर बात सुनो उनकी। अपने भाई को मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहता है। गाजियान महक और हनान को देखता है, जो उसकी शक्ल देखकर बहुत मुश्किल से कहकर जब्त कर रहे होते हैं। गाजियान समझ जाता है कि ये दोनों की ही हरकत है। वो दोनों को घूरकर डाइनिंग रूम से निकल जाता है। अम्मी आप मुझे बुलाएं कि हाँ, कब से इंतजार करी थी मैं, इतनी देर में आए हो तुम। वो सलाद बनाती हुई गाजियान को देखकर कहती है, अम्मी अम्मी वो बस खैर आप बताएं क्या काम है। वो माँ के पास आता सलाद देखता हुआ पूछता है, जाकर भाई से रोटियां लेकर आओ जल्दी से। अच्छा जा रहा हूँ, वो बोलता हुआ घर से निकल जाता है। आ जाएं गर्ल्स, हम कमरे में चलते हैं। यहाँ तो सब अपनी बातों में मसरूफ है। महक तीनों को देखती हुई बोलती है, मुस्कुरा कर बोलती है, चलो हाँ हाँ चलो यार रूम में बैठते हैं। कश्यप भी महक की हाँ में हमला उठ जाती है। वो सब एक साथ डाइनिंग रूम से निकलती हुई महक के कमरे की तरफ जाती हैं। भाभी जान जी कुछ परेशान लग रही है, खड़ी है तो है ना, कोई बात हुई है क्या? नबीला किचन में आकर आलिया को देखती हुई परेशान लहजे में पूछती है। नबीला तुम्हें तो पता है वो ऐसे गेट टुगेदर पर इब्राहिम को बहुत याद करती हैं, बस अबू के डर से कह नहीं पाती, वो गुस्से में आ जाती हैं। उनका जिक्र सुनकर आलिया अफसोस से कह रही थी, भाई भाभी को भी सोचना चाहिए ना, यहाँ माँ बाप बहन भाई हैं, वो कब तक वहाँ रहेंगे? ऐसी भी क्या खुदगर्जी भाभी, क्या ऐसा भी क्या पैसा कमाना के माँ बाप को ही भूल जाओ? नबीला अच्छा खासा गुस्से में बोलती थी। हाँ कह तो सही रही हो तुम, अल्लाह ही उन्हें हिदायत दे, उनके दिल में नरमी डालें आमीन। चलो डिनर रेडी हो गया है, मैं टेबल सेट करती हूँ कि सबको बुलाएं। और मुलाजमा के साथ जल्दी जल्दी काम करते हुए नबीला से कह रही थी, वकार वहाज कहाँ रह गया है, आया नहीं अभी तक? रोहान साहब वकार के बेटे वहाज का पूछ रहे हैं। हाँ वो कह रहा था कि सीधा ऑफिस से आ जाऊँगा मैं, रोहान अंकल के घर बस आने वाला ही होगा। वकार रोहान को देखते हुए जवाब देते हैं, आपका रूम तो बहुत प्यारा है। महक माया महक के कमरे को देखते हुए कहती है, हाँ ये रूम मैंने अपनी पसंद से डेकोरेट किया है। महक मुस्कुरा कर बताती है, कश्यप अब हम रूम में हैं तो हम अपना नकाब उतार दो यार, मैंने देखा नहीं इतने महीने से तुम्हें, इसलिए बोल रही हूँ। महक कश्यप के पास बहती लाड से उसे देखकर बोलती है, कभी कभी तो मुझे मेरी कज़न ही छोड़ लगती हो। महक को ये लो उतार दिया नकाब, लो देख लो। कश्यप हंसती हुई उसे देखकर कहती है, माया के मुँह से प्यार माशाल्लाह निकलता है। उसे देखकर वो हंसती हुई अलग ही अब इतनी प्यारी लग रही थी कि माया का दिल का लड़की होकर दिल ही नहीं चाहता था कि उसके चेहरे से नजर। अल्लाह मैं सदके माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो कश्यप, ये तुम्हारे डिंपल तो किसी की भी जान ले सकते हैं। काश मैं लड़का होती तो तुमसे शादी कर लेती। महक जानकर कश्यप को कंधे से कंधा आकर हंसती हुई आंख मारकर कहती है, बस करो बेशर्म लड़की, लड़की शर्म नहीं है क्या? कश्यप आंखें दिखाती हुई बोलती है, कश्यप ऐसे से आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? माया कश्यप को देखती हुई नरम लहजे में पूछती है, अरे नहीं माया पूछो जो पूछना है। कश्यप मुस्कुराकर कहती है, आप ये नकाब कैसे कर लेती हैं, मतलब आपको मुश्किल नहीं होती जब आप कहती कहीं जाती हैं तो खाने पीने में या किसी की शादी वगैरह में? माया कश्यप को देखती हुई हैरान होकर पूछती है, जब हम अल्लाह के लिए कुछ करते हैं ना माया, तो अल्लाह हमारे लिए आसानी भी करता है। और जब मैं नई शरीफ पर्दा करना शुरू किया था तो मुझे शुरू में बहुत मुश्किलात हुई, सबने मुझे बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर अल्लाह ने मेरे लिए बहुत आसानी कर दी। और अब ये नकाबी हजाम मुझे मेरे वजूद का एक हिस्सा लगते हैं। मुझे इनकी इतनी आदत हो गई कि मुझे इनके बगैर अपना आप बुरा लगता है। अब तो आदत हो गई है नकाब में खाना खाने की, शादी अटेंड करने की, मुश्किल नहीं होती मुझे अब। मुझे वो मुस्कुराकर कहती है, माया का दिल जीतती थी, मुझसे भी बात कर लो कोई। हनैन तीनों को देखती मुंह बनाकर बोलती थी सब से, हाँ हाँ अच्छा लेटर डोल आपसे भी बात कर लेते, तो बताओ क्या करती हो आप? माया मुस्कुराकर उनको देखती प्यार से पूछती है, अच्छा आप लोग आपस में बातें करें, मैं जरा किचन में जाती हूँ अम्मी के पास, वरना उन्होंने छोड़ना नहीं मुझे। मैं कहती हुई खड़ी होगी और उनको मैं भी साथ चलती हूँ, तुम्हारे साथ थोड़ी हेल्प भी करवा दूँगी। वो अपना नकाब सही करती है, उसके साथ जाने के लिए खड़ी हो जाती है। हाँ हाँ आप दोनों जाएं, आप मैं और अमाया अभी बात करेंगे। हनैन अमाया को देखती हुई मुस्कुराकर बोलती है, अच्छा ठीक है तुम दोनों बातें करो, हम जरा आते हैं किचन से होकर। कश्यप बोलती हुई महक के साथ रूम से निकल जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वहाज अपने अब्बू की कॉल अटेंड करते हुए बोला,
गधे कहाँ रह गए हो तुम, यहाँ सब वेट कर रहे हैं खाने पर, तुम्हारा सास है, तुम्हें ज़रा सा भी वकार साहब ठीक ठाक सुनाते गुस्से में अपने बेटे को काल पर। अरे काम डाउन मेरे अब्बू, मैं आ गया, बाइक खड़ी कर रहा हूँ अपनी। वो हंसी से कहता है ओके जल्दी आओ अंदर आओ। वकार साहब कहते हैं सही काल काट देते हैं। वो बाइक को खड़ी करके अंदर घर की तरफ कदम बढ़ाता है। घर के पास रुकर बेल बजाता है। महक जो किचन में थी बेल की आवाज़ सुनकर बाहर का दरवाज़ा खोलने बढ़ती है। इस टाइम कौन आ गया यार, कौन है जी? मैं हूँ आज। कौन वहाज? हम किसी वहाज को नहीं जानते। वो दरवाजे के अंदर से ही आवाज़ लगाए हुए बोली देखिए दरवाज़ा खोले, मैं वकार का बेटा हूँ वहाज। वो दांत पीसते हुए कहता है ओ तेरी। ये सुनते ही महक जल्दी से दरवाज़ा खोल देती है और सॉरी मैं समझी कोई और है। और वो शर्मिंदा लहजे में बोली इट्स ओके, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? वो तंजियल नज़रों से देखते हुए पूछता है जो पूरा दरवाज़ा घेर कर खड़ी थी जी आ जाए। वो साइड पर होकर जगह देते हुए बोली मैं क्या पागलों वाली हरकतें कर रही हो, तो क्या सोचेगा वो तेरे बारे में? वो सर पर हाथ मारते धीमी से मुझ पर दरवाज़ा बंद करके उसके पीछे चलती है। दादो मेरा बाय द वे मेरा नाम तो वहाज है और आप अपने तारफ नहीं करवाया। वहाज महक के को देखते मुस्कुराकर बोला जो लाइट ब्राउन कलर का स्पार्क में पहने बालों को खिचोटी बनाए अपनी काली आंखों से वहाज को देख रही थी। जी मेरा नाम महक है, मैं आपके रोहान अंकल की बेटी हूँ। वो मुस्कुराकर उसे देखते जवाब देती है अच्छा लगा आपसे मिलकर महक। वहाज डाइनिंग रूम के दरवाजे के पास रुक हल्का सा उसके करीब झुककर मुस्कुराता हुआ बोला और अंदर जाता सबसे मिलने लगता है। उफ अल्लाह, इतने करीब आकर कौन बोलता है, अभी मेरा दिल ही बाहर आ जाता। बदतमीज वो अपने दिल पर हाथ रखते धीमा सा बड़बड़ाई और सर झटक कर किचन की जाने बढ़ आती है। अच्छा बेटा जाओ सबको बुला के ले आओ, खाना लग गया है आ जाएं सब। आलिया कश्यप से बोली जो को आपको डिश में सेट कर रही थी। जी मामानी मैं बुलाकर लाती हूँ सबको। वो आपकी डिश को उठाकर टेबल पर रखते हुए बोली वो सबको बुलाने चली गई। आप सब लोग आ जाएं, मामानी कह रही है खाना लग गया है। वो दरवाजे पर खड़ी होकर सबको देखते हुए बोली चलो आज वो बच्चों का खाने के इंतजार नहीं करवाते। जफर शाह कहते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हैं और उनके पीछे ही सब डाइनिंग टेबल की तरफ कदम बढ़ाते हैं। कश्यप महक के रूम की तरफ बढ़ती है ताकि माया और हनैन को भी बुला ले। सब डाइनिंग रूम पर बैठे होते हैं, चारों लड़कियां भी साथ आ जाती हैं और सब एक साथ खाना खाना शुरू करते हैं। और खाना तो बहुत ज़बरदस्त बनाया है। भाभी कोमल सबसे पहले खाने की तारीफ करती हुई मुस्कुराकर बोली हाँ भाभी खाना बहुत मज़े का बनाया है, आपने इतना इतमाम कर लिया है। नबीला मुस्कुराकर बोलती आप सबको पसंद आया, मेरी मेहनत वसूल होगी। वहाज अमाया आप दोनों ने तो कुछ लिया ही नहीं, ये बिरयानी लो ना बेटा। जी जी आंटी हम ले रहे हैं, सब ही बहुत अच्छा बनाया है आपने। वहाज महक दोनों मुस्कुराकर बोले आलिया से अरे भाभी खाना तो अच्छा बनाना ही था, मेरी बेगम ने जो बनाया है बनना ही था, मेरी बेगम ने जो बनाया। रोहान साहब शरारत से अपनी बेगम को देखते हुए बोले आलिया बेगम बलश कर जाती हैं सबके बीच में अपने शोर की तारीफ पर, जिनको देखकर सब अपनी मुस्कुराहट सब करते हैं। आप ही हनैन अपनी साथ वाली कुर्सी पर बैठी अपनी आप ही को ऐसा सवाल देखते हुए बोली जी मेरी गुड़िया बोलो। कश्यप आप उसकी तरफ देखती हुई कहती है आप ही वो ना हनान भाई मुझे कब से देखे जा रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? वो मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? वो नासमझी से परेशान होकर अपनी आप ही को बोली। कश्यप एक नजर हनान पर डालती है जो आन पर डालती है जो हनान के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठा था और उसकी नजरें मुसलसल हनान पर थी। हनान खैरियत तो है, मेरी बहन को नजर लगानी है तुमने जो उसको देखे ही जा रहे हो या उसने कुछ गलत कर दिया जो देखने से ठीक हो जाएगा? कश्यप सबके सामने ही हनान को देखते हुए बोलती है। ये सुनकर हनान को जबरदस्त किस्म फंदा लगता है, खांस खांस पे हनान का पूरा मुंह लाल हो जाता है, उसकी आंखों से पानी निकल जाता है। आलिया जल्दी से पानी देती है और उसकी कमर को सुलाती है। भाई आप आराम से, ऐसा भी कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा कश्यप ने जो आपने बंधा ही लगवा लिया है। गाजियान जानकर भाई को तपारी नजरों से देखते हुए बोला बेटा ठीक हो अब? जफर शाह परेशानों को बोले जी जी दादा मैं ठीक हूँ। वो एकदम फंदा लग गया था बस, वो हल्की आवाज़ से बोला और एकदम अपनी नजर अपने बहन भाई और अपनी कदम पर डालता है। वो मैं हनान को नहीं देख रहा, पीछे लगी पेंटिंग को देख रहा। कश्यप वो आंखों कहीं से इल्तिजा करते हुए बोला कि इज्जत रख लो मेरी। ओ अच्छा शायद मुझे लगा था। कश्यप मुस्कुरा दबा कर बोली और हनैन परेशान नजरों हनान पर और झूठ बोलते देख रही थी। भाई पेंटिंग हमारे घर में कब से लगी है ना, तो आपको इसको खाना खाकर भी देख सकते हैं। अभी खाने पर तवज्जो दें, कहीं फिर से फंदा ना लग जाए। महक हनान को आंखों मारते हुए हंसी दबाकर बोली। हनान बेचारा किसी हंसी हंसता देता सबके सामने खाना खाकर सब लाउंज में बैठ जाते हैं। कश्यप और महक चाय बनाने किचन में जाती हैं। कोमल आप कब कर रही हैं? वहाज की शादी माशाल्लाह से शादी की एज हो गई है इसकी, नबीला में और उसके अबू को कहते रहते हैं तो ये राजी ही नहीं होता। अपने बेटे को देखते हुए बसी से बोली इतने अरमान है इसको लेकर अपने बेटे की शादी करें, लेकिन बेटे सारे अरमान पर पानी बहा देता है। कोई बात नहीं कोमल, परेशान क्यों होती हो जाएगा राजी, तुम लड़कियां दिखाना शुरू करो, इसमें भी टाइम लगता है। नूर बेगम कोमल को समझाते हुए बोली जी माँ जी सही कह रही हैं आप, मैं बोलूँगी रिश्ते वाली को, आजकल अच्छी लड़कियां भी किस्मत से मिलती हैं। आलिया बेगम कब कर रही हैं हनान की शादी? वो मुस्कुराकर हनान को देखती हुई बोली जो वहाज और काजियान से बातों में मसरूफ था। कश्यप मैं सबको चाय देने लगी थी। कोमल बेटा हम बहुत जल्द अपने पोते हनान का रिश्ता करने वाले हैं, जल्दी आप सबको खुशखबरी मिलेगी। जफर शाह चाय लेते हुए अपने पोते पर गम कराते हैं जो हनान नजरों से अपने दादा की बात सुनकर उनका चेहरा देखता है जहाँ उसको ढूंढने से भी मजाक के तासरात नहीं दिखते। माशाल्लाह फिर तो हमें भी इंतजार देगा। वकार साहब उसी से बोले अब हमें इजाजत दें, बहुत टाइम हो गया, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, सबके साथ बैठकर। वकार साहब रोहान साहब शर्जी साहब जफर साहब के गले लगते हुए बोले हमें भी बहुत अच्छा लगा वकार से बेटा आपके बच्चों से मिलकर, और आप दोनों से मिलकर चक्कर लगाते रहा करो पुत्र, उसको अपना ही घर समझो। जफर साहब मोहब्बत से वहाज को कंधा थपा बोले जरूर अंकल अब तो आना जाना लगा रहेगा। वहाज एक नजर महक को देखकर बोला जो माया से गले मिल रही थी। सबसे मिलकर वकार साहब की फैमिली गाड़ी में बैठी, गाड़ी के स्टार्ट होते ही वकार साहब तेजी से गाड़ी के आगे बढ़ा देते हैं। चलिए वो हमें भी इजाज़त दें, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। चल जी जफर शाह से हाथ मिलाते हुए बोले अच्छा बेटा फिर आते जाते रहना जी। जी ज़रूर अबू, परेशान होना हो अम्मा जी, देखिएगा एक दिन इब्राहिम भाई पाकिस्तान ज़रूर आएंगे, उनको वहाँ रहकर हमारी कदर ज़रूर होगी और आप इतनी दुआएं करती हैं अल्लाह से वो ज़रूर सुनेंगे आपकी दुआ इंशाल्लाह। नबीला अपनी माँ को गले से लगाए नरम लहजे में बोली ज़रूर मेरी बच्ची, अल्लाह ज़रूर सुनेगा मेरी दुआ इंशाल्लाह। नबीला कश्यप और हनैन से सबसे कश्यप हनैन सबसे मिलती हुई गाड़ी में जाकर बैठी। उनके बेटे बैठते ही चलती गाड़ी लेकर घर से निकल जाते हैं। आए दादी मैं आपको कमरे में छोड़ दूँ, आप तक भी होंगी, अब आप आराम करें। महक दादी का हाथ थाम कर कमरे की तरफ चल जाती है। अच्छा अम्मी मैं जा रहा हूँ कमरे में सोने, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। गाजियान माँ को बोलता उनके गाल पर बोसा देता कमरे में चला गया। रोहान साहब अपने स्टडी रूम में चले गया, उनको बस रीड करने का बहुत शौक था।
अनान के पास आई जो कमोची से लॉन्च में बैठे सोफे पर बैठा था। अम्मी दादा मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता कैसे कर सकते हैं? क्या आपको और अब्बू को पता है वो किससे कह रहे हैं मेरे रिश्ता करने का? वो बेचैनी से माँ को देखता पूछता है, हाँ बेटा आपके दादा ने ये फैसला किया कि आपके अब्बू और मुझसे पूछ के किया है? तुम्हें इसके इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम काम के सिलसिले में परेशान थे। अनान क्या बात है, अभी सब रिश्ते की बात छिड़ी है और वो भी घर में तुम्हारी शादी नहीं कर रहे जो तुम लड़कियों की तरह घबरा रहे हो। और रिश्ता पक्का करने से पहले तुमसे पूछेंगे और वो बता भी देंगे कि कौन सी लड़की पसंद किया है हमने तुम्हारे लिए। आलिया बेटे है क्यों बोलते हुए हंसी जब्त करती जो पुराने जमाने के हीरोइन की तरह चेहरे पर बेचैनी से जाए बैठा था। अम्मी क्या है, मैं यहाँ परेशान हूँ, आप हंस रही हैं, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। माँ को वफा नजरों से देखा वो कमरे में चला जाता कि आलिया जोर से हंस देती है उसकी हरकतों पर। वो अच्छे से जानती थी बेटे के दिल में क्या चल रहा है, पर वो जानकर नहीं बताती उसको कि किससे रिश्ता करने का सोच रहे हैं हम सब। वो सारे ख्यालों को झटक किचन की तरफ चली जाती है। लंदन में रात के आखिरी पहर 1 बजे गहरी नींद में एकदम से बेचैन हुआ, पसीने में शराब, हल्की आवाज़ में मुसलसल कुछ बड़बड़ा रहा था। माँ जी नहीं, माँ जी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, आप अपने इब्राहिम को छोड़कर नहीं जा सकती। वो उठे ना, आप आंखें खोलें, आप दोनों मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो मैंने आप लोगों से माफी मांगी, अपनी गलतियों की प्लीज उठ जाएं आप दोनों। इसी एक शख्स चीख कर रो रहा था। इब्राहिम इब्राहिम फौजिया अपने शोर का बाजू दबाती है जो मुसलसल नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे। नहीं, वो एक चीख मार के उठ बैठे। पानी पानी, पानी दो, कोई वो बदहवास आवाज़ में पानी मांगते हुए बोले। फौजिया ने जल्दी से साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर उनको पकड़ाया जो एक ही सांस में सारा पानी पी गए थे और अपनी सांसों को नॉर्मल करने के लिए रोज रोज से सांस ले रहे थे। इब्राहिम क्या हुआ है, इधर देखें, आप ठीक तो है ना? मुझे बताएं। खोल के परेशानी से अपने शोर को देखती हुई बोलती है जो सामने दीवार को देख रहे थे वो एकदम ही होश में आते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ, मेरी माँ जी तकलीफ में है, वो मुझे याद कर रही है। बोल मैंने ख्वाब में देखा है अबू, आपने अबू को वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। बोल मुझे मेरी माँ बाप से मिलना है, ऐसा ना हो कि सारी ज़िंदगी मुझे ऐसा ना हो सारी ज़िंदगी मुझे पछताना पड़े। वो हड़बड़ाते हुए उठे और दरवाजे की तरफ बढ़ने जाने के लिए उस वक्त वो अपना होश बुलाए को आपके ज़ेरे असर थे। इब्राहिम मेरी बात सुनिए। इब्राहिम होश में आए। रात का आखिरी पहला, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वो शोर को बाजू से पकड़े बेड पर बिठाते हुए बोलिए फौजिया मैं एक दिन भी यहाँ नहीं रुकूंगा, तुम पैकिंग करो मेरी और अपनी जितनी हो सके। मैं सुबह की टिकट बुक करवा रहा हूँ, हम तीनों को हम पाकिस्तान जाएंगे, ये मेरा आखिरी फैसला समझ आई। वो अपनी बीवी को मुंह दिखा खुलता देखकर आंखों से ही वान कर देते हैं। जाओ जाकर अपने बेटे को भी बताओ हमें फ़ौरन निकलना है अभी, उसे उठाओ के अपनी पैकिंग कर ले, मैं ज़रा फजर पढ़ लूँ। वो बोलते हुए वाशरूम में चले जाते। फौजिया कमरे से बाहर निकलती है, अपना गुस्सा जब्त करने लगती है। इतना समझाया इस इंसान को कि मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, लेकिन इस इंसान को समझ ही नहीं आता। तुमने वादा किया था क्या है इब्राहिम के तुम मुझे पाकिस्तान नहीं लेकर जाओगे? आज तुम अपने माँ बाप की मोहब्बत में मुझसे किया वादा भूल गए ना? ठीक है, अब मैं भी तुम्हें बहुत जल्द अपना असली चेहरा दिखाऊंगी। वो चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट सजाए धीमे से बड़बड़ाए ज़ारोन के कमरे की तरफ के बाहर रुक कर दरवाज़ा लॉक किया। कौन है? ज़ारोन मैं हूँ बेटा, दरवाज़ा खोलो। वो अपनी माँ की आवाज़ सुनता दरवाज़ा खोल देता है। मोम आप इस वक्त खैरियत से हैं सब? नहीं खैरियत नहीं है बेटा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो कमरे के अंदर आती बेड पर बैठी हुई बोली। एक नज़र अपने बेटे को देखती है जो शर्टलेस सोफे पर बैठा माँ को देख रहा था। जी मोम क्या करें, क्या बात है? ज़ारोन बेटा तुम अपनी पैकिंग कर लो क्योंकि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। ज़ारोन के सर पर आराम से बम फोड़े उठते हुए बोली। व्हाट क्या कह रही हैं आप? पाकिस्तान? वो भी ऐसे अचानक? ज़ारोन माँ को हैरान नज़रों से देखता हुआ बोला, हाँ तुम्हारे अब्बू ने ख्वाब में तुम्हारे दादा दादी को देखा है। उन्हें ख्वाब में तुम्हारे दादा दादी ठीक नहीं लगे इसलिए वो मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने टिकट भी बुक करवा दी है हम तीनों की। वो अपने बेटे को पूरी तफसील बताती हैं। अब ये क्या हो गया डैड को ऐसे ख्वाब ऐसे देखा लिया तो पाकिस्तानी चल पड़े। आप दोनों को जाना है तो जाए, पर मैं नहीं जा रहा। इन लोगों में जिन्होंने आज तक मेरा नहीं पूछा। वो माँ को देखकर बोलता वो खड़ा हुआ अपना मोबाइल लेने के लिए। ज़रा तुम्हें हमारे साथ चलना होगा बेटा। तुम क्या चाहते हो तुम्हारे डैड वहाँ जाकर हमें भूल जाएँ? और तुम्हारे दादा तो इसी इंतजार में होंगे कि कब उनका बेटा आए वो उसको हम दोनों से दूर करके जो भी तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है वो हथियार लें। वो चेहरे पर देखो से जाए, आंखों में आंसू लिए बोली, मॉम प्लीज़ आप रोएं तो नहीं, मैं जाऊँगा आप दोनों के साथ पाकिस्तान में। अपने बाप की मेहनत से बनाई इस प्रॉपर्टी को ऐसे किसी को भी साथ नहीं लेने नहीं दूंगा। डैड का जो कुछ भी है वो आपका और मेरा और आप डैड का है। आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। वो माँ के हाथ पर अपना हाथ रखता मोहब्बत से बोला, शुक्रिया मेरे बेटे, तुम मान गए, तुम मेरे साथ होगे तो मुझे हिम्मत रहेगी। वो खड़ी होती है, उनके गाल पर प्यार करती हुई बोली, अच्छा मैं फ्रेश होकर आता हूँ। माँ को देखकर बोलता वाशरूम में चला जाता। देखो इब्राहिम तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनने के चक्कर में मुझे क्या कुछ करना पड़ा है। फौजिया ज़ारोन के वॉशरूम जाते ही चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट से जाए खुद से बोली, अक्सर झटक कमरे से बाहर निकल जाती है। एक नई सुबह का आगाज़ होता है। ज़फ़र शाह, रूहान, गाज़ियान सब एक साथ फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद निकल जाते हैं। ख़वातीन कमर में ये नमाज़ अदा करती हैं। ज़फ़र शाह ने हमेशा अपने बच्चों को एक बात सिखाई, ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हों, जो भी दर्द तकलीफ हो, नमाज़ कभी मत छोड़ना, क्योंकि अल्लाह वाहिद है जो अपने बंदों को खुद अपने पास बुलाता है। वो कहता है आओ कामयाबी की तरफ आओ, नमाज़ की तरफ। जब नमाज़ पाबंदी से पढ़ोगे तो अल्लाह सारी मुश्किलात भी हल कर देगा, गम भी दूर हो जाएंगे, अल्लाह कामयाबी भी देगा। ज़फ़र शाह खुद भी नमाज़ के बहुत पाबंद थे और यही बात सारे बच्चों ने भी सीखी थी। बाप से फजर पढ़ने के बाद महक तो सोने चली गई। उसने यूनिवर्सिटी जाने में भी वक्त था और नूर बेगम भाई लॉन में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। आलिया किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए चली गई। वकार आप समझा लें अपनी बेटी को, ये रोज़ाना ही ऐसे करती है। मैंने इसको 1000 बार समझाया है। माया फजर पढ़ने के बाद मत सोया करो, बल्कि अपनी यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी किया करो। पर आपकी डीट औलाद सुनती ही नहीं है, सो जाती है और फिर उठा नहीं जाता इससे। और आप देखिए जल्दी जल्दी के चक्कर में रोज़ की तरह आज भी बगैर नाश्ते की यूनिवर्सिटी जा रही है। कोमल शोर को अपनी डीट औलाद की शिकायत लगाती है और मुसलसल माया को घूरती हैं जो माँ की नज़र से बचने के लिए जल्दी से जूस का गिलास मुँह को लगाती रहती है। माया बेटा मोम आपके भले के लिए ही बोलती है ना, ऐसा कुछ खाए बगैर नहीं जाते बेटा। सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपसे अब से अपने में कोई कोताही नहीं करनी, ओके मेरा बेटा। वकार साहब बेटी का हाथ पकड़कर उसे देखते ही मुस्कुराकर बोले, जी डैड मैं समझ गई आपकी बात। वो बाप के हाथ को चूमकर उन्हें देखती मुस्कुराकर बोलती है और एक नज़र अपनी बात को देखा जो बेटी को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। बाप की बात को समझ आ गया, मैं जो हर वक्त बोलती रहती हूँ कोई असर नहीं होता। ये बाप बेटी को घूरती हुई बोली, अच्छा ना सॉरी मॉम, अब आपसे पक्का ख्याल रखूँगी और आपकी बात भी
मानूंगी। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। वो सबको कहती बाहर निकल जाती है। जहाँ ड्राइवर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वकार रोहान भाई की फैमिली मुझे बहुत पसंद आई है। उनके बच्चे भी कितने प्यारे थे सब, और सब और बात भी कितनी अच्छी तरह कर रहे थे सब। मुझे तो महक बहुत पसंद आई है। हंसमुख सी बच्ची है, कोमल चाय पी थी, बोली नरम सी मुस्कुराहट से बोली, जी मॉम ये तो आपकी कह रही है अच्छी तो है। वहाज एकदम से मुस्कुराकर माँ को देखकर बोला, अरे मेरा बेटा और किसी लड़की की तारीफ कर रहा है, खैर तो है ना बेटा। वकार साहब अपने बेटे को छेड़ते हुए बोले, नहीं नहीं डैड, वो तो अम्मी ने कहा तो बस मैंने भी ऐसी ही तारीफ कर दी। वो एकदम गड़बड़ा कर बोला, वहाज बेटा एक बात कहूँ मानोगे? कोमल अपने बेटे को संजीदा लहजे में बोली, जी मॉम आप कहें तो कहें, इजाज़त क्यों ले रही हैं? हुक्म करें। वो माँ का हाथ थामकर मोहब्बत से बोला, बेटा मैं चाहती हूँ तुम अब शादी के लिए हाँ कर दो। मैं हाँ हूँ तुम्हारी, मेरे भी अरमान है। मैं चाहती हूँ मेरे घर में भी रौनक हो, मेरी एक और बेटी आ जाए। वो बेटे को इल्तिजा करती हुई बोली, वकार साहब को मुझ बैठे अपनी बीवी की एक्टिंग को दाद दे रहे थे जो बेटे को ब्लैकमेल करनी थी। अरे मॉम आप इस तरह तो नहीं कहें, मैं तो बस अपने करियर की वजह से उन्हें अभी मना कर रहा हूँ शादी का, ताकि मैं जब किसी को अपनी जिम्मेदारी पर लाऊँ तो उसके लिए कुछ कर सकूँ, उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूँ। लेकिन आप मुझे ऐसे बोलती बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं। आप हुक्म करें, आपकी हर बात मानूंगा। वो हाज माँ को बोलता हुआ मुस्कुराकर उन्हें गले से लगा लेता है। तो फिर मैं समझूँ, हाँ समझूँ तुम्हारी, और एकदम खुश होकर बोली, जी जी आपका हुक्म सर, आंखों पर मैं राजी हूँ। वो माँ के सामने झुकता शरारत से कहता है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी जान। वो बेटे के माथे पर बोसा देती हुई बोली, लड़की ढूंढी है या नहीं? बेटे को तो तुमने शादी के लिए राजी कर लिया? वकार साहब चाय पीते हुए अपनी बीवी से पूछते हैं। वकार साहब की बात पर हाज का ज़हन महक की तरफ चला जाता है। अच्छी लगी थी वो नटखट सी नाजुक मिजाज की लड़की। वहाज को, जी मैंने लड़की पसंद कर लिया, मुझे यकीन है आप दोनों को भी लड़की पसंद आएगी। कोमल को तो खुशी से फ़ौरन ही बोली, कौन लड़की है, हमें भी बताओ, या बेटे की शादी भी अकेले ही करनी है तुमने? वकार साहब अपनी बीवी को देखते मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोले, वकार मुझे पसंद बहुत पसंद आई है, अपने भाज के लिए अच्छी बच्ची है बहुत, और खूबसूरत भी। आप दोनों बताएं क्या राय है आप दोनों की? कोमल दोनों को बताती है मुंतज़िर नज़रों से देखने लगी। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि महक बेटी हमारे घर आए। वहाज की दुल्हन बनकर वकार साहब खुशी से अपने बेटे को देखते हुए बोले, वहाज बेटा अब राजी हो महक के लिए? जी डैड मैं आपके और अम्मी को के फैसले पर दिल से राजी हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। वहाज की तो मानो रोटी निकल आई, उसका दिल चाहा उठकर भंगड़े डाले। अभी जीते रहो हमेशा। वो दोनों अपने बेटे को नसार होती नज़रों से देखते हैं। फिर कब चलना है रिश्ता लेकर? कोमल शोर को देखकर पूछती है, जो ऑफिस जाने के लिए खड़े हो गया, इस हफ्ते चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा मैं ऑफिस क्लीन कर रहा हूँ। लाफिक कश्यप यूनिवर्सिटी में जैसे इंटर होती है उसकी नज़र अपनी दोस्त पर पड़ती है जो गेट के पास खड़ी कश्यप का इंतजार कर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और इतना लेट क्यों हो गई आज? ही कब से गेट के पास खड़ी तुम्हारे इंतजार कर रही थी। फातिमा मुंह फैलाकर नाराज नजरों से देखती हुई बोली, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। सॉरी यार घर से निकलते हुए थोड़ा लेट हो गई थी, रास्ते में ट्रैफिक की वजह से वक्त लग गया। वो कान पकड़कर सॉरी करती हुई बोली, अच्छा चलो माफ कर, क्या क्या याद करोगी कि सखी दोस्त से पाला पड़ा है? हाँ हाँ जी मेरी सखी दोस्त, आप अंदर चलें, यहाँ का या यहीं खड़े रहना है? कश्यप हल्का सा हंस कर बोली, हाँ चलो कश्यप तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी में अब ना इस वीक मोटिवेशनल स्पीक होगी हमारी यंग जनरेशन के लिए, और सबसे अच्छी बात स्पीच यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट करेंगे, तो मैंने तुम्हारा नाम भी लिखवा दिया है। साथ चलते हुए बड़े मजे से बोली, व्हाट फातिमा तुम होश में तो हो? कह दो कि तुमने नहायत ठंडी जो जोक मारी है ना? कश्यप बड़ी आज से कहती उसे देखती हुई पूछ रही थी, नहीं मेरी प्यारी दोस्त इस बार कोई जोक नहीं मारी रही, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया और इस वीक तुम स्पीच करोगी। वो बोलती हुई कश्यप की आंखों में देखती है जो गुस्सा जब्त करने के चक्कर में लाल हो रही थी। अल्लाह मैं क्या करूँ, तुम्हारा ऐसा कुछ करने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। गफर कहाँ फंसा दिया तुमने? फातिमा तो दोस्त है या दुश्मन? मैं कैसे करूँगी स्पीच? मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं इतने सारे लोगों में बोलने का। यार दिल तो कर रहा है तेरा गला दबा दूँ। जा रही हूँ मैं क्लास में, और खबरदार जो मुझसे बात करने की कोशिश की तो घोड़ी हो गई या शादीशुदा है ये, पर लगता है अक्ल अपनी घुटनों में ही नहीं आई। वो बड़बड़ाती हुई गुस्से में वॉकआउट कर जाती है। पीछे फातिमा जोर से कहकर हंसी से कहकर लगा हंसती है। उसे पता था कैसे मनाना है अपनी दोस्त को, जो अभी जितना गुस्सा हो रही थी इतनी जल्दी मान भी जाएगी। वो सारे खालों को झटक कर क्लास की तरफ चली जाती है। इब्राहिम आओ, सारी तैयारियां कर ली? हाँ ना फाजिया, पैकिंग हो गई सारी, मैं हमें थोड़ी देर में निकलना है एयरपोर्ट के लिए। इब्राहिम नाश्ता करते हुए अपनी बीवी को देखकर बोले, जी सारी पैकिंग हो गई, आप परेशान ना हो। फौजिया चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट से जाकर बोली, ये जरूर कहाँ है? नाश्ता नहीं करेगा? वो घर पर नहीं है, अपने दोस्तों से मिलने गया, उनके साथ ही एयरपोर्ट आएगा। अच्छा चलो ठीक है हम भी निकलते हैं, अब 7 तो बज गए हैं। वो मैं जरा ऑफिस में एक कॉल कर लूँ। वो बोलते हुए खड़े हो जाते हैं, तुम भी रेडी हो जाओ। इतने में वो कॉल करने बाहर चले जाते हैं। इनके जाते ही फौजिया भी कमरे में चली जाती है तैयार होने। सालों बेटा कहाँ रह गए हो तुम, और हम कब से एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करें? इब्राहिम साहब कॉल पर अपने बेटे से पूछते हैं, जी डैड मैं आ गया बस। वो बोलते ही कॉल कर देता है। थोड़ी देर में गुजरते हैं, सामने सारा दिखाई देता है। सॉरी डैड थोड़ा लेट हो गया। मैं वो बाबा को देखता हुआ बोला, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गया बेटा, अब खैर चलो ये देर हो रही है। अब देखते हैं पाकिस्तान जाकर इब्राहिम और जोनों को फौजिया की असलियत पता चलती है या नहीं। ज़फ़र शाह उस्मान जल्दी से नाश्ता कर दें मुझे, मैं लेट हो रहा हूँ यूनिवर्सिटी से गालियाँ। घड़ी में वक्त देखता माँ को हाँक लगाता है, आ गई हूँ मैं, चेंज क्यों रहे हो? ये लो अपना नाश्ता। वो बेटे के आगे अंडा पराठा और चाय रखते हुए बोलिए, मैं सबके मेरी मॉम के दिल करता है आपके हाथ चूम दूँ। मैं क्या ज़बरदस्ती पराठे बनाती हैं आप, क्या ज़बरदस्त पराठे बनाती हैं? वो माँ को दादी नज़रों से देखता है, बेटा मक्खन कम लगाओ और हाथ जल्दी चलाओ, देर हो रही है तुम्हें। ये महक नहीं उठी अभी तक, क्या करूँ मैं? इस लड़की का गधे घोड़े को बेच बस होती है, जितना भी उठा लो मैं जाने जो जरा सी टस से मस हो जाए मेरी ढीठ औलाद। आलिया गुस्से में बढ़ाती है, अरे आलिया क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बच्ची है, हो जाएगी सही। मैं आती हूँ। उसे उठाकर नूर बेगम अपनी बहू को देखती हुई बोलियाँ और उठकर महक के कमरे की तरफ चली जाती है। महक मेरी गुड़िया अभी इतनी उठी नहीं, अभी तक वो दरवाजा खोलती अंदर आती हुई बोलती है और एक नजर कमल में छुपे वजूद पर डालती है। महक बेटा शाबाश उठो, अभी ना यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुमने? नूर बेगम महक के चेहरे से कमल हटाती हुई बोलती है। महक दादी की आवाज़ सुनकर खुली और बंद आंखों से उन्हें देखती है। दादी आप क्यों आगे मुझे उठाने में? खुद मैं उठ जाती हूँ नींद में डूबी आवाज़ में खोली बंद आंखों से बोली, हाँ हाँ बेटा आंखें तो खुल रही तुम्हारी, और वक्त देखो 8 बजने वाले हैं। क्या 8 बजने वाले हैं? अल्लाह दादी इतनी देर से क्यों उठाया मुझे? आज तो जला सर की क्लास है, अब तो गई मैं काम से। वो छत से बेड से उठती बोर्ड से कपड़े निकाल कबर्ड से कपड़े निकालती हुई जत में बोलती हुई वॉशरूम में बंद होगी। पीछे नूर बेगम नफी में सहलाकर कर रहेगी, उसका कुछ नहीं हो सकता। महक भागम भाग नीचे आया, अस्सलाम वालेकुम महक सबको कहती हुई कुर्सी पर सीट पर बैठ जाती है। जल्दी से अपना नाश्ता करने लगती है। ब्लैक कलर का अबाया पहने, ब्लैक हिजाब बांधे, पाँव में जोगर पहने वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार थी। उसके लिए कहती हुई जल्दी उठा करो, पर माँ की बात तो समझ नहीं आती ना। आलिया महक को जल्दी जल्दी नाश्ता करता देखकर एक घुरी से नवाजती हुई बोली, अच्छा माँ मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात में जा रही हूँ। सबको हाफिज़। एक हाथ में अपना सैंडविच पकड़े और एक
एक हाथ में बैग पकड़े वो बाहर खड़ी गाड़ी में चली जाती है। अबू मेरे पास 2 दिन है, इब्राहिम की कॉल आ रही है लेकिन मैंने नहीं उठाई। कॉल पर वो सब कोई खबर खैरियत पूछ लेता है, इतना ही ख्याल है तो आ जाए यहाँ। ऐसा भी क्या पैसे का लालच करना, पैसा ही अहम थोड़ी होता है, ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनों का साथ भी बेहद ज़रूरी होता है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, उसको गलत औरत का साथ मिल गया जिसने उसको पैसे के पीछे लगा दिया, वो भी पैसे की लालच में अंधी है और मेरे बेटे को भी अपनी तरह बना दिया। कितना रोका था मैंने, कि कितना समझाया था इब्राहिम को कि अपने बाबा बहन भाई को छोड़कर ना जाओ, ये रिश्ते ही काम आते हैं, अकेला इंसान कुछ नहीं चाहे उसके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो। लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी, मेरे पोते को भी दूर कर लिया मुझसे। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा रोहान उसको। इसने अपनी बूढ़ी माँ का भी नहीं सोचा जो उसको रोते हुए रोकती रह गई। वो चला गया। मुजफ्फर जादू की लहजे में कहते हुए अपनी आंखों में आई नमी को छुपाते हुए उठकर लॉन की तरफ चले जाते हैं। रोहान मैं कैसे भूल जाऊँ उसको, मैं माँ हूँ। वो एक भले बच्चे जो भी करें माँ बाप के साथ, लेकिन माँ तो अपनी औलाद से बिना किसी घर से मोहब्बत करती है। बेटा मैं यहाँ तुम्हें और नबीला को साथ देखती हूँ तो मुझे शिद्दत से इब्राहिम याद आता है। कितने साल हो गए हैं उसे ही देखे हुए। रोहान तुम कहो ना कि आ जाए एक बार। उसकी माँ तरस रही है उसे देखने के लिए, अपने पोते से मिलने के लिए। नूर बेगम कहती फुट फुट करोगी। रोहान और आलिया फ़ौरन से उन्हें गले लगा लेते हैं। उन दोनों की आंखों में भी आंसू थे। माँ जी हौसला रखें, आप तो बहुत हिम्मत वाली है ना, आप अल्लाह से बहुत दुआ करती हैं ना, तो देखिएगा अल्लाह एक माँ की फरियाद जरूर सुनेगा। इब्राहिम भाई यहाँ बहुत जल्द आ जाएंगे, आप देखिएगा। माँ जी अल्लाह सब कुछ की सुनता है, वो आपकी भी सुनेगा और हम सबकी भी सुनेगा इंशाल्लाह। सर जी अस्सलाम वालेकुम। कश्यप घर में दाखिल होती है, अपनी माँ और बहन को देखकर बोली वालेकुम सलाम। आगे मेरी बच्ची जी अम्मी हनान ठंडा पानी ला दो मुझे। कश्यप अपना नकाब हजाब उतारती हुई कहती है जी अभी अभी लाती हूँ मैं। हनान बोलती हुई किचन में चल जाती है। क्या हुआ आज मुँह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा बेटा, सब ठीक तो है ना। नबीला बेटी के उदास चेहरे को देखते हुए बोली आप ही पले पानी पी लें और बताएं आज कल कैसे गुजरा। हनान मुस्कुराती हुई कश्यप के पास बैठ कर पूछती है अम्मी कुछ नहीं, वो बस फातिमा से थोड़ी लड़ाई हो गई है। वो दिन तो रोज़ की तरह ही गुजरा है, लेकिन आज तो फातिमा ने मेरा दिमाग घुमा दिया है। वो पहले ही अपनी माँ को देखकर बोली, फिर बहन को देखकर जवाब दिया अच्छा अभी आप पहले फ्रेश हो जाएं फिर बातें करेंगे। वो चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत से जाकर बहन का ख्याल करती हुई मुस्कुराकर बोली अच्छा मेरी जान मैं आती हूँ फ्रेश होकर। अच्छा प्यार से उसके गाल पर बोसा देती खड़ी हो गई। हाँ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जब तक खाना लगा देती हूँ। जी जी ठीक है अम्मी आप खाना लगाएं, मैं आ रही हूँ बस फ्रेश होकर, बहुत भूख लगी है। वो बोलती हुई डाइनिंग रूम से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम के वक्त लॉन्च में नबीला कश्यप हनैन बैठे बातें कर रहे थे जब नबीला के मोबाइल पर कॉल आने लगी है किसी की। अस्सलाम वालेकुम नबीला कैसी हो, बच्चियाँ कैसी हैं। आलिया कॉल पर नबीला से बोली वालेकुम सलाम भाभी अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, आप बताएं सब खैरियत है। माँ जी अबू ठीक है। नबीला मैंने इसलिए कॉल किया कि माँ जी की तबीयत सुबह से ठीक नहीं है, तो तुम आ जाओ जल्द जो बच्चियों को लेकर। भाभी क्या हुआ है माँ जी को, और आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं अभी आ जाती हूँ। नबीला एकदम से परेशान हो लहजे में बोली और उनके लहजे परेशान लहजे पर कश्यप हनैन भी मुतवज्जो हुई। नबीला तुम आ जाओ फिर जाती हूँ मैं, ये सब जी अच्छा मैं हम आ रहे हैं बस। कश्यप हनैन जल्दी से बाया पहनो, हमें अभी नाना के घर जाना है, नानी की तबीयत सही नहीं है। मैं तुम्हारे अब्बू को कॉल करके बता दूँ। वो दोनों एक दूसरे को परेशानी से देखती उठकर कमरे की तरफ चली गई। आलिया किससे बात कर रही है, और रोहान साहब कमरे में आते ही आलिया को देखकर बोले रोहान मैंने नबीला बच्चियों को बुलाया, माँ जी की तबीयत बेहतर हो जाएगी, उन्हें देखकर वगैरह वगैरह देखकर बातें कर लेंगी, दिल हल्का हो जाएगा। आलिया शोहर को जवाब देती बालकोनी से अंदर आई। अच्छा हाँ अच्छा किया तुमने इनको बुला लिया, मैं और अबू ईशा की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, देख लेना माँ जी को अभी सो रही हैं, वो महक उनके पास ही है। और ये हरान और गाजियान कहाँ हैं। रोहान साहब साइड टेबल की दराज में से अपनी घड़ी निकालते हुए पूछते हैं। वो दोनों भी नमाज़ पढ़ने गए हैं, फिर वहाँ से जिम जाएंगे अपनी आलिया शोहर को देखकर बोली अच्छा मैं और अबू जा रहे हैं। वो आलिया से कहते हुए अपने कमरे से निकलकर ज़फर शाह के साथ ही मस्जिद चले जाते हैं। आलिया उनके पीछे ही कमरे से निकलकर किचन जाने का सोचती है, लेकिन इतने में बाहर के दरवाजे की बेल बजती है। नबीला आ गई होगी शायद, आलिया खुद से बोलती हुई बाहर दरवाजा खोलने जाती है। कौन है, मैं हूँ इब्राहिम, दरवाजा खोलने। इब्राहिम का नाम सुनकर आलिया जल्दी से दरवाजा खोलकर सामने देखती है जहाँ वाकई इब्राहिम अपनी फैमिली के साथ खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी। इब्राहिम अंदर आते हुए बोले इब्राहिम तुम आ गए। वो नाना में बोली जी भाभी मैं आ गया, मुझे तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। अपने माँ बाप के पास अपनी गलतियों को माफ़ी मांगने, वो आंखों में आंसू लिए करब नाक लहजे में बोले इब्राहिम अच्छा हुआ तुम आ गए, अल्लाह ने हम सबकी दुआएं सुन ली। आज सुबह से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुम्हें याद करके रो रही है सुबह से। आलिया नम आंखों में इब्राहिम को देखती हुई बोली क्या कहाँ है माँ जी, भाभी मुझे लेकर चलिए आप उनके पास। वो एकदम से हड़बड़ा कर बोले हाँ आओ मेरे साथ। आलिया एक नज़र जुआन और खोजा पर डाल के जो बेजारी से इनकी बातें सुन रहे होते हैं। दादी अब कैसी तबीयत है आपकी। महक नूर बेगम के सर पर हाथ रख कर उनका बुखार देखती हुई बोली जी मेरा बच्चा अब ठीक हूँ मैं। नूर बेगम महक को देखते हुए उनका हाथ चूमती हुई प्यार से बोली माँ जी देखें आपसे मिलने कौन आया है। आलिया कमरे में आती ही खुशी से नूर बेगम को देखती हुई बोली जो बेड पर टेक लगाए बैठी थी। अरे कौन आ गया आलिया, अस्सलाम वालेकुम माँ जी कैसी हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी। इब्राहिम साहब कमरे में आते ही अपनी माँ को देखते भराई आवाज़ में बोले। नूर बेगम इब्राहिम की आवाज़ सुनते ही उनकी तरफ देखती है। उन्हें यकीन ही नहीं आता कि उनका बेटा इब्राहिम उनके पास बैठा है। इब्राहिम मेरा बेटा तू आ गया। वो इब्राहिम के चेहरे को छुट्टी का यकीन करती है। मेरे बच्चे कितना तरस गई थी मैं तुम्हें देखने के लिए। मेरे बच्चे तुम्हें याद नहीं आई अपनी बूढ़ी माँ की। इब्राहिम मैंने तुम्हें पैदा किया है मेरे बच्चे, और तुम मुझे बूढ़ी माँ को छोड़कर चले गए। नूर बेगम इब्राहिम को गले से लगाए उनके माथे पर बोसा देती, कभी सर पर हाथ फेरती कभी हाथ चूमती, वो रोती हुई बोले जा रही थी। इब्राहिम साहब भी दारो कतार हो रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किन अल्फाज में वो अपनी माँ से माफ़ी मांगे। इन दोनों को देखकर आलिया महक और ज़ुरान की भी आंखें नम हो गई थी। और ज़ुरान से देखा नहीं जा रहा था नूर बेगम का रोना। वो खुद को उन लोगों के लिए पत्थर भी कहता था, और आज खुद से ही उसे दादी का रोना नहीं देखा जा रहा था। माँ मेरी माँ आप अपने इब्राहिम को माफ़ कर दें। मैं मानता हूँ मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, आपका बहुत नाफरमान हूँ। मैं आपको रब्बू को छोड़ के गया था पैसों के लिए, पर माँ मैं एक पल भी सुकून से नहीं रह पाया। मैं आपके पास बहुत पहले आ जाता पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। माँ मैं यही सोचता था आपसे और रब्बू से कैसे सामना करूँगा, कैसे माफ़ी मांगूंगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अपने इस नाफरमान बेटे को माफ़ कर दें। माँ अपने इब्राहिम को माफ़ कर दें। आप और अब्बू मुझे माफ़ कर देंगे तो मेरी तरफ की रूम को सुकून आ जाएगा। इब्राहिम साहब रोते हुए अपनी माँ के पाँव पकड़कर माफ़ी मांगते कर्मनाक लहजे में बोले कमरे के दरवाजे पर खड़े
ज़फ़र शाह, रूहान, नबीला, कश्यप, हनैन सब ये मंज़िल नम आँखों से देख रहे थे। बस मेरा बच्चा तुम आ गए ना, मेरे लिए यही बहुत है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। मेरा बच्चा, बस वादा करो अब अपने माँ-बाप और बहन-भाइयों को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। अब नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। वादा माँ, मैं आपको छोड़कर, आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊँगा। अब यही आप लोगों के साथ रहूँगा। वो माँ के गले लगते हुए बोले, इब्राहिम ये मेरा पोता है ना। ज़ानू नूर बेगम ज़रून को देखते हुए खुशी से नम आँखों में पूछती हैं, जी माँ जी, ये आपका पोता ज़रून और ये मेरी बीवी फ़ौज़िया। इब्राहिम साहब अपनी माँ की आँखों से आंसू साफ करते ज़रून और फ़ौज़िया का तरफ करते हैं, माशाअल्लाह कितना बड़ा हो गया है मेरा पोता। इधर आओ मेरे बेटा। दादी के पास नूर बेगम से अपने पास बुलाती हैं। ज़रून जिसका नूर बेगम के पास जाता है और बेड पर उनके पास बैठा, आप सब अंदर आ जाएँ, बाहर क्यों खड़े हैं? आलिया मुस्कुराती हुई सबको देखकर कहती है। आलिया की आवाज़ सुनते ही इब्राहिम साहब की नज़र दरवाज़े पर खड़े ज़फ़र शाह और उनके बहन भाइयों पर पड़ती है। तो याद आ गया तुम्हें कि पाकिस्तान में कोई अपने भी रहते हैं तुम्हारे। अब भी क्यों आए हो? जाओ पैसा कमाओ। इस पैसे की वजह से तुम हम सबको छोड़कर गए थे ना। चलो अच्छा हुआ सही वक्त पर आ गए, वरना मुझे तो लगता था अपने माँ-बाप के मरने पर ही आओगे उन्हें कंधा देने। ज़फ़र शाह बेटे को नम आँखों से देखते हुए सख्त लहजे में बोले, अल्लाह ना करे अब्बू आप दोनों को कभी कुछ हो। अल्लाह मेरी उम्र भी आप दोनों को लगा दे। मेरे पास अल्फाज़ नहीं अब्बू, बस मैं ये हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी माँगता हूँ। अपनी इस नाफरमान औलाद को हो सके तो माफ़ कर देना। इब्राहिम अपने बाप के सामने आकर सर झुकाकर रोते हुए बोले। ज़फ़र शाह एक नज़र अपनी बीवी पर डालते हैं जो रोती हुई आंखों से उनसे इल्तिजा कर रही थी कि माफ़ कर दें, बेटे को गले नहीं लगोगे अपने बाप के। इब्राहिम साहब ये सुनते ही रोते हुए अपने बाप के गले लग जाते हैं। अच्छा बस चुप हो जाओ, अब क्या बच्चों की तरह रो रहे हो? ज़फ़र शाह बेटे की पीठ थपथपाते हुए बोले। ज़फ़र देखे ना, हमारा पोता ज़रून कितना बड़ा हो गया है, हीरो लग रहा है बिल्कुल। ज़फ़र शाह आगे बड़े ज़रून को गले लगाते हैं। ज़रून अपनी फीलिंग समझ नहीं पा रहा, उसे सबसे मिलकर अच्छा भी लग रहा था, लेकिन फिर वो फ़ौज़िया की कही बातें सोचता तो उन्हें गुस्सा आने लगता। वो अपने दिलो दिमाग की जंग में बुरी तरह उलझ गया था। हम बहन भाई से भी मिल लो मेरे भाई। रूहान साहब इब्राहिम के कंधे पर हाथ रख के नम लहजे में बोले, भाई मैं बहुत याद किया आप सबको, मुझे भूल रहे हैं आप दोनों। नबीला दोनों भाइयों को गले लगता देखकर बोली, अरे तुम्हें कैसे बोल सकते हैं? इधर आओ भाई के पास। रूहान साहब मुस्कुराकर अपने दोनों बहन भाइयों को गले लगाते हैं। सब मुस्कुरा देते हैं इन तीनों को देखकर स्वाय फ़ौज़िया के जो नफरत भरी नज़रों से इन सबके मुस्कुराते चेहरे को देख रही थी। रूहान भाई बच्चों से तो मिलवाए मुझे। इब्राहिम साहब सब बच्चों को देखकर बोले, हाँ इनसे मिलो, ये मेरी सबसे छोटी बेटी महक, दो बेटे भी हैं, वो ज़रा भाई गए हुए हैं, और ये नबीला की बेटियां कश्यप हुनैन हैं। रूहान साहब सब बच्चों को तारीफ करवाते हैं, माशाल्लाह सब बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। इब्राहिम साहब तीनों लड़कियों के सर पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से बोले, नबीला ये वो कश्यप को वो कश्यप को तंज़िया नज़रों से देखती हुई बोली। उनकी बात सुनकर सब हैरान होकर उन्हें देखने लगे। कश्यप को सबके सामने सबकी महसूस हुई। फ़ौज़िया मामी, मेरा चेहरा बुरा ही हो सकता है क्योंकि उसको बनाने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की, और शायद आप जानती हैं ना हो कि, तो मैं बता देती हूँ कि मैंने जो किया है ना उसे शरई पर्दा कहते हैं, जिसका अल्लाह ने हम ईमान लाने वालों को हुक्म दिया है। कश्यप एक नज़र नबीला को देखी, फ़ौज़िया को रंजीदा आवाज़ नरम लहजे में बोली। ज़रून उसकी तरफ गौर से देखता है। वाया पहने हिजाब किए नकाब बांधे अपनी गरीन आंखों से फ़ौज़िया को देख रही थी। उसने अपनी लाइफ में पहली लड़की देखी थी जो इस तरह खुद को छुपाए हुए थी। फ़ौज़िया कश्यप की बात सुनकर उसको नागवार नज़रों से देखती है। अपने शौहर को देखकर बोलती है, आप लोगों का मिलना मिलाना खत्म हो गया तो हम रेस्ट कर सकते हैं थोड़ा। इतनी लंबी फ्लाइट से आए हैं, थक गई हूँ मैं। हाँ आलिया बेटा, इब्राहिम का कमरा दिखा दो फ़ौज़िया को। जी बेटा जी आ जाओ। फ़ौज़िया मेरे साथ। आलिया फ़ौज़िया को साथ लेती कमरे से बाहर निकल जाती है। रूहान बेटे को भी उसका कमरा दिखा दो, थक गया होगा बच्चा, इतना लंबा सफ़र से आया। ज़फ़र शाह रूहान को देखते हुए बोले, आ जाओ बेटा मैं आपको कमरा दिखा दूँ आपका। रूहान साहब ज़ुआन को अपने बाजू के हल्के में लेते कमरे से चले जाते हैं। कश्यप बेटा, फ़ौज़िया की किसी की तरफ से मैं ऐसे माफ़ी मांगता हूँ, वो ऐसे ही कुछ भी बोल देती है, उसकी बातों का माइंड ना करना। इब्राहिम साहब कश्यप के सर पर हाथ रखते नरमी लहजे में बोले, नहीं इब्राहिम मामू कोई बात नहीं, मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं बनाया, आप माफ़ी मत मांगे मुझसे। कश्यप उनको देखती मुस्कुराकर कहती है, चाचा आप पूछ लेंगे? मैं महक दोनों को देखती हुई इब्राहिम से पूछती है, हाँ बेटा अगर चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। वो महक को देखकर बोले और नूर बेगम के पास बैठ गए। जी मैं अभी लेकर आती हूँ, आ जाओ कश्यप हनैन मेरे साथ। महक बोलती हुई इन दोनों को भी अपने साथ ले गई। वकार हाउस आपने बात की रूहान भाई से, कब चलना है रिश्ता लेकर? इतने दिन हो गए हैं मुझसे, अब और इंतजार नहीं हो रहा। कोमल अपने घर के लॉन्च में अपने सामने बैठे शोर को देखकर बेसब्री से बोली। कोमल ने कॉल की थी रूहान को, मैंने उसको बोला है कि हम ऐसे रिश्ते के सिलसिले में आना चाह रहे हैं, तो उसने कहा कि तुम्हारा अपना घर है, जब चाहे दिल चाहे आ जाओ, इजाज़त की जरूरत नहीं। तो मैं कहने कल का कहा है उसे कि कल आएंगे। अब कुछ वकार साहब अपनी बेगम को देखते हुए मुस्कुराकर पूछते हैं, हाँ बहुत खुश है, बहुत अच्छा किया आप कल ही का कह दिया, हम सब जाएंगे उनके घर, वहाज को भी साथ लेकर चलेंगे। किसी के दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं, पर देखो तो ज़रा शो ऐसे करवा रहे हैं जैसे हमें तो पता ही नहीं लगेगा कि उनके दिल में क्या चल रहा है। माया अपने भाई को मैनी फेजीने से देखती है, जो बजाय तो मोबाइल चला रहा होता है पर कान उसके अपने माँ बाप की बातें सुनने के लिए बेताब थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अम्मी और अब्बू की पसंद पर राजी हूँ बस, और शादी का भी अम्मी ने ही कहा है मुझे। वहाज को अपनी सफाई देता हो बुलाकर बोला। उसकी शक्ल देखकर वो तीनों जोर से कहकर लगाकर हंसते हैं। अच्छा कोमल सारी तैयारी कर लेना, क्या क्या लेकर जाना है बेटे को बता दो ताकि वो लेकर आ जाए सब, कल देर बिल्कुल भी ना हो, हमें शाम में निकलना है वहाँ के लिए। वकार साहब खासतौर पर अपनी बीवी और बेटी को सुनाते हैं जो हमेशा ही तैयार होने में देर करती हैं। आप बेफिक्र रहें, हम सब काम वक्त पर हो जाएंगे। हाँ सुने, हम तैयार भी वक्त पर हो जाएंगे बस। वो शोहर को मुंह बनाकर बोली। माया वहाज अपने माँ बाप की नोक झोंक देखकर मुस्कुरा देते हैं। ज़फ़र हाउस सुबह की पहली किरण निकलते ही आसमान पर रोशनी बिखरना शुरू हो जाती है। ऐसे में ज़फ़र शाह और इब्राहिम साहब लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठे बातें कर रहे थे। अबू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रूहान साहब अपनी साथ वाली कुर्सी पर बैठे हुए बोले, हाँ कहो। रूहान साहब फरियत है? ज़फ़र शाह बेटे को देखकर पूछते हैं, जी अबू मेरे पास कल वकार की कॉल आई थी, वो यहाँ रिश्ते का सिलसिले में आना चाह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो उसने मुझे आ जाने का कहा है। वो अपने बाप को देखकर मुस्कुरा कर बोले, ये तो अच्छी बात है बेटा, अगर वो रिश्ते के सिलसिले में आ रहे हैं तो अच्छा सा खाना का इंतजाम करो। कि ज़फ़र शाह खुशी से बोले, नहीं अबू वो खाने पर नहीं, शाम में आ रहे हैं रूहान भाई, तो फिर अच्छा सा नाश्ता लगा दीजिएगा उनके लिए। इब्राहिम दोनों को देखते हुए मुस्कुराकर नरम लहजे में बोले, हाँ ऐसा करेंगे। रूहान साहब दोनों को देखते हुए बोले, चलें आप दोनों अंदर टेबल की नाश्ते की टेबल पर सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। वो तीनों उठकर बातें करते हुए अंदर बढ़ गए। माशाल्लाह आज तो रौनक लगी है डाइनिंग टेबल पर। अल्लाह नजर बद से बचाए मेरे सब बच्चों को। ज़फ़र शाह अपने सब बच्चों को देखते हुए नम आंखों से बोले, ज़रून फ़ौज़िया नहीं उठे क्या अभी तक? नूर बेगम इब्राहिम साहब को देखती हुई पूछती हैं, जी माँ वो फ़ौज़िया की तबीयत ठीक नहीं
तो वो आराम कर रही हैं। ज़रा उनको मैं बुलाने गया था, आ रहा होगा वो। इब्राहिम साहब अपनी माँ को मुस्कुराकर जवाब देते हैं, मुझे आप सबको कुछ बताना है। रोहान साहब की आवाज़ पर सब उनकी जानब देखने लगते हैं। आज वकार की फैमिली आ रही है हमारे घर शाम को, वो किसी खास मकसद के लिए आ रहे हैं। तो आलिया तुम नाश्ते का इंतजाम कर लेना, और नबीला तुम भी शाम तक यहीं पहुँचो बच्चियों के साथ, और शर्जील को भी मैं बुला लेता हूँ। रोहान साहब सबको देखकर बोले, और उनके खास मकसद का सुनकर महक को ठंडे पसीने आना शुरू हो गया। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि आज तेरे साथ कुछ होने वाला है। जिस तरह वो आज की माँ उसे बात कर रही थी, उसे देख रही थी, उसको खतरे की घंटियाँ अपने आसपास सुनाई देने लगी। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा आते ही सबको सलाम करता अपनी कुर्सी खींच कर बैठा। मुस्कुरा कर बोला, वालेकुम सलाम बेटा, क्या लोगे अपने आप नाश्ते में? आलिया ज़रा उनको देखती हुई बोली, जो ब्लैक कलर की टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहने बैठा था, ब्लैक रंग में ज़रा उनकी गोरी रंगत वाज़ह हो रही थी। ब्राउन आंखें जो इस वक्त नींद से उठकर आने की वजह से रेड हो रही थी, बाल माथे पर बिखरे हुए थे। जी मैं बॉयल अंडा और फ्रेश जूस लूँगा बस। अरे ज़रून भाई, ये क्या तो कोई नाश्ता है करने वाला? आप मेरी तरह खाए ना अंडा पराठा। गाजियान भरे मुँह से उसको देखता हुआ बोला, नहीं मैं इतना हैवी नाश्ता नहीं करता, मैं डाइटिंग पर हूँ। ज़रा मुस्कुरा कर बोला गाजियान से, कश्यप तुम्हारी स्पीच कब है? तुम बता रही थी ना कि अपनी स्पीच के बारे में। हम भाई बेटा, हम चाय पीता हुआ कश्यप को देखकर पूछता है। हाँ, स्पीच इस संडे है और मेरी कोई तैयारी नहीं है। मेरा तो सोच-सोच के बुरा हाल है, कैसे होगा सब? अच्छा हाँ को देखते हुए परेशानी से बोली कि परेशान क्यों हो रही हो? ये सब अच्छा होगा, और अभी 2 दिन है ना, तो तुम लिख लेना स्पीच। जी हाँ भाई, मैं तो आप ही को ये समझा रही हूँ, पर इनको तो परेशान होने का शौक है। हनैन कश्यप को देखती सर पकड़ कर बोली। कश्यप हान और हनैन की बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। भाई मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। आप उसे दूल्हा बनाने की सोच रहे हैं, और वो आपको भाई। हाँ, गाज़ियान हान के कान में मुस्कुराहट ज़ब्त करता सरगोशी करता है। हान एक घुरी से नवाज़ता है अपने भाई को, जो कोई मौका हाथ से नहीं जाने नहीं देता उसको छेड़ने का। ये लो बेटा, ज़रा तुम्हारा नाश्ता। चलो लड़कियों, घर पर मेहमानों ने आना है, ज़रा जल्दी-जल्दी सब मेरी हेल्प करो काम करने में। मैं आलिया तीनों को देखकर बोलती, अपने साथ किचन में ले जाती है। हान गाज़ियान बेटा तुम दोनों भी आओ, तो सामान लेकर आना है बाहर से। तुम भी शाम में अच्छा से तैयार हो जाना, मेहमान आ रहे हैं। नूर बेगम ज़रा उनको देखकर नरम लहजे में बोली, जी दादी। वकार हाउस अगली सुबह रोशन हुई, और सबने मिलकर सबके लिए खुशी लेकर आई। ऐसे में वकार हाउस में सबसे जाने के लिए तैयार थे। अमारिया बेटा, जो मिठाई आज लाया है वो रख दी है ना सामान के साथ? तुमने कोमल सारा सामान चेक करती हुई पूछती है। जी मॉम, आप जो सामान देख रही हैं इसमें मिठाई भी रख दिया मैंने। अमारिया अपनी सेल्फी लेती हुई माँ को जवाब देती है, हाँ कोमल सब रेडी है, तो निकले फिर। और ये वहाज कहाँ है? वकार साहब वाइट शलवार कमीज़ पहने अपनी बीवी और बेटी को देखते हुए पूछते हैं। डैड, भाई की तैयारी तो खत्म ही नहीं हो रही है, अभी रिश्ता लेने जा रहे हैं, तो ये हाल है बारात में, तो दुल्हन को भी पीछे छोड़ देंगे भाई। अमाया माँ बाप के पास आती है, उसकी बोली, ओए बस करो मोटी, मुझे छेड़ना, कल से तुम पीछे पड़ी हुई हो मेरे। मैं ठीक है, अब मैं शॉपिंग पर भी नहीं घर भी नहीं लेकर जाऊँगा, और ना लॉन्ग ड्राइव पर। देखना तुम, डैड ऑफिस से कॉल आ गई थी तो उससे बात कर रहा था, वहाँ जाते ही पहले अमाया अमाया को घूर कर बोला। फिर वकार साहब को देख कर जवाब देता है, नहीं नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। अब इतना तो मैं आपको छेड़ ही सकती हूँ, आखिर बहन हूँ आपकी। वो आज के करीब आती है, उसको देखती मैं से बोली, माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। कोमल वहाज और अमाया अमाया को देखते हुए मुस्कुराकर बोली। वहाज वाइट पैंट पर डार्क ब्लू शर्ट पहने, एक हाथ में वॉच बांधे, बालों को स्टाइल से सेट किए, नजर लग जाने के हद तक प्यारा लग रहा था। माया पिंक कलर की कुर्ती और स्ट्रेट पजामे में पहने, बड़ा सा नेट का दुपट्टा एक कंधे पर सेट किए, लाइट से मेकअप में बालों की स्ट्रेट करके पीछे कमर पर खोला छोड़े। आज गाजियान को चारों चांदे चट करने की तैयारी में थी। अच्छा बेगम, तारीफ हो गई बच्चों की, तो गाड़ी में बैठो, सब ठीक हो? सब बैठो, देर हो रही है। वकार साहब बोलते ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और सबके पीछे बैठते ही ये छोटा सा काफिला ढेरों खुशियों लिए जफर हाउस के लिए निकल जाता है। चलो जाओ बच्चों, तैयारी करो, वो लोग आने वाले ही होंगे। नूर बेगम सबको बोलती हुई देखती हुई बोलती है, जो आराम से एक दूसरे से बातें करने में लगे थे। दादी, हम लड़के तो 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं, आप इन लड़कियों को बोले जिनको अभी अपने चेहरे पर पेंटिंग भी करनी है। गाजियान जानकर ऊंची आवाज़ में बोलता है, ताकि तीनों लड़कियां सुन लें। हेलो भाई साहब, ये पेंटिंग ना करो, ना कोई और लड़कियां करती होंगी, हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें नेचुरल ब्यूटी से नवाजा है। मैं तो तराकर गाजियान को देखती हुई वो बनाकर बोली, अल्लाह ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया? काली माई, मुँह अच्छा ना हो तो बंदा बात ही अच्छी कर लेता है। गाजियान ड्रामा अंदाज में अपनी बहन को देखते हुए कानों को हाथ लगाता हुआ बोला। सब हंस रहे थे उनकी नोकझोंक पर। गाजी भाई के बच्चे, मैं छोड़ू भी नहीं आपको। काली माई कैसे कहा आपने? हाँ, आपकी बीवी होगी काली माई, और आपके बच्चे होंगे काले। वो सोफे पर रखे कुचन खाकर गाजियान को मारती हुई गुस्से से बोली, दादी बचाएं मुझे जंगली बिल्ली से। बेटा देख लेना, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत होगी, तुम उसको देखकर जलकर राख हो जाओगी। गाजियान उसे कुशन वापस मारकर हंसता हुआ भाग जाता है। देख लूंगी मैं आपको जलते हैं मेरी खूबसूरती से। वो पीछे से आंख लगाती हुई बोली, अच्छा बस बहुत हो गया, जाओ कमरे में तैयार होकर नूर बेगम हंसती हुई कहती है, चलो है साथ ही चलते हैं। वो दोनों उठकर कमरे में चली जाती है। इतने बड़े हो गए हैं पर लड़ते बच्चों की तरह है। नूर बेगम पीछे हंसते हुए डाइनिंग रूम में से निकल जाती है। पीछे कश्यप को जरूर बचते हैं। कश्यप अपना मोबाइल चार्ज पर लगा रही थी, जरूर उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात करे। कश्यप, क्या 5 मिनट बात कर सकते हैं? कश्यप जैसे ही मोबाइल चार्ज पर लगा कर जानते हैं लगती है जरूर की फ़ोन सोफे से उठकर उसे खाता पता है। जी क्या बात करनी है, करें? कश्यप उसको देखती रंजीता आवाज़ में बोली। कश्यप, इस दिन अम्मी मॉम ने जो बोला मैं इससे माजरत करना चाह रहा था, ऐसे नहीं कहना चाहिए था मॉम को, उनकी तरफ से मैं माजरत करता हूँ आपसे। वो कश्यप की आंखों में अपनी ब्राउन आंखों से देखता नरम लहजे में बोला, इट्स ओके जरूर, मुझे बुरा नहीं लगा, आदत हो गई है इस तरह की बातें सुनने की, मुझे मैं दिल पर नहीं लेती। अब क्योंकि अल्लाह ने मेरा दिल मजबूत कर दिया है, सो आप माजरत मत करें। कश्यप जरूर को देखती अपनी मीठी आवाज़ से बोली, थैंक यू सो मच, बस यही कहना था तुमसे। जरूर कश्यप को देखकर मुस्कुरा देता है। ओके फिर मैं जाती हूँ, मेहमान आने वाले होंगे, आप भी तैयार होकर हो जाएं जाकर। नरम लहजे में बोलती डाइनिंग रूम से निकल जाती है। कुछ तो अलग है इस लड़की में, क्यों ये जब सामने होती है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ खुद से ही बड़बड़ाया। सफर के घर के ड्राइंग रूम में इस वक्त रौनक लगी हुई थी। सब बैठे बातें कर रहे थे। जब कोमल अपने शोहर को आंखों से इशारा करती के बात करना शुरू करें, अंकल आप हम आपसे वो बात करना चाहते हैं जिसके सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। वकार साहब एक नज़र सबको
सबको देखते जफर शाह से बोले, हाँ बेटा हम कहो, हम मुंतजिर हैं। जफर शाह मुस्कुरा कहते हैं, अंकल हम अपने बेटे वहाज का रिश्ता लेकर आए हैं आपकी पोती महक बेटी के लिए। वकार कुची से बोलते हैं और जफर शाह और वहाँ से वहाज की नजरें तो महक पर होती हैं, जो ये सुनकर सबके बीच में घबरा जाती है और उठकर शर्माई हुई ड्राइंग रूम से निकल जाती है। माशाल्लाह ये तो खुशी की बात है। आलिया बेगम, आलिया भाई भी महक हमारे घर बहुत खुश रहेगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मुझे अपने वहाज के लिए महक बहुत पसंद आई है। कोमल आलिया और नूर बेगम को देखती हुई बोलिए, इसमें कोई शक नहीं कोमल के, हमारी बेटी तुम्हारे घर खुश रहेगी। वकार हमारे बच्चों की तरह है। नूर बेगम को कोमल को देखती हुई खुशी से बोलिए, अमाया गाजियान की नज़र से कमजोरी थी जो उसे देखने ही जा रहा था। नूर आंटी हम चाहते हैं कि आप आज ही हमें जवाब दें, बहुत अमीर से आए हैं हम। कोमल सबको इल्तिजा करती नज़रों से देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है बेटा हम आपको भी जवाब दे देते हैं। जफर शाह कहते हुए एक नज़र रूहान आलिया नूर बेगम इब्राहिम पर डालते हैं, जिनके चेहरे पर खुशी बिखरी होती है। रूहान आलिया आप दोनों क्या कहते हैं? अब मुझे और आलिया को कोई इतराज़ नहीं है। वकार तो बचपन का साथी है मेरा। रूहान साहब खुशी से वकार साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आलिया आप महक से भी एक बार पूछकर आ जाओ बेटा, उसका क्या फैसला है? जफर शाह सबके सामने ही आलिया से बोले, जी अबू मैं अभी आती हूँ पूछकर। आलिया कहते ही उठकर महक महक के रूम में आती है। महक बेटा बाहर जो बात हो रही है आप इस रिश्ते की, मुझे बताओ आप राजी हो इस रिश्ते से? आलिया कमरे में आते ही बेटी को देखती हुई पूछती है, अम्मी मैं आप लोगों के फैसले पर राजी हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मुझे की आंखों से शर्माए हुए लहजे से जवाब देती है, मेरा कुछ रो मेरी जान। बेटी आलिया बेटी के माथे पर बोसा देकर कमरे से बाहर निकल जाती है। अबू महक राजी है हमारे फैसले पर, आप उसको कोई इतराज़ नहीं है माशाल्लाह हमारी तरफ से। हाँ है इस रिश्ते के लिए। मैं आज इस खुशी के मौके पर एक और रिश्ते का आप सबको बताना चाहती हूँ जो मेरे दिल की ख्वाहिश है, और ये रिश्ता हम सब बड़ों की मर्जी से तय हुआ है। शर्जील नबीला इजाज़त है बेटा? जफर शाह दोनों को देखते हुए बोले, जी अबू इजाज़त है आपके। शर्जील साहब खुशी से कहते हैं, हम सब बड़ों ने खान और हनैन का रिश्ता पहले ही तय कर दिया था। आज इस मौके पर मैंने सोचा ये बात आप सबको भी बता दूँ। जफर शाह खुशी से हनैन को देखते हैं। हनैन भी यकीनी सबको देख रहे होते हैं। इतनी बड़ी बात हो इन दोनों से ही छिपाई बाकी सबको पता था। भाई साहब अगर आप इजाज़त हो तो दोनों बच्चों को साथ बिठाकर मुंह मीठा करवा दें। कोमल जफर शाह से इजाज़त मांगती है। हाँ क्यों नहीं बेटा। नूर बेगम कोमल को देखते हुए बोली, अम्मी ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? हनैन अपनी माँ के पास आती हुई रोंसी लहजे में बोली, हनैन घर चलकर बात करेंगे तफसील से, अभी बैठो हान के साथ। कश्यप उसके करीब आती बोली और उसे हान के साथ बैठा दिया। दोनों जोड़े साथ बैठे बहुत प्यारे लग रहे थे। हान तो खुशी से पागल हो रहा था, जिसको चाहा जिससे मोहब्बत की अल्लाह ने खुद ही उसको हान के नसीब में लिख दिया। एक एक करके सब बड़े मुंह मीठा करवा देते करा देते बच्चों का। अब मेरी बारी है अपनी बहनों और भाइयों के मुंह मीठा करवाने की। कश्यप ने बैठते ही उनके साथ जरूर भी बैठ जाते हैं। अल्लाह आप दोनों को ढेरों सारी खुशियाँ दे, आप दोनों का जिंदगी भर का साथ बहुत खुश होते हैं। कश्यप दोनों जोड़ों के मुंह मीठे करवाते हुए खुशी से बोली, बहुत मुबारक हो आप चारों को। जरूर भी मिठाई खिलाता हुआ बोला, अमाया गाजियान तुम दोनों साथ साथ बैठ कर मुंह मीठा करवा दो जल्दी से। नबीला आप दोनों को देखते हुए बोली, और मेरी भाई और छोटी सी भाभी कैसा लगा जिसका गाजियान दोनों का मुंह मीठा करवाता हुआ शरारत से बोला, बात मत करें मुझसे कोई भी, मैं सबसे नाराज़ हूँ। हनन आंखों में आंसू लिए नम आवाज़ में बोली, अरे अरे भाभी रो क्यों नहीं है यार, क्या मेरा भाई पसंद नहीं आया? गाजियान हनन को तंग करता हुआ बोला, आप क्यों तंग कर रहे हैं लिटिल डॉल को? आपको कोई और काम नहीं है क्या? कभी किसी के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी के पीछे। गाजिया अमाया गाजियान को चुपती हुई नज़रों से देखते हुए कहती है, जी आपको क्या मसला है? मैं जिसको भी तंग करूँगा वो मेरी भाभी है, तंग करना तो फ़र्ज़ है मुझ पर। गाजियान भी उसको तीखी नज़रों से देखता दूबदू बोला, गाजी तो ठीक ज़्यादा नहीं देख इसे, ये तुझ पर इस दिन की तरह जादू करेगी, लग भी कमाल रही है। गाजियान खुद से ही बड़बड़ाता धीमे बोला, अच्छा चलो बस करो लड़ना, चलो सब एक साथ पिक्चर लेते हैं। कश्यप दोनों को देखते हुए बोली कि हाँ चलो सब खड़े हो जाओ एक साथ। सब फिर खड़े हो गए हैं। होते ही गाजियान ने सेल्फी लेता है, चलो आ जाओ सब बच्चे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाया है। आलिया सबको बुलाने आई जी आ रहे हैं जी। हनैन आलिया के साथ जाते ही सोफे से उठकर डाइनिंग रूम से निकलकर कमरे में चल जाती है। सब परेशान होकर कश्यप को देखते हैं, आप लोग जाएँ वहाँ हमारे को देख लूँ। कश्यप भी मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे। वो दोनों ही साथ डाइनिंग रूम से निकलकर कमरे में चली जाती हैं। आ जाएँ आप लोग, अब अभी अम्मी बुला रही हैं। गाजियान ने कहते ही सब डाइनिंग टेबल की तरफ चल पड़ते हैं। वकार की फैमिली को रुखसत करते ही सब लोग लॉन्च में आकर बैठ जाते हैं। इब्राहिम फौजिया कहाँ है और वो क्यों नहीं आए कमरे से बाहर? अब ऐसा कब तक चलेगा? सफर शाह लहजे में बोले, अब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए बस वो बाहर नहीं आई। इब्राहिम साहब से झुकाकर शर्मिंदगी से बोले, अच्छा चलो हाँ हनैन को बुलाओ, मुझे बात करनी है दोनों से। जफर शाह गाजियान को देखते हुए बोले, गाजियान 5 मिनट में तीनों को बुलाकर लाया। हनैन बेटा यहाँ आओ मेरे पास। जफर शाह हनैन को अपने पास बिठाते हैं और दूसरी तरफ खान को, बेटा आप हम सबको गलत मत समझना, हमने आप दोनों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि हान आपका को हमने मना किया था कि बेटा, और यही वजह थी कि हान जो हमने तुम्हें भी नहीं बताया क्योंकि वो सही वक्त नहीं था आप दोनों को बताने का, फिर भी आप दोनों ने हम बड़ों का फैसला माना, इसके लिए शुक्रिया बच्चों। जफर शाह दोनों को मोहब्बत से गले लगाकर बोले, बेटा आप कोई नाराज़गी तो नहीं है ना? अपने माँ बाप अपने अम्मी अबू से शर्जील साहब बेटी को देखते हुए बोले, नाराज़गी तो है, आप मेरी नाराज़गी दूर करने के लिए मुझे शॉपिंग पर लेकर जाएंगे और हम फिर हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना भी खाएंगे और आप मुझे अभी लेकर जा रहे हैं वरना मैं बात नहीं करूँगी आपसे। हनन धमकी देते हुए बोली, समझा तो उसे शपथ ने दिया था घर कमरे में, इसलिए वो आराम से अपने अबू को धमकी दे रही थी। अच्छा चलो हम लेकर चलते हैं अपनी बेटी को, और अपनी जान से बात किए बगैर थोड़ी ना रह सकते हैं। शर्जील साहब हंसते हुए बोले, और हो चलें जल्दी से बाहर आए। हनैन बोलते हुए बाहर चली जाती है। अच्छा अब हमें भी इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। नबीला और कश्यप सबसे मिलती हुई शर्जील के साथ बाहर गाड़ी में बैठी शर्जील साहब के सबसे बैठते ही गाड़ी घर से निकाल लेते हैं। तुम्हें समय मानो के साथ बैठना चाहिए था फौजिया, मुझे अबू के सामने इतनी शर्मिंदगी हो रही है, वो पूछ रहे थे तुम्हारा। इब्राहिम साहब अपनी बेगम को देखते हुए बोले, जो मोबाइल पर रात के 1 बजे पता नहीं किससे चैटिंग कर रही थी, मेरा दिल नहीं चाहता किसी के पास बैठने का, और ना ही मेरा यहाँ दिल लग रहा है। हम वापस कब चलेंगे? इब्राहिम नफरत भरे लहजे में बोली, तमीज़ से बात करो फौजिया, मेरे माँ बाप के बारे में बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, हम लंदन वापस नहीं जाएंगे, कान खोलकर सुन मेरी बात सुन लो, समझी? यही रहना है अब मैं तुम्हें मेरी फैमिली के साथ। इब्राहिम साहब गुस्से से जैसे तेज़ लहजे में बोले, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं बता रही हूँ आपको, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। लंदन समय अच्छा खासा बिजनेस है आपका, वो सब छोड़कर यहाँ बैठ जाएंगे क्या? फौजिया बेगम तेज़ नज़रों से इब्राहिम को देखते हुए बोली, मुझे अपने बिजनेस को कैसे संभालना है ये मुझे पता है, लंदन जाने का ख्याल अब दिल से निकाल दो, मैं अपने बिजनेस पाकिस्तान में शिफ्ट कर रहा हूँ, अपने माँ बाप और फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता। अब आप पागल हो गए हैं, वहाँ इतना अच्छा खासा बिजनेस सेट है, क्या हुआ?
बिज़नेस छोड़कर आप यहाँ ले आएँगे, अपना करियर देखें, अपना पैसा देखें। इब्राहिम इनका बस नहीं चलता, वो किसी तरह इब्राहिम को लंदन वापस ले जाती। बाद में क्या कर लिया तुमने कि मुझे पैसे की हवस लगाई थी, पैसा कमाना, पैसा कमाए, क्या मिला मुझे? कुछ नहीं मिला। इस पैसे से सुकून तो तब तो खरीदा नहीं जा सकता। मैं अपने पैसे से बहन भाई रिश्ते तो नहीं खरीद सकता। मैं अपने पैसे से फिर क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का? मुझे अपने माँ बाप, बहन भाई बहुत अजीज़ है। अब मुझे पैसे के पीछे नहीं भागूँगा। जो अल्लाह ने दिया है बहुत है। इससे बहुत छोटा-मोटा यहाँ छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगा, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा फौजिया। वो अपनी बीवी को एक-एक लफ्ज़ चबा के बोले और साथ ही वॉशरूम में जाकर बंद हो जाते हैं। उफ़! क्या करूँ मैं इस इंसान का? मैं तो यहाँ रहकर रह नहीं सकती हूँ, कैसे रहूँगी मैं? मुझे तो बाहर की आदत है। और जैक्सन भी तो मुझे बुला रहा है, क्या बोलूँ मैं? अब मैं इससे, अगर उसने मुझे पैसा नहीं दिया तो फिर ये मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे अपने माँ-बाप के साथ फौजिया ने हद नफ़रत से भरे लहजे में मैं बोली, ये वही औरत थी जिसने इब्राहिम साहब से पसंद की शादी की थी, और अब उसके लहजे में नफ़रत के सिवा कोई कुछ शामिल नहीं था। फौजिया को सिर्फ़ पैसा चाहिए था इब्राहिम का। अब इस इब्राहिम में कुछ नहीं रखा। अब जैक्सन की बारी है, वो इब्राहिम से ज़्यादा अमीर है। वो शातराना मुस्कुराहट से मुस्कुराई। अगली सुबह रोशन हुई बादलों से ढका आसमान, ठंडी हवाओं ने मौसम को सुबह से खुशगवार कर दिया था। ऐसे में शर्जील हाउस में कश्यप नाश्ता करते हुए परेशान बैठी थी। सब उसको समझा रहे थे कि मेरी बेटी बहुत लायक है, देखना सबसे अच्छी स्पीच देगी, वो परेशान नहीं होना, मेरा बच्चा, अल्लाह साथ है ना। आप ये फिर डरना कैसा? अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह आगे ये भी सब अच्छा करेगा, ठीक है? बेटा चलो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, देर हो रही है। शर्जील साहब बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए अपनी चीज़ें उठाकर बाहर निकल जाते हैं। आप ही हम सब होंगे ना, आपके साथ परेशान ना हो, मुझे यकीन है आप बहुत अच्छी स्पीच देंगे। हनन अपनी बहन के गाल पर बोसा देते हुए बोली, कश्यप बेटा सही से नाश्ता करो, परेशान ना हो, बिल्कुल अल्लाह पर भरोसा रखो, बस ज़्यादा ना सोचो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा इंशाल्लाह। वो बेटी के हाथ पर हाथ रखते मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाई, जल्दी से नाश्ता करें, हमें कश्यप की यूनिवर्सिटी जाना है, आज स्पीच देगी वो, मैं तो बहुत खुश हूँ। उसकी स्पीच सुनने के लिए महक जूस पीते हुए बोली, अरे हाँ, आज तो हमें जाना है ज़रूर, तुम चल रहे हो हमारे साथ? हाँ, ज़रूर को देखता हुआ पूछते, हाँ मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगा। ज़रूर मुस्कुराकर बोला। ये लड़की उसके ज़हन पर सवार हो गई थी। लंदन में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की देखी थी, पर कश्यप शर्जील में कुछ अलग बात थी। चलो फिर आ जाओ तुम तीनों, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ बोलता हुआ गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाता बाहर चला जाता है। चलो चलो, मैं भी आ गया हूँ। तैयार होकर गाजियान आती हुई महक के बाल खींच कर बोला, अम्मी मेरे बाल। महक की कब बोली, तैयार तो ऐसे होकर आए हैं जैसे अभी बारात लेकर जा रहे हैं। महक उसको घूरती हुई बोली, हाँ तुम बस चलती रहना, बस मुझसे तुम्हारे मंगेतर से ज़्यादा प्यारा हूँ मैं, इसलिए जल रही हो तुम। गाजियान महक को हाँ, मारकर एक स्टाइल से बालों में हाथ फेरता कहता है, बंदे की शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात ही अच्छी कर लेता है, आपसे ज़्यादा हैंडसम है वो। मैं एक्शन मारकर दुपट्टा दांतों में लेती पुरानी हीरोइन की तरह एक्शन मारती हुई कहती है, अच्छा अच्छा बस हमें देर हो रही है, वहाँ कश्यप की स्पीच शुरू ना हो जाए, तुम दोनों बाद में लड़ना। गाजियान को मुँह खोलता देखकर टोक देता है, जुआन भाई लगता है आपको ज़्यादा जल्दी है यूनिवर्सिटी जाने की, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? गाजियान ये देख मेरे जुड़े हुए हाथ मुझे मारकर जुआन बोलता गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। पीछे गाजियान और मैक दोनों हंसते हुए आकर गाड़ी में बैठते हैं। चलें भाई जल्दी करें, देर हो रही है। हाँ, इन सब के भी बैठते ही गाड़ी घर से निकाल लेता है कश्यप। हनैन जैसे ही यूनिवर्सिटी में इंटर हुई, उन्हें गेट के पास ही फातिमा खड़ी हुई नजर आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम दोनों? फातिमा दोनों को गले मिलते हुए बोली, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, तुम दोनों तुम बताओ कैसी हो? कश्यप फातिमा को देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ यार, तुम बताओ स्पीच तैयार कर ली तुमने? हाँ स्पीच तैयार कर ली थी मैंने, बस अल्लाह करे कि सबको पसंद आ जाए। सॉरी यार, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करवा सकी, मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी तो बस घर में मसरूफ थी। फातिमा उदास लहजे में कश्यप को देखकर बोली, अरे कोई बात नहीं यार, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे भी हज़ार मसले होंगे। कश्यप उसके कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से जवाब दिया, आपकी आज तो बहुत रश हो रहा है यूनिवर्सिटी में, लग रहा है कराची की सारी लड़कियां लड़के ही नहीं आए हैं। नैन इस पास नजरें घुमाते हुए बोली, मुझे तो अपना सोच कर घबराहट हो रही है। कश्यप परेशान नहीं हो, तुम पर लोगी यकीन रखो खुद पर, अपने अल्लाह पर जिसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। तुम खुद कहती हो ना कि अल्लाह यहाँ भी तुम्हारे साथ है, भरोसा रखो अल्लाह के साथ। तो फातिमा कश्यप के गाल पर दोनों हाथ रखकर प्यार से बोली। इतने में हनैन का फ़ोन बजता है। अस्सलाम वालेकुम। हनैन कॉल अटेंड करते ही बोली, वालेकुम सलाम हनैन, तुम लोग यूनिवर्सिटी पहुंच गए हो? जी हम लोग यूनिवर्सिटी में ही हैं। अच्छा मुझे बताओ कहाँ हो आप लोग? जी हम यूनिवर्सिटी के गेट पर थोड़े आगे खड़े हैं। अच्छा ठीक है, हमारे हैं। हाँ कहते ही कॉल कट देता है। क्या कह रहा था? हाँ अभी वो सब आ रहे हैं, जगह पूछ रहे थे कि हम कहाँ खड़े होंगे। खड़े हैं उनके बताते ही सब गेट से अंदर आते हुए नजर आए उनको, वो सब उनके पास ही आ गया। अस्सलाम वालेकुम, लेट तो नहीं हुए हम? हाँ आते ही कश्यप के से बोला, लेट तो हो गए हैं हम, जो चलो बाकी बातें अंदर चलते चलते हैं वरना बैठने की जगह नहीं मिलेगी। फातिमा सबको देखते हुए बोलती आगे बढ़ जाती है, उसके साथ ही सब उसके पीछे चल देते हैं। सब एक साथ बड़े से हाल में इंटर होते हैं जहाँ हद से ज़्यादा लोग खड़े होते हैं और सब बड़ी मुश्किल से जगह बनाते हैं। स्टेज से सेकंड रो पर बैठते हैं। कश्यप तुम यहाँ नहीं बैठो, टीचर के पास जाओ, वहाँ सारे स्पीच देने वाले लड़के लड़कियाँ बैठे हैं, तुम भी उनके साथ बैठ जाओ जाकर, और परेशान नहीं होना, अल्लाह तुम्हारे साथ है। फातिमा कश्यप को कहते हुए गले लगाती है, बेस्ट ऑफ लक हान गाजियान। महक रज़ान हन सब एक साथ उसे देखकर बोले, वो सबका शुक्रिया अदा करके स्टेज पर साइड पर बैठे, सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। मेरा नाम अमजद है, मैं यहाँ इस्लामियात का प्रोफेसर हूँ। आज हम सब यहाँ एक दूसरे को मोटिवेशन देने के लिए जमा है। ज़िंदगी के अक्सर मकामात पर हमें ऐसा लगता है कि हम समझने वाला कोई नहीं है, हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को, हमारे गम को हम पर जो गुजरती है वो तो समझने वाला कोई नहीं है, पर अल्लाह तो हमारे साथ हमेशा होता है। कोई जाने ना जाने पर अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है, अल्लाह ही हमारे लिए वसीले बनाता है। आज हम यहाँ जमा हुए हैं, ये सब अल्लाह की तौफीक की वजह से है। अल्लाह ने हम सबको इस प्यारी महफिल का हिस्सा बनाया है। मुझे उम्मीद है आज यहाँ से हमारी यंग जनरेशन कुछ अच्छा सीख कर जाएगी इंशाल्लाह। तो चले हम अपने फर्स्ट मोटिवेशन स्पीकर को बुलाते हैं, जिनका नाम है कशम शर्जील। सर अमजद के नाम लेते ही कशप खड़ी होती और दिल ही दिल में अल्लाह को याद करके मजबूत कदम उठाती है, स्टेज पर आई। अस्सलाम वालेकुम। कश्यप एक नज़र पूरे हाल पर डालती हुई सबको सलाम करती है। मेरा इंट्रोडक्शन तो सर ने आप सबको करवाई दिया है, थोड़ा बहुत खुद करवा देती हूँ मैं। बहुत कॉन्फिडेंस से सबको देखकर नरम लहजे में बोली, ब्लैक अबाया पहने, ब्लैक चेहरे, हिजाब और नकाब बांधे, घनी आंखों से सबको देख रही थी। मैं भी आप सबकी तरह स्टूडेंट हूँ, दीन के बारे में मुझे भी इतनी मालूमात नहीं लगी अभी, लेकिन मैं सीख रही हूँ और सब ऐसा आज मैं आप सबसे कोई बड़ी बातें नहीं करूँगी। मैंने बहुत सिंपल टाइप चूज़ किए हैं आप सबकी मोटिवेशन देने के लिए, तो शुरू करती हूँ। और वो पूरे हाल में एक नज़र डालती हुई बोली, जहाँ सब उसको देख रहे थे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहने वाला है।
आज मैं बात करूँगी मोहब्बत पर, बहुत से छोटे-छोटे टॉपिक पर टॉपिक्स पर। कहने को तो ये बहुत छोटा-सा लफ्ज़ है, लेकिन इस लफ्ज़ से कितने ही जज़्बात जुड़े होते हैं। ये यहाँ बैठा हर इंसान समझ सकता है आजकल के दौर में। मुझे ऐसा लगता है 100% लोगों में से 80% लोग तो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, सबसे ज़्यादा हमारी यंग जनरेशन में। ये नहीं कहती मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, नहीं, लेकिन आजकल मोहब्बत के नाम पर जो लड़के-लड़कियों से टाइम पास करते हैं, ये गलत है। किसी के सच्चे जज़्बात से खेलना गलत है। ये लड़कियों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि अपनी वक़्त गुज़ारी के लिए किसी लड़के के सच्चे जज़्बात का मज़ाक ना बनाएँ, इसको टाइम पास की नज़र मत करें। इसको टाइम पास की नज़र मत करें, ये गलत है। मैं आप सबको बताऊँ, दुनिया में ऐसे भी लड़के-लड़कियाँ हैं जिनको अगर मोहब्बत होती है ना, तो वो टाइम पास का ज़रिया नहीं बनाते, उसको हराम रिलेशनशिप की तरफ नहीं बुलाते, बल्कि अपनी मोहब्बत को पाक रखते हैं और सच्चे दिल से अल्लाह से माँगते हैं। मैंने अक्सर लड़के और लड़कियों को देखा है जिसके जज़्बात का मज़ाक बनाते हैं या अपने टाइम पास का ज़रिया बनाते हैं। ऐसे आप दोनों को दूसरों को धोखा देते हैं। आपका तो जब दिल चाहा आप खत्म कर देते हैं अपना रिलेशनशिप, लेकिन जिस लड़के या लड़की का दिल टूटा है ना, उसका दर्द सिर्फ वही जान सकता है। उनका यकीन, उन पर का भरोसा, उनके जज़्बात सब कुछ तो आप लोग खत्म कर देते हैं। आजकल ये सब बहुत आम हो गया। देखिए, अगर सामने वाला आपको नहीं पसंद तो उसको फ़ौरन कह दें, लेकिन किसी के जज़्बात के साथ टाइम पास ना करें। पूरे हाल में उसकी आवाज़ गूंज रही थी, सब बाहर बड़े गौर से उसे सुन रहे थे। आप ये देखें, अल्लाह कभी हमें नहीं दुत्कारता नहीं है। अल्लाह कभी हमारा रिज़्क बंद नहीं करता। अल्लाह 5 मरतबा हमें बुलाता है, हम फिर भी नहीं जाते, हमारे रिज़्क में कमी नहीं आती नहीं है। अल्लाह आपको आपके हर गुनाह को जानता है। आप किस लड़की से टाइम पास कर रहे हैं, किसका दिल तोड़ रहे हैं, किससे आप हराम रिलेशन में हैं, अल्लाह सब जानता है। लेकिन पता है, वो फिर भी हमारा इंतज़ार करता है, वो फिर भी हमारी तौबा का इंतज़ार करता है, वो फिर भी हमसे कहता है मेरी रहमत से मायूस ना हो। वो हमें फिर भी कहता है कि मैं पुकारने वालों की पुकार सुनता हूँ। वो हमें फिर भी कहता है बेशक मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला हूँ। यह सब अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। आप खुद सोचें, इनमें से कहीं भी हम अल्लाह ने हमें दुत्कारा या हमें ये कहा कि जब इतने गुनाह कर लिए तो क्यों आया है मेरे पास, या कभी हमारा रिज़्क बंद किया। अल्लाह किस बात में अपने बंदों पर रहम करना शामिल है, क्योंकि वो रहमान है और अल्लाह ही हम पर रहम कर सकता है। हम उनसे बिना किसी गर्ज़ के मोहब्बत कर सकता है। ये हम इंसान नहीं कर सकते। देख लें, आज हम अपने आपको हमसे तो किसी को की छोटी सी गलती माफ़ नहीं होती, और हम हमारा बस चले तो उसको ताने दे देकर कब्र में उतार दें। हम तो ऐसे लोग हैं कि अल्लाह की मखलूक का भी मजाक उड़ाते हैं कि याद रखो तो शक्ल कैसी है उसकी, या नाक देखो उसकी कितनी अजीब है, या रंग कितना काला है इसका, अरे देखो तो कद कितना छोटा है इसका, बौना लग रहा है, या देखो तो सही ये लड़की कितनी मोटी है, इससे कौन शादी करेगा। मैं ऐसे लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपने खुद बनाया है अपने आप को, या जो आप दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। मुझे बताएं, आप लोग किस बात का गुरूर करते हैं। अल्लाह ने ही इस आपकी खूबसूरती बनाई है, खूबसूरत बनाई है। माँ के पेट में अल्लाह ने ही आपकी में नूर डाली, अल्लाह ने ही आपका दिल बनाया, अल्लाह ने ही आपको बनाया। आपके जिस्म का एक अज़्ज़ा भी आप नहीं आपका नहीं, तो मुझे बताएँगे नागवारी रंगत पर गुरूर कैसा, दौलत के मिल जाने पर गुरूर कैसा, ज़्यादा पढ़ लेने से दूसरों को कमतर समझने का गुरूर कैसा। ये गुरूर, ये तकब्बुर आपके किसी काम का नहीं नहीं आने वाला। खुदादारा बचाएँ इससे। सबसे ज़्यादा अल्लाह नापसंद करता है गुरूर वाले और तकब्बुर वाले बंदे को। अपने भी हर इंसान की तरह मरना ही है, अपने भी कब्र में जाना है, अपने भी रोज़े महशर अल्लाह को जवाबदार होना है। कोई डिग्री, कोई दौलत, कोई हुस्न काम नहीं आएगा। इस दिन अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें, जैसे अल्लाह ने आपको बनाया वैसे ही अल्लाह ने आपको भी बनाया। हमेशा ये सोचें कि मेरी वजह से किसका दिल ना टूट जाए, मेरे अल्फाज़ किसी की रूह को छलनी ना कर दें। हमेशा दूसरों से इज़्ज़त से पेश आएँ। मोहब्बत बहुत पाक जज़्बा है, आपको पाक रखें, उसको पाक रखें। आपको किसी से मोहब्बत है तो उसे दुनिया वालों से नहीं, उसको अल्लाह से माँगे जो हर चीज़ पर कादिर है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे खुद गर्ज़ बनकर अल्लाह से अपनी मोहब्बत माँगे, कैसे अल्लाह के पास चले जाएँ, जब हम वैसे कभी गए ही नहीं अपने रब के पास। ये सब आपकी खुद की सोच है। वो सब कुछ देख कर बोली, वो सबको देखकर बोली, अल्लाह ये सब नहीं देखता कि मेरा बंदा खुदगर्ज़ी में आ रहा है मेरे पास, तो मैं उसकी दुआ को कबूल नहीं करूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह देखता है मेरा बंदा मेरे पास आ रहा है, आने दो। वो इंतज़ार करता है हमारा। अल्लाह कहता है कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 10 बढ़ाता हूँ, कोई मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। आप अल्लाह के पास नहीं जाते, अल्लाह खुद आपको अपने पास बुलाने के लिए वसीले बनाता है। जब आप अल्लाह से अपनी मोहब्बत मांगेंगे ना रो कर, तो आपको सुकून मिलेगा इस हराम रिलेशनशिप से ज़्यादा। और यहाँ आपको अल्लाह का साथ मिलेगा हमेशा, आहिस्ता-आहिस्ता ही सही आप अल्लाह के करीब होते जाएँगे। अल्लाह हमारी पसंदीदा चीज़ों में से आज़माता है हमें। वो चीज़ हमसे दूर इसीलिए करता है कि मेरा बंदा मुझसे माँगने आएगा, और इस तरह मैं उसको खुद से जोड़ लूँगा। अपनी मोहब्बत को माँगते-माँगते एक मुकाम ऐसा आता है जहाँ खुद की मोहब्बत कम और अल्लाह की मोहब्बत ज़ोर पकड़ने लगती है। मैं ये सच बता रही हूँ आपको। बहुत से लड़के-लड़कियों को देखा है मैंने, जो पहले अल्लाह के सामने अपने नामहरम को अपना महरम बनाने के लिए रोते हैं, फिर उनको सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत चाहिए होती है, क्योंकि अल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता दिल बदल देता है, हिदायत मिलने लगती है, सही-गलत की पहचान होने लगती है। फिर इंसान को पता लगता है कि वो तो एक अंधेरी खाई से बाहर निकला है, जहाँ सिर्फ़ अंधेरा ही अंधेरा था, रोशनी तो अब दिखना शुरू हुई है। ये दुनिया की रंगीनियाँ तो सिर्फ़ धोखा है, ये दुनिया की ज़िंदगी भी फ़ानी है। ये रंगीनियाँ हमें अपनी जानब खींचती है। कुछ लोग आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जानब खींचते हैं और कुछ लोग फ़ौरन ही रंगीनियों में खींचे जाते हैं। ये पता तो तब लगता है जब इंसान अपना सब कुछ हार जा चुका होता है, इस दुनिया में अपना ईमान खो चुका होता है, अल्लाह को भूल चुका होता है, कुरान भूल चुका होता है, फिर उसको समझ आता है कि वो कहाँ जाए सुकून तलाश करने। वो सोचता है हराम मौत मर जाए, लेकिन तभी अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ आती है, मेरी रहमत से मायूस ना होना, मेरे दर पर आ जाना, बेशक मैं बड़ी तौबा कबूल करने वाला हूँ। फिर पता लगता है इंसान को असल मकसद तो ये था, ज़िंदगी गुजारने का असल मकसद तो ये था कि इस दुनिया में आने का असल मकसद तो ये है कि अल्लाह को राज़ी करना है, उसके बंदों से उसने सलूक करना है, उसकी दी हुई आज़माइश पर सब्र करना है, शैतान के रास्ते पर चलने से खुद को बचाना है, उसकी दुनिया की रंगीनियों से अपने आप को बचाना है, ताकि हमें हमारा असल ठिकाना जन्नत मिल जाए, जहाँ की ज़िंदगी हमेशा की है। अपने मोहब्बत को पाक रखें, क्योंकि ये पाक जज़्बा है। दूसरों की मोहब्बत की भी कदर करें। अल्लाह भी हमसे पाक और सच्ची मोहब्बत करता है। अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करें, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें, अल्लाह के बंदों की मदद करें। कहते हैं ना, नीयत सच्ची रखें तो मंज़िल आसान हो जाती है। तो आप भी अपनी मोहब्बत के लिए नीयत नका की रखें, अल्लाह आपकी मंज़िल आसान करेगा, अल्लाह आपका साथ देगा। दूसरी लड़कियों की भी इज़्ज़त करें,
जैसे अपनी बहन की करते हैं, मैं यही लड़कियों से भी कहूँगी किसी भी हराम रिलेशनशिप में मत पड़ें। इस तरह के काम करने से पहले अपने माँ बाप और भाई की इज्जत का सोचा करें। आपको इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होना, बल्कि आपकी इज्जत जाती है। जिन लड़कियों को लड़कों को आप अपना सब कुछ मानकर पिक्चर भी देती हैं, उन पर भरोसा करती हैं, वही लड़के अपने दोस्तों में बैठकर आपकी इज्जत उछालते हैं, आपकी पिक्चर दूसरे लड़कों को दिखाते हैं। दादा इन सब चीज़ों से बचें क्यों अपनी इज्जत को खुद नीलाम करती हैं। आप लोग सोचिए समझें इस बात को। नामहरम हमेशा आपके लिए नामहरम ही रहेगा, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। जहाँ तक मोहब्बत की बात है तो वो अच्छी और बुरी दोनों लड़कियों को हो जाती है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी मोहब्बत को पाक रखें, कि अल्लाह से मांगे यार गलत रास्ता चुनकर हराम काम पर लगे पड़े। किसी भी मोहब्बत के सामने अपने अल्लाह को मत भूलें। अल्लाह को हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं, उसके बाद बाकी सब कुछ रखें अल्लाह के साथ। तो ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत है। कभी किसी दिन अकेले बैठकर अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करना। आप सब उसकी नेमतों के बारे में सोचिएगा। आपकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगेंगे। अल्लाह का खौफ इंसान को वैसे ही बहुत रुलाता है, जैसे अल्लाह की मोहब्बत रुला देती है। मैं बस अब अपनी स्पीच खत्म करूँगी एक शेर पर, जो मुझे बहुत पसंद है। कोई गलती हुई हो मुझसे तो मेरी तरफ से माजरत है। अपने ईमान की हिफाजत करें आप सब। ये शोला, ये शब्द, ये मिट्टी, ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पर मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये मौसम, ये चेहरा, ये कद, ये रंगो रूप, ये दरिंदों चरिंदों पर काबू देना, तुझे भाई देकर देकर बाजू देना, बहन दी तुझे और शरीक सखन, ये रिश्ते, ये नाते, घराना, ये घर, ये औलाद भी दी, दिए माँ बाप, दिए वाल, अलिफ लाम मीम काफ और गैन ऐन गैन, ये अकल जहाना शऊर और नज़र, ये बस्ती, ये सरा, ये खुशकी, ये तरी, और इस पर किताबें हिदायत भी दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी, गर्ज के सभी कुछ है तेरे पास, बता क्या क्या तूने मेरे लिए। कश्यप जैसे ही शेर मुकम्मल करती है, पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। सब लोग उसके ये खड़े होकर तालियां बजाते हैं और दिल में अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। आज अल्लाह ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी, उसका ख्वाब पूरा कर दिया था। वो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करती कम था। कश्यप के बाद 3 और लोग ने स्पीच की, माशाल्लाह सबसे ने बहुत अच्छी स्पीच दी। आज की ये प्यारी महफिल यहीं खत्म होगी इंशाल्लाह। आप सबसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपनी और अपने ईमान की हिफाजत करने। अल्लाह हाफिज़। अमजद के बोलते ही कश्यप भी सारी टीचर से मिलती हुई अपने कजन्स के पास आती है। माशाल्लाह कश्यप तुमने तो कमाल कर दिया। आप सबसे पहले गाजियां खुशी से बोला हाँ कश्यप, बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच दी तुमने। आहान भी कश्यप को देखते खुशी से बोला, मैं हम दोनों उसके गले लगती है, उसकी तारीफ करती है। मैं सदके मेरी जान कमाल कर दिया तुमने यार। फातिमा को खुशी से बोलती है, उसे गले लगा लेती है। पहली बार मैंने किसी की स्पीच सुनी है और मैं तुम्हारे अल्फाज सुनकर अभी तक उसकी खूबसूरती में खोया हुआ हूँ। तुमने बहुत खूबसूरत बोला है। जो कश्यप की आंखों में देखते मुस्कुरा कर बोला, बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका मेरी तारीफ करने का, मेरी स्पीच को पसंद करने का। कश्यप सबको देखते हुए नरम लहजे में बोली, मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए हमें। खान सबको देखकर बोला, हाँ चलें, अभी अम्मी की भी कॉल्स आ रही हैं आपकी। हनैन खान और कश्यप को देखते हुए बोली, हाँ चलो देर भी बहुत हो गई है। सब एक साथ ही बातें करते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाते हैं। चलो कश्यप तुम लोग भी निकलो, मैं भी जा रही हूँ, मेरे शोहर आ गए हैं मुझे लेने। ओके अल्लाह हाफिज़, जल्द मिलेंगे। फातिमा कश्यप से गले मिलती है, अपने शोहर के साथ गाड़ी में बैठते निकल जाती है। कश्यप और बाकी सब भी गाड़ी में बैठते निकल गए। वकार इतने दिन हो गए, मैं सोच रही हूँ क्यों ना रोहान भाई लोगों को दावत पर बुला लें। इस तरह आप उनसे नकाह की बात भी कर लीजिएगा, कब से मिलने भी नहीं है तो सब इस बहाने मिल भी लेंगे। क्या कहते हैं आप? कोमल अपने शोर से बोली तो माया और वहाज के साथ लूडो खेल रहे थे वहाँ। कह तो ठीक रही हो तुम। शर्जील की फैमिली को भी बुला लेना, या सिर्फ रोहान की फैमिली को। वकार अपनी बीवी को देखते हुए बोले, अम्मी उनको भी बुला लेते हैं ना। कश्यप और नैन से इस दिन के बाद मुलाकात नहीं हुई। अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी हैं वो दोनों। माया फ़ोन अपनी माँ से को देखते हुए बोली, ठीक है फिर नबीला की फैमिली को भी साथ ही इन्विटेशन दे देंगे हम। कब बुलाने का प्लान है? अभी अम्मी आपका हाथ बिस्किट खाते हुए अपनी माँ को देखते हुए बोला, मैं तो सोच रही हूँ इसी संडे रख लेते हैं। अम्मी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में दावत दें सबको। माया अपनी माँ की बात काट कर एकदम खुशी से बोली, हाँ ये भी अच्छा है कोमल, ऐसा करते हैं सब साथ ही चलते हैं कहीं बाहर घूमने, फिर लेंगे वापसी पर डिनर सबका हमारी तरफ से होगा। वकार साहब भी बेटी की हमें हम लाते हुए बोले, ठीक है मुझे कोई मसला नहीं है, आप रोहान भाई से पूछ लीजिएगा वो क्या कहते हैं। कोमल मोबाइल पर वीडियो देखते हुए बोली, हाँ मैं सुबह कॉल करके पता करूँगा। वकार साहब अपने गेम पर तवज्जो देते हुए बोले, और माया अपने भाई को देखकर आंख मारती है कि फिर कैसा रहा मेरा प्लान। वहां मुस्कुरा देता है अपनी बहन के पर। सजीला हाउस के बाहर हान की कार आकर रुकती है, चलें आप सब अंदर आ जाएं। कश्यप सबको देखते हुए बोली, नहीं कश्यप अभी लेट हो गया है बहुत और मुझे जरूरी काम से जाना है, मेरा दोस्त इंतजार कर रहा है। हाँ कश्यप को घड़ी पर टाइम देखते हुए बोला, चलो ठीक है फिर आना चक्कर लगाना। हाँ कश्यप अब तो हमारे भाई का ससुराल है, ये आना जाना तो लगा ही रहेगा। गाजियान हनैन को शरारत भरी नजरों से देखते हुए बोला। हनैन तो शर्मा कर गाड़ी से बाहर कौन उतर जाती है, तुमको ही तो मौका छोड़ दिया करो किसी को तंग करने का। खबरदार जो मेरी बहन को दोबारा तंग किया छोड़ूंगी नहीं मैं। कश्यप एक गुरी से नवाजती हुई बोली, अच्छा कश्यप बाकी बाद में डांट लेना, इसको भी अभी देर हो रही है। हाँ मुस्कुराते हुए बोला, हाँ चलो ठीक है अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। कश्यप कहते हैं गाड़ी से उतर जाती है, ओके अल्लाह हाफिज़। मेरी छोटी भाभी और कज़न गाजियान चलती गाड़ी से बाहर से निकाल कर दोनों को हाथ लाते हुए बोला। कश्यप और नैन हंसती हुई घर के अंदर बढ़ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कश्यप और नैन घर में आते ही नबीला को सलाम करते हुए सोफे पर बैठती है। वालेकुम सलाम, इतनी देर हो गई बेटा, मैं परेशान हो गई थी, अबू भी पूछ रहे थे तुम दोनों का मुझसे। हाँ अम्मी रास्ते में देर हो गई थी और वहाँ भी वक्त लग गया था काफ़ी। कश्यप माँ को देखते हुए बोली, आगे मेरी बेटियाँ कैसी हुई स्पीच, ये बताओ। शर्जील साहब किचन शर्जील साहब कश्यप के पास बैठे हुए बोले, अल्लाह का शुक्र है अबू बहुत अच्छा हो गया। अब वो सबको इतनी पसंद आई आप की स्पीच, मैंने वीडियो बनाई है, ये देखें आप दोनों हनान बोलती हुई दोनों को वीडियो दिखाने लगी। अच्छा बताओ तुम दोनों फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना तो लगा रही हूँ, तुम्हारे अबू ने भी नहीं खाया और तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे। नबीला कहते हुए किचन में चली गई। हनैन किचन और कश्यप हनैन और अपने अबू को वीडियो देखने में मसरूफ देखकर कमरे में चली जाती है फ्रेश होने। अस्सलाम वालेकुम रोहान कैसे हैं कैसे हो? वकार साहब रोहान के ऑफिस में आते बोले, वालेकुम सलाम अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ वकार क्या हाल है? आज तो सरप्राइज दे दिया तुमने ऑफिस आकर। रोहान साहब वकार के गले लगते खुशी से बोले, हाँ तुमसे मिलना था काम की वजह से और कुछ बात भी करनी है थी तो सोचा ऑफिस ही चलाता हूँ। वकार साहब कुर्सी पर बैठे हुए बोले, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, बातें तो होती रहेंगी। ये बताओ चाय लोगी या काफ़ी? रोहान साहब अपने ऑफिस में काम
काल मिलाते बोले चाय मंगवा लो। हाँ चलो, हाँ 2 चाय और उसके साथ कुछ रिफ्रेशमेंट ले आना। रोहन साहब बोलते ही काल काट कर कार साहब की तरफ देखते हुए बोले, "वो सुनाओ, मैं सब ठीक है? हाथ बेटा कैसा है?" हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। "हाँ मैं सोच रहा हूँ इतने दिन हो गए हैं हम सब मिले भी नहीं, तो क्यों ना कहीं भाई आउटिंग का प्लान बनाएं साथ। अच्छा है आपस में बच्चे मिले जुलेंगे और मैं चाहता हूँ सब जमा हो गए तो अंकल से नखा की बात भी करूँ। तो तुम बताओ क्या कहते हो?" वकार साहब रोहन को देखते हुए बोले। रोहन साहब कुछ बोलते कि इतने में ऑफिस का दरवाजा नॉक हुआ और एक मुलाजिम रिफ्रेशमेंट का सामान लेकर अंदर आया। उसने सारी चीज़ें टेबल पर सेट की और चला गया। "चलो आओ चाय पीते हुए बात करते हैं।" रोहन साहब वकार को बोले, "सोफे पर आकर बैठे हो। प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, काफ़ी टाइम से हम सब भी कहीं आउटिंग के लिए नहीं गए। अच्छा है, इसी बहाने सब एक साथ मिलजुल कर एंजॉय कर लेंगे।" रोहन वकार को बिस्कुट देते हुए बोले, अब एक नकाह नहीं इंशाल्लाह 2 नकाह होंगे एक साथ।" रोहन साहब खुशी से वकार साहब को देखते हुए बोले, "हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो कि तुम मुझे बता देना अंकल से पूछ कर, क्योंकि मेरी बीवी और बेटी को सब्र नहीं आएगा कि तुम जानते हो कितनी जल्दबाज हैं दोनों।" वकार साहब हंसते हुए बोले, "हाँ हाँ मैं तुम्हें आज ही बता दूंगा रात तक ऑफिस से बात करके। वैसे जाने का प्लान कहाँ कब बनाया है?" रोहन साहब भी हंसते हुए बोले, "हमने तो ऐसे डेटी का सोचा है, रात का डिनर सबको हमारी तरफ से होगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ घर में बात करके। और सुनाओ ऑफिस में सब ठीक चल रहा है?" कासा बोले। फिर दोनों अपने ऑफिस की बातें करने लगे। जफर हाउस में सब रात का डिनर करके लॉन्च में बैठे चाय पी रहे थे। "अरे अब्बू, मुझे याद आया, आज ऑफिस में रोहन आया था। कह रहा था फैमिली के साथ बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, सब एक साथ चलते हैं। कब से मिलने भी नहीं है, तो इस तरह सब साथ बैठ जाएंगे। वो नकाह की बात भी करना चाह रहा है, तो मैंने कहा अब्बू से मशवरा करके जवाब दूंगा तुम्हें।" रोहन साहब जफर साहब को देखते हुए कहते हैं, "हाँ कोई मसला नहीं है, अगर वो बच्चा कह रहा है तो उसको बोलो हम राज़ी हैं। बच्चों से पूछ लो उन सबको कहाँ जाना है। और जहाँ तक नका की बात है वो मैं खुद भी सोच रहा हूँ, सब बैठेंगे तो फिर करते हैं बात इस मौजू पर। इब्राहिम भाई, फौजिया को कोई बात बुरी लगी है हमारी? वो जब से आई है या तो कमरे में बंद रहती है या फिर घर से बाहर होती है।" आलिया ज़ोरान और इब्राहिम को देखते हुए परेशानी से बोली। फौजिया जो अपने कमरे से पानी का गिलास खाली जग लेकर निकली थी, आलिया की बात सुनकर गुस्से में बड़बड़ाती, "आज तो फैसला हो ही जाए, बस बहुत हो गया अब। वो ऐसे घुट-घुट कर नहीं जी सकती।" "जी आलिया ठीक कह रही हैं, कहा आपने, मुझे तो यहाँ रहने वाले सब लोग बुरे लगते हैं, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। पर ये इब्राहिम मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लेकर आए हैं।" फौजिया ने लॉन्च में आते ही आलिया को देखकर कहा, "फौजिया तमीज़ से बात करो, भाभी इससे बड़ी हैं वो सही तो कह रही हैं। वो क्या गलत कहा उन्होंने? क्यों, कितना समझा चुका हूँ तुम्हें मैं कि मैं लंदन नहीं जाएंगे, अब यहीं रहना है तुम्हें। लेकिन यहीं रहना है तुम्हें, लेकिन मेरी बात समझ क्यों नहीं आती?" इब्राहिम साहब बेबस से बोले, "मॉम डैड ठीक तो कह रहे हैं, देखें यहाँ सब कितने अच्छे हैं, जैसा आपने बताया था ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इन लोगों को हमारी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं लेना। मैं भी जब वहाँ था तो आपकी तरह सबको गलत समझता था, पर यहाँ आकर पता चला ये लोग ऐसे नहीं हैं, दौलत के पीछे भागने वाले ये लोग तो मोहब्बत करने वाले हैं, रिश्तों की कदर करने वाले हैं। उन्होंने अब्बू को माफ़ किया और मुझे इतनी मोहब्बत दी, आप भी इन सब की तरह से दिल साफ कर लिया। हम अपना अपना हम यहाँ सबसे साथ खुशी हंसी खुशी रहेंगे।" ज़ुआन माँ के पास आता उन्हें कंधों से पकड़कर मोहब्बत से बोला, "ये शट अप।" वो ज़ुआन के हाथ चटती बोली, "तुम भी अपने बाप की तरह ही निकले। कितना चाहा मैंने कि तुम्हें इन सब लोगों से बर्जन कर दूँ और इन सब लोगों के लिए तुम्हारे दिल में नफरत भर दूँ, लेकिन तुम भी अपने बाप की तरह यहाँ आकर बदल गया। इन नीच लोगों में ही घुलने मिलने लगे। सब झूठ कहा था मैंने तुमसे, सुना तुमने, सब झूठ कहा था कि इन लोगों को तुम्हारी बाप की दौलत चाहिए ताकि तुम अपने बाप को रोक सको यहाँ आने से, पर तुम मेरे किसी काम ना आए हो। मैं तो तुम्हें पैदा भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे औलाद चाहिए ही नहीं थी, लेकिन इस इंसान की वजह से मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करके पैदा किया। क्या करती मैं? एक इंसान ने कहा था कि मैं इसके बच्चे को कुछ नहीं करूँगी तो ये आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगा, लेकिन तुम्हें पैदा करते ही ये इंसान बदल गया। मुझे तो नफरत है तुम्हारे वजूद से भी, जिसने आते ही मेरी अच्छी खासी लाइफ स्टाइल को बर्बाद कर दिया। चिराग एकदम माहौल में जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। "बस बहुत हो गया फौजिया, बहुत बोल लिया तुमने।" इब्राहिम साहब खूबसूरत आंखों से फौजिया को देखते हुए दाए। जुआन तो अब तक अपनी माँ को बेयकीन नज़रों से देख रहा था। ये आज रोहन पर कैसे इंकशाफ हुआ था, उसकी तो पूरी दुनिया ही लुट गई थी। "इब्राहिम ये क्या हरकत है? काबू में रखो अपने आप को, हमने तुम्हें औरत पर हाथ उठाना नहीं सिखाया।" ज़फर शाह गुस्से से बोले कि इस काबिल है अबू के इस औरत को थप्पड़ मारे जाएँ, कि काफ़ी तरबियत थी जो आज तक की उपरा, लेकिन अब नहीं, आज इसने सब खत्म कर दिया। अब तमाम हदें पार कर दी, तो तुमने मुझे थप्पड़ मारा। "इब्राहिम तुम्हारी हिम्मत कैसी?" फौजिया इब्राहिम का गला पकड़ कर चिल्लाई, गिरबान पकड़ कर चिल्लाई, "हिम्मत की बात मत करो, हिम्मत बहुत है मुझ में, और तुम जैसी औरतों को थप्पड़ मुझे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था।" इब्राहिम साहब फौजिया के हाथ झटके बोलते रहे, "बस बहुत हो गया इब्राहिम, अब मैं तुम जैसे इंसान के साथ एक पल नहीं रहना चाहती। मैंने तुमसे शादी से पैसों के लिए की थी, ये जो मैं तुमसे अच्छा खासा वसूल कर चुकी हूँ। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं, मुझे अभी के अभी तलाक दो। मैं एक सेकंड भी तुम जैसे नीच लोगों में नहीं रहना चाहती। फौजिया आराम से बैठ कर लो, ये तलाक जैसे अल्फाज मत निकालो अपनी जुबान से। नूर बेगम फौजिया के करीब जाते हुए बोली, "दूर हटें, सारे फसाद की जड़ तो आप लोग हैं। नहीं रहना मुझे आपके बेटे के साथ और ना आप लोगों के साथ। मैं आज़ाद मुल्क में रहने वाली हूँ, अब मुझे आज़ादी चाहिए।" फौजिया नूर बेगम को धक्का देकर बदतमीजी से बोली। रोहन साहब फ़ौरन अपनी माँ को गिरने से बचाते हैं, इससे पहले कि मैं अपना ज़ब्त खो दूँ। "फौजिया, आज मैं ये नाम का रिश्ता भी खत्म कर देता हूँ, तो मेरे साथ रहने के काबिल नहीं। अब मैं पूरे होशो-हवास में। फौजिया, तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अब दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, तुम्हारा ज़ारों से भी कोई ताल्लुक नहीं, अब जाओ।" इब्राहिम साहब धाड़ कर बोले, "हाँ हाँ जा रही हूँ, शुक्र है जान छूटी मेरी।" फौजिया सब पर एक नज़र डालकर अपने कमरे से सामान लेती घर से चली गई। पीछे इब्राहिम साहब सोफे पर गिर जाते हैं, नडाल होकर, "इब्राहिम मेरा बच्चा ठीक हो तुम? पानी लेकर आओ जल्दी।" में इब्राहिम साहब एकदम से बेहोश हो गए। "हाँ जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाओ, हम कमरे में लेकर जा रहे हैं।" इब्राहिम को रोहन साहब हान को देखते हुए बोले, वो गाजियान के साथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले गए। सभी उनके पीछे कमरे में चले गए। "ज़ुआन कहाँ जा रहे हो तुम इतनी तेज़ी में बाइक लेकर? ज़ुआन को रोको, मेरी बात सुनो।" ज़ुआन हान जैसे ही डॉक्टर को कॉल करके अंदर कमरे की तरफ जा रहा था, उसको ज़ुआन के तेज़ी से बाइक पर बाहर जाता नजर आया। वो आवाज़ें देता है भागते हुए, पर इतनी देर में ज़ुआन चला जाता है। "शट अप यार, इतनी शिट यार, इतनी तेज़ी से निकला है, अल्लाह इसकी हिफाज़त करना। डैड को बताकर उसके पीछे जाता हूँ।" वो कमरे की तरफ भागता बड़बड़ाया,
शर्जील हाउस आपको पता है जब आप स्टेज पर चली गई थी ना तो ज़रोन भाई हमारे पास बैठे हुए थे आप ही उनको इतनी लड़कियां देख रही थी और कुछ तो कह रही थी यार ये तो जहां के अंदर लग रहा है और दूसरी कह रही थी मेरे के बंदा ऐसा ऐसा बंदा मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए मेरी हैंडसम हार्ट डैशिंग वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी पता उन्हें देख देख कर पर वो सिर्फ आप ही को देख रहे थे हनैन अपनी बहन की गोद में सर रखे उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोली कश्यप जो नाल पड़ी थी हनैन की बातें सुनकर उसको देखने लगी ये बात तो उसने खुद भी नोट की थी कि ज़रोन की नज़रें मुसलसल उसी पर थी अच्छा ऐसे तो मुझे सभी देख रहे थे स्पीच जो दे रही थी मैं चंदा हाँ ये बात भी है अभी अच्छा तुम बताओ मुझे हान पसंद है तुम्हें हान पसंद है अच्छा अपनी बहन को छेड़ते हुए बोली आप ये अच्छे हैं तो अच्छे ही लगेंगे ना हाँ हनैन हंसते हुए आंख मार कर बोली इतने में उनके रूम का दरवाजा लॉक हुआ अच्छा बेटा जाग रही हो जी अम्मी आ जाए हम दोनों जाग रहे हैं हनैन अपनी माँ को देखते हुए बोली तुम्हें जब रहना बहन के रूम में होता है तो अपना अलग से रूम क्यों लिया नबीला दोनों के पास बैठते हुए बोली अम्मी वो तो इसलिए मैंने इसलिए रखा हुआ है कि कल को आप ही का रिश्ता हो गया तो ये फिर अपने उनसे उनसे बात किया करेंगी ना तो मुझे कहाँ बर्दाश्त करेंगे अपने रूम में हनैन हाथ हला का फुल ड्रामाई अंदाज में बोली मेरा बच्चा अभी मुझे छोड़ो और अपने बारे में सोचो जब नका हो जाएगा ना तो तुम्हारा तो तुम यहाँ मेरे पास रात में खुद नजर नहीं आओगी मेरी जान कश्यप भी आंखें मटकाकर हनैन की तरह हाथ हला लाकर बोली दोनों एक दूसरे को देखकर जोर से कहकर लगाकर हंसी नबीला दोनों को देखकर उनकी नजर उठाती है और दिल में दुआ करती है कि अल्लाह मेरी बच्चियों को हमेशा ऐसे ही कुछ रखना अम्मी इब्राहिम चाचू तो बहुत अच्छे हैं और ज़ारून भाई भी लेकिन फौजिया चाची तो मिलती ही नहीं किसी से बात करना तो ना दोबारा करती हैं ऐसा क्यों है हनैन अपनी अम्मी के पास बैठकर उन्हें देखते हुए पूछती है बेटा उन्होंने ही इब्राहिम भाई को पैसे से पीछे लगाया और यहाँ आकर वो कुछ नहीं है इब्राहिम भाई से वापस जाने की जिद कर रही है लेकिन इब्राहिम भाई वापस जाना नहीं चाहती इसलिए इन दोनों में कोई मसले चल रहे हैं अल्लाह बेहतर करेगा क्या अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा नबीला दोनों को देखते हुए गहरी सांस लेकर बोली चलो मैं जा रही हूँ अब सोने ये दूध लाजमी पी लेना तुम दोनों और जाओ सो जाओ अब फिर से बातें ना करने लग जाना नबीला दोनों को कहते हुए रूम से चली गई चलो शाबाश दूध पियो हनैन मैं कपड़े चेंज करके आ रही हूँ वो बोलती हुई वाशरूम चली गई सफ़र हाउस डॉक्टर इब्राहिम साहब को चेक करके चले गया ज़्यादा टेंशन लेने से उनका बीपी हाई हो गया था डॉक्टर ने दवाई देकर रेस्ट करने को कहा था माँ मेरा ज़ारून कहाँ है उसको बुलाएं मेरे पास वो मेरा बच्चा तकलीफ में होगा कहाँ है वो इब्राहिम साहब नूर बेगम और जफ़र शाह को देखते हुए बोले नम आँखों में बोले अब वो क्या बताते कि ज़ारून का रात से कुछ पता नहीं चल रहा हूँ रूहान खान गाजियान तीनों से ढूंढने निकले हुए थे और उसका कुछ पता नहीं था इब्राहिम बेटा वो अभी अपने कमरे में है तुम परेशान ना हो ठीक है तुम भी सो जाओ अब और ये बातें बार बार मत करो बस अपना ख्याल रखो तो ही तुम ज़रूर को संभाल सकोगे रात बहुत हो गई है सो जाओ अब हम दोनों यही हैं तुम्हारे पास जफ़र शाह बड़ी मुश्किल से इब्राहिम को बातों में लगाकर नींद की गोलियां खिला देते हैं जफ़र मेरा पोता ठीक तो होगा ना ये लोग लेकर क्यों नहीं आए अभी तक उसको आपने इब्राहिम से भी झूठ बोल दिया अल्लाह से दुआ करो नूर के वो ठीक हो इब्राहिम से झूठ नहीं बोलता तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाती चलो सोने दो उसको हम बाहर चलकर आलिया से पता करते हैं रूहान की काल आई या नहीं सफ़र शाह सोए हुए इब्राहिम पर एक नज़र डालकर नूर बेगम के साथ कमरे से बाहर निकलकर लॉन्च में आ गए आलिया रूहान से बात हुई कुछ पता चला रूहान का नूर बेगम आते ही आलिया को देखकर बोली माँ जी अभी अभी रूहान की कार आई थी मेरे पास रूहान का पता तो चल गया लेकिन क्या क्या वो अबू रूहान का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है ये बात सुनते ही जफर शाह नूर बेगम का दिल दहल जाता है अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना मेरे मालिक मेरे बच्चे को लंबी ज़िंदगी देना नूर बेगम रोते हुए अल्लाह से दुआ करती हैं जफर शाह तो सर पकड़ कर बैठ जाते हैं उनके बस्ते घर को फौजिया की नजर खा गई थी भाई ज़रूर भाई ठीक तो हो जाएंगे ना गाजियाना हान से रोते हुए पूछता है हान इसके कंधे पर हाथ रखकर हाथ हिला देता है उसके पास कोई तसल्ली भरा जवाब नहीं होता उसने जो कंडीशन रोहान की देखी थी उसका दिल तरफ गया था इतने में डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते दिखाई देता है डॉक्टर मेरा भतीजा कैसा है वो ठीक तो हो जाएगा ना रोहान साहब फौरन डॉक्टर के पास जाते हुए पूछते हैं देखिए पेशेंट की हालत ठीक नहीं है उनका ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया है उनकी कमर और टांगे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं जिसकी वजह से वो अभी कुछ टाइम चल नहीं सकेंगे और ना ही अपने कमर पर जोर दे कर सकते हैं बाकी जो छोटी मोटी चोटें लगी हैं उनको बस दुआ करें पेशेंट को होश आ जाए डॉक्टर रोहान साहब को कंधा पर हाथ रखकर बोलते हुए चले गया ये क्या हो गया इस मासूम बच्चे के साथ मैं इब्राहिम को क्या जवाब बोलूँगा कैसे बताऊँगा उसको या अल्लाह मेरे बच्चे को ज़िंदगी दे मेरे बच्चे को ज़िंदगी दे रूहान साहब रोते हुए बोले गाजियान इब्राहिम गाजियान खान दोनों की आंखों में नमी आंसू थे दोनों अपने बाप को हौसला देते अबू यकीन रखे अल्लाह की ज़ात पर वो हमारे जवान को कुछ नहीं होने देंगे मैं मस्जिद जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने गाजियान बाप को बोलते हुए बाहर निकल जाता है सारी रात सबकी जागते हुए गुजर जाती है जफर शाह को वहाँ साहब ने रात को हॉस्पिटल आने से मना कर दिया सुबह फजर की अजान होते ही रूहान और रेहान खान गाजियान नमाज़ पढ़ने फंसे चले जाते हैं जी अम्मी जी और आप दोनों कुछ खा लें रात भी आप लोगों ने कुछ नहीं खाया आलिया दोनों के आते आगे नाश्ता रख के बोली भूख प्यास का खत्म हो गई बहू ऐसा लग रहा है अस्सलाम वालेकुम आज ये टेबल इतनी खाली खाली क्यों लग रही है सब कहाँ है सुहान उन्हें नहीं उठा अभी तक अभी चले मैं खुद उठा देता हूँ अपने बेटे को इब्राहिम साहब आते ही सबको देख कर बोले और उठकर जॉन के कमरे की तरफ जाने लगे जब रुके इब्राहिम भाई वो जॉन कमरे में नहीं है अपने आलिया इब्राहिम को देखते हुए बोली कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ है भाभी और बाकी सब भी नजर नहीं आ रहे वो तीनों देखते हुए परेशान लहजे में बोले और उनका दिल किसी अनहोनी असास के तहत जोर से धड़का था इब्राहिम भाई असल में बच्चे और रोहान हॉस्पिटल में है क्योंकि जॉन का कल एक्सीडेंट हो गया था तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था इब्राहिम से इसलिए आलिया बता देती आलिया के बोलते ही इब्राहिम साहब झटके से कुर्सी से खड़े हो जाते हैं भाभी ये क्या कह रही हैं आप अबू ने तो कहा था कि रात मैंने वो अपने कमरे में है मैंने तो उनसे झूठ कहा था इब्राहिम तुम्हारी तबीयत की वजह से बेटा मैं नहीं चाहता था कि तुम एकदम परेशान हो जाओ तो फटा अपने बेटे से नजरें चुराते हुए बोले ये क्या कर दिया आपने मेरा बेटा वहाँ अकेला हॉस्पिटल में मैं पता नहीं कैसा गए में कैसा है वो महक बेटा मुझे जल्दी से रोहान भाई का नंबर मिला दो मुझे हॉस्पिटल जाना है उनसे एड्रेस पूछकर जी चाची मैं कॉल करती हूँ उसकी इसकी ज़रूरत नहीं है मैं खुद आप लोगों को लेने आया हूँ अल्लाह
पुकार सुन ली है, ज़रा उनको होश आ गया है। डॉक्टर ने कहा है अब कोई खतरे की बात नहीं है। हान बाहर से अंदर आते हुए सबको देखकर खुशी से बोला, हान मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो, मुझे उसको देखना है बेटा। इब्राहिम साहब अपने बेटे की तकलीफ महसूस करते भीगी आवाज़ में बोले, हाँ चाचू चले, मैं आप सबको लेने आया हूँ, जल्दी से बाहर आ जाए, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ बेटा तुम कार स्टार्ट करो, हमारे हैं। नूर बेगम जल्दी से बोलती हुई खड़ी हो गई। ज़रा मेरा बेटा कैसे हो, अब दर्द तो ज़्यादा नहीं हो रहा मेरे बच्चे को? रोहान साहब ज़रा के बेड के पास बैठे प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले। ज़रा सर हिला देता है, उसको बोलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। ज़रा भाई ये कैसा सब कैसे हो गया? हाँ आपको अपना ज़रा भी ख्याल नहीं और ना हमारा है। आपके एक्सीडेंट का सुनकर हमारी कितनी बुरी हालत हो गई थी, वो तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन लिया। हम सब आपके बहुत से बहुत प्यार करते हैं, हम सब आपके लिए और इब्राहिम चाचू के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना। गाजियान ज़ारोन के पास आता भी आवाज़ से बोला। ज़ोन तो तरफ उठा ज़ारोन तो तरफ उठता है। गाजियान की आंखों में आंसू देखकर उसने हमेशा गाजियान को हंसते हुए दूसरों को तंग करते हुए देखा है। आज उसको ऐसे देखकर ज़ारोन को दुख होता है। वो बड़ी मुश्किल से अपना हाथ गाजियान के हाथ पर रखकर कहता है, मैं ठीक हूँ गाजी, परेशान मत हो तुम। बड़ी मुश्किल से ज़ारोन गाजी को देखते हुए बोलता है, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हम सब मिलकर आपका ख्याल रखेंगे। गाजियान के कहते ही हॉस्पिटल के रूम का दरवाजा खुलता है। इब्राहिम साहब के पीछे सब अंदर आते हैं। ज़ारोन मेरा बच्चा, ये सब कैसे हो गया? मेरा बच्चा, डैड की जान, ये क्या कर दिया तुमने खुद के साथ? मेरे बच्चे तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल तड़प रहा है, मैं कैसे तुम्हारी तकलीफ कम करूँ? मेरा बच्चा। इब्राहिम साहब बेख्तियार होते हुए ज़ारोन को प्यार करते हुए बोले, इब्राहिम संभालो अपने आप को, इस तरह करोगे तो वो और परेशान होगा। हम मत तो उसको इस वक्त तुम्हारी मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है उसे। रोहान साहब भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, इतने में डॉक्टर रूम में आते हैं चेकअप के लिए। देखें इतने लोगों को इजाज़त नहीं है पेशेंट के पास रुकने की अभी उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है, उसको रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। उसको उनकी ये बहुत पहले तकलीफ में है, अभी ये ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं और अगर कोशिश करेंगे तो उसको तकलीफ होगी। इसलिए प्लीज़ पेशेंट के पास से रश कम करें। यहाँ सिर्फ 2 लोगों को रहने की इजाज़त है। मैंने उनको नींद का इंजेक्शन लगाया है, आप उनको आराम करने दें। डॉक्टर सबको तकलीफ करते चला गया। इब्राहिम बेटा, इस टाइम ज़ारोन को हमारी मोहब्बत की ज़रूरत है, हमें इसका सहारा बनना है। तुम ऐसे हिम्मत हारोगे तो उसको कौन संभालेगा बेटा? ज़फ़र शाह बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, जो अपने बेटे को देखकर मुसलसल रो रहे थे, जो दवाइयों के असर से सो गया था। मुझे आप लोगों को और भी कुछ बताना है। रोहान सब को देखते हुए बोले। इब्राहिम ज़ारोन एक्सीडेंट में उसकी कमर और टांगें बहुत मुतासर हुई हैं इस वक्त, वो इसलिए वो कुछ टाइम चल नहीं पाएगा। इब्राहिम साहब ये सुनकर फुट पर रोए देते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था वैसा क्या करने के जिससे उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए। उनके दिल से बेख्तियार वो फौजिया को कहा, अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। फौजिया, अल्लाह तुमसे हिसाब देगा इसका जो तुमने मेरे बेटे और मेरे साथ किया। इब्राहिम बस करो, अब रोना और हिम्मत करो, शाबाशी, शुक्र अदा करो, अल्लाह ने जान बचा ली हमारे बच्चे की, वो हम सब में मौजूद है। नूर बेगम ऐसा से बेटे के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, आप सब घर जाएँ, मैं यहाँ अपने बेटे के पास रुकूँगा कल से। आप सब लोग लगे हैं अब घर जाकर एक्सप्लेन, ठीक है चाचू के साथ मैं यहाँ हूँ, बाकी आप सब लोग घर जाएँ, शाम में आ जाइएगा मिलने। गाजी आंटी कहते ही सब एक नज़र सोए हुए ज़्वार पर डालकर बाहर निकल गए। वकार रोहान भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। आप उनसे पूछे तो कॉल करके, आज दूसरा दिन है, हाँ ना तो जवाब नहीं दे हमें, हाँ या ना जवाब तो दे हमें। कोमल अपने शोर के पास बैठी हुई बोली, हाँ मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ, चलो मैं कॉल करता हूँ। वकार साहब चाय पीते हुए बोले, अस्सलाम वालेकुम रोहान, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। इस दिन के बाद से मैं सोचा खुद कॉल करके पूछूँ, सब खैरियत है या? अल्लाह खैर, जवान बच्चा तब कैसा है यार? ऐसा कुछ था तो कॉल कर तो करते ना, कम कम से कम। अच्छा चलो ठीक है, शाम में घर आ जाएगा क्या वो? अच्छा ठीक है फिर हम शाम में घर आते हैं बच्चे से मिलने। ओके अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ वकार सब ठीक है? कोमल जवान बच्चे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, वो सब उसकी वजह से परेशान है। आज घर आ जाएगा वो, शाम में तैयार रहना, हम दोनों चलेंगे, अल्लाह खैर करे। जी ठीक है। कोमल अपने शोर को देखते हुए बोली और उठकर किचन में चली गई। जवान बेटा कैसी तबीयत है आपकी अब? जी वकार अंकल बस बेहतर हूँ थोड़ा, बस बेटा अपना बहुत ख्याल रखो, अच्छी गज़ा खाओ ताकि तंदुरुस्ती मिले तुम्हें और जल्दी से सेहतयाब हो जाओ। ज़रान को देखकर मुस्कुराकर बोले। ज़रान शाम को ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया था। उसके लिए एक मेल नर्स का इंतजाम कर दिया था जिसको ज़रान के साथ 24 घंटे रहना था। हम तो सोच रहे थे कि दावत करेंगे तो इस पर सब मिलकर निकाह की बात भी कर लेंगे, पर अब तो ज़रान सब जब सेहतयाब हो जाएगा तो फिर ही बात करेंगे। कोमल अबिला और आलिया को देखते हुए उदास लहजे में बोली, नहीं प्लीज़ मेरी वजह से आप लोग निकाह को आगे मत बढ़ाएं, मैं ठीक हूँ डैड, प्लीज़ आप प्लीज़ कहें ना। ज़रान सबको देखकर बोला। आखिर में अपने बाप को देखकर अल्तजा करती नज़रों से, प्लीज़ मैं ये पता नहीं मैं कब ठीक हूँ, मेरी वजह से नहीं करें ये सब, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इनकी खुशियों में रुकावट हो। ज़ोन की कह रहा है अबू ने काम में देर क्यों कर रहे हैं? अच्छा और अच्छा क्या है, इस बहाने घर में रौनक लग जाएगी। ज़ोन भी सबसे साथ हंसता बोलता, इंशाल्लाह वो जल्द अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। इब्राहिम साहब बेटे की इल्तिजा समझकर सबको देखते सारे जिंदा बोले, दादा अंकल और आंटी आए हैं तो अभी बात कर लें, सब मैं भी देखना चाहता हूँ यहाँ की शादी और अपने खान भाई और अपनी बहन महक की शादी, प्लीज़ मान जाएँ आप सब। ज़ोन के इस तरह कहने पर ज़फ़र शाह सर हिला देते हैं। सर जी तुम बताओ, तुम राज़ी हो हनैन का निकाह करने के लिए? अबू मुझे मंगनी से ज़्यादा ज़्यादा पाक पकीज़ा रिश्ता पसंद है, इसमें कुछ गुनाह भी नहीं होता अगर लड़का लड़की आपस में बात भी करें तो, इसलिए मैं राज़ी हूँ, मुझे और नबीला को कोई मसला नहीं। वैसे भी आना तो उसको आप अपनों के पास ही है। सरजीत साहब मुस्कुराकर अपनी बेगम को देखते हुए बोले, भाई साहब हम दोनों को तो पहले ही राज़ी हैं। कोमल ज़फ़र शाह को अपनी तरफ देखती मुस्कुराकर जल्दी से कहती है, तो ये परसों जो जुमा आ रहा है ना, बस फिर इसको बच्चों का निकाह कर लेते हैं। आप सब क्या कहते हैं? किसी को कोई इतराज़ नहीं है? अलिया मुँह तो मीठा करवाओ सबका। वहाँ समझते हुए खुशी से अपनी बीवी से वहाँ साहब खुशी से वो अपनी बीवी से बोले, हाँ हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ मिठाई। वो मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। सब कुछ फिक्स करके वकार साहब और उनकी बीवी चली गए। अब ज़रान के कमरे में उनके कज़न के अलावा कोई नहीं था। सब बड़े बाहर इवेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वाह यार ज़रान भाई, आपने तो भाई का पक्का इंतजाम करवा दिया है, अब इस बेचारे को चुप चुप कर नहीं देखना पड़ेगा। मेरी भाभी को गाजियान आंखें मारकर हंसता हुआ बोला। हान को देखकर गाजी भाई, हान भाई आप दोनों को बाहर दादा बुला रहे हैं, बात सुन ले उनकी। महक दरवाजे से बोलती हुई वापस मुड़ गई कमरे में। हनन और उसका इंतजार कर रही थी। अच्छा ज़रान तुम कश्यप से बात करो, हम दोनों आ रहे हैं। दादा की बात सुनकर खान कहता हुआ अपने साथ गाजियान को लिए रूम से बाहर चला गया। कश्यप एक नज़र ज़रान को देखती है जिसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, एक हाथ में पलस्तर बंधा था, चेहरे पर खराशे थी और सीधा लेटा हुआ छत को
देख रहा था, ज़रूर दर्द तो नहीं हो रहा आपको? वो बहुत नरम लहजे में उसे देखकर बोली। उथिल उसकी तकलीफ की तरफ उठा, दर्द तो बहुत है कश्यप, इस दर्द से मेरी रूह तक ज़ख्मी कर दिया है। ज़रूर अपनी आँखों को बंद करके बोला। इसमें हिम्मत नहीं थी कश्यप का सामना करने की। उसने क्या सोचा था और उसकी माँ ने क्या किया, क्या बना दिया था उसको? ज़रूर मैं समझ सकती हूँ आपकी कंडीशन, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी कि आपकी पिछली बातों को भूलकर अपना ख्याल रखें, हिम्मत करें हम सब का। नहीं तो इब्राहिम मामू का तो सोचें, जो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। कश्यप ज़रूर उनको देखते हुए ऐसे तो बोली। कश्यप, लेकिन कोई माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उन्होंने इतना झूठ बोला मुझसे पैसों के लिए और मुझे छोड़कर चली गई। ज़राउन को ख़त्म करके चली गई। वो कुछ नहीं बचा ज़राउन में। अब देखो, अब आज उनकी वजह से मैं कहाँ आ गया हूँ। उठने बैठने चलने फिरने से भी मुहताज हो गया हूँ लोगों के पास। ये सब मेरे गुनाहों की सज़ा है जो मुझे मिली है। जितना गरूर करता था मैं खुद पर, आज अल्लाह ने मुझे मेरी असलियत बता दी। मेरे पास मेरा कुछ नहीं, सब अल्लाह का ही दिया हुआ है, जिस पर मैंने हमेशा घमंड किया है। दूसरों की को कमतर समझा और आज देखो मुझे हर चीज़ का मुहताज हो गया हूँ मैं। वरना आँखों से रबनाक लहजे में छत को देखते हुए, ज़रूर मैं जानती हूँ फौजिया मामी ने आपके साथ गलत किया है। यहाँ इंसान को बदलने में वक़्त नहीं लगता। और शुरू से पैसे के पीछे भागने वाली थी। बस आप उनका असली चेहरा देख नहीं पाए। मामू तो बहुत पहले ही जान गए थे उनको। और देखें ज़रूर, अल्लाह ने आपका एक रिश्ता दूर किया है, वो भी आपकी बेहतरी के लिए। तो आपको इतने सारे रिश्तों से नवाज़ा भी तो है ना। अल्लाह कुछ लेता है तो उससे बढ़कर बेहतरीन से नवाज़ता है हमें। और अल्लाह कभी भी सज़ा नहीं देता ज़रूर। अल्लाह अगर गुनाहों पर हम बंदों को ऐसे सज़ा देने लगा तो दुनिया में कोई बचे ही ना। हमें ये जो ठोकरें लगती हैं ना ज़िंदगी में, अल्लाह ने तो इसमें भी हमारे लिए बेहतरी रखी होती है। वो हमें दर्दनाक तकलीफ़ आज़माइश देता भी है तो खुद से जोड़ने के लिए देता है। अल्लाह मोहब्बत है और उसकी सिफ़त में रहम करना शामिल है, सज़ा देना नहीं। अगर सज़ा देनी होती तो वो हमें तौबा करने की तौफ़ीक ना देता। अल्लाह ने आपको सज़ा नहीं दी ज़रूर, बल्कि आपको बचाया है, एक नई ज़िंदगी दी है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे गुज़ारेंगे। कश्यप के खामोश होते ही ज़रूर को हर चीज़ सुनी-सुनी लगने लगी और इतना अच्छा और इतना नरम बोलती थी, सुनने वाले दिल करता था कि वो बोलती रहे और दूसरा इंसान सुनता रहे। अपना ख्याल रखें, मैं अब जा रही हूँ, देर हो गई है, और देर होगी बहुत। अल्लाह की ईमान में वो ज़रूर को कहती कमरे से निकल गई। अल्लाह, क्या ये आपकी नेकबंदी मेरी नहीं हो सकती? ज़रूर बेख्तियारी दिल में अपने रब को पुकारता है। ये सुबह सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई, 2 दिन पर लगाकर उड़ गया इस तैयारी में, पता भी नहीं चला। आज जुमा था, निकाह वाला दिन। तीनों घरों में तैयारियां हो रही थी। जुमा के बाद फ़ौरन बाद ही निकाह की तकरीब थी। शर्जील साहब की फैमिली और वकार साहब की फैमिली तो ज़फ़रा हाउस पहुंचना था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम दोनों? फातिमा कश्यप के कमरे में आते ही दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। वालेकुम सलाम, ठीक है, आप जल्दी नहीं आ गई? कब का कहा था और अब आई हैं? कश्यप फातिमा को एक घूरी से नवाजती हुई बोली। यार सॉरी ना, टाइम लग गया मुझे तैयार होने में। माशाल्लाह हनैन कितनी प्यारी लग रही हो। अल्लाह, मेरी बहन का नसीब बहुत खूबसूरत। आमीन। फातिमा हनैन को विरल करती हुई बोली, जो वाइट कलर की शॉर्ट शर्ट और गरारा पहने, लाइट से मेकअप में बालों का स्टाइल जोड़ा बनाए, उस पर हल्की सी उसकी मुस्कुराहट ने उसके सबको चार चांद लगा दिए थे। कश्यप, हनैन बेटा तैयार हो गई? आप दोनों? नबीला कमरे में आते ही दोनों को देखकर बोली, जी अम्मी हम तैयार हैं बिल्कुल। नैन अपनी अम्मी को देखकर कहती है, माशाल्लाह मेरी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अल्लाह तुम तीनों को ढेरों सारी खुशियों से नवाजे। आमीन। चलो नीचे आ जाओ, तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं। वहाँ से कॉल आ रही है रोहान भाई की। नबीला तीनों को बोलती हुई कमरे से बाहर चली गई। तुम तीनों नीचे उतरो, मैं बस नकाब बांध के आ रही हूँ। फातिमा हनैन कश्यप की बात सुनती उसकी तरफ देखती है, जो लाइट पिंक कलर की हल्के काम वाली फ्राक पहने, बड़ा सा दुपट्टा एक कंधे पर सेट किए, हिजाब बांधे, अब नकाब करी थी। दोनों ने बेख्तियार दिल में माशाल्लाह कहा और बाहर चली गई। ज़फ़र हाउस में निकाह का इंतजाम लॉन में किया गया था। वकार साहब की फैमिली का खुशी से इस्तकबाल किया गया। सभी तैयार लॉन में मेहमानों से मिल रहे थे। दोनों दूल्हे स्टेज पर बैठे बड़ी बेसब्री से निकाह शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने व्हाइट शलवार कमीज पहन रखा था और इस पर ऑफ व्हाइट वेस्ट कोट। दोनों बुला के खूब हैंडसम लग रहे थे। हम मेरे दोनों भाई सोच लें, अभी भी वक्त है नकाह में, बाद में फिर ना कहिएगा कि नज़र आए कि शादी करके फंस गया। यार अच्छा खासा था कुंवारा। गाज़ियान के कहते ही सब कहकर लगा हँसते हैं, बेटा हँस लो, तुम्हारा भी वक्त आएगा जब हम से पूछेंगे। वह हाथ दोनों को एक घुरी से नवाजता हुआ बोला। इतने में चलजी साहब की फैमिली आ जाती है। सब उनका इस्तेमाल करते बढ़ने लग जाते। कश्यप हनैन को अंदर रूम में ले गई, जहाँ महक तैयार बैठी हुई थी। इसके साथ माया भी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो माया? महक, माशाल्लाह इतनी हसीन लग रही हो महक, आज तो वहाज भाई गया है काम से। कश्यप महक को चाहत भरी नजरों से देखते हुए कहती है, जिसने सेम हनैन के जैसा ड्रेसिंग की हुई थी, डार्क मेकअप में आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। अल्लाह बस करो, मेकअप से ये माया तंग कर रही है। अब तुम आते ही शुरू हो गई हो, मुझे मेरी भाभी से मिलने दो। महक दोनों को एक घुरी से नवाजती हुई बोली और हनैन से मिलने लगी। अल्लाह मैं सदके, क्या कमाल की लग रही हो मेरी भाई। हाँ भाई तो दीवाने हो जाएंगे। महक हनैन को खुशी से देखती हुई बोली। दरवाजा लॉक करते ही फातिमा अंदर आती, चलो लड़कियों दुपट्टा लो, सर पर नकाब पढ़ाने आ रहे हैं मौलवी साहब। कश्यप हनैन और महक के सर पर लाल दुपट्टा देती है मौलवी साहब के साथ ही सब बड़े कमरे में आते हैं। ज़फ़र साहब इजाज़त है, नकाब पढ़ाना शुरू करूँ? जी मौलवी साहब बिस्मिल्लाह करें। ज़फ़र शाह के कहते ही मौलवी साहब पहले महक का नकाब पढ़ाते हैं। क्या आपको इनका कबूल है? जी कबूल है। फिर हनैन का नकाब पढ़ाते हैं। क्या आपका नकाब कबूल है? जी कबूल है। लड़कियों का नकाब पढ़ाते हैं मौलवी साहब। बाहर लड़कों का नकाब पढ़ाने पड़ जाते हैं। सबको बहुत मुबारकबाद, मेरी बच्चियों का नसीब बहुत प्यारा। नूर बेगम दोनों को प्यार करती भाई चली जाती है। हनैन महक दोनों अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती हैं। नबीला और आलिया की भी आंखों में नमी आ जाती है। अरे लड़कियों बस करो, इतनी मेहनत से करवाया गया मेकअप खराब करोगी क्या? कश्यप दोनों को प्यार करते हुए बोली। हमारा नकाब हो गया ना? जब पूछूंगी महक रोते हुए बोली, अच्छा चुप हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं, नकाब हो रहा है, फिर लेने आते हैं तुम दोनों को। फातिमा दोनों को बिठाती कश्यप के साथ बाहर चली गई। लड़कों के कबूल है कहते ही हर तरफ शोर उठा। सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। कश्यप फातिमा जाओ दुल्हनों को भाई ले आओ। नूर बेगम को कहती है। वो तीनों अंदर चली जाती हैं। हानो आज तो बड़ी मुश्किल से इंतजार कर रहे थे। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो खुद जाकर अपनी दुल्हनों को अपने पास ले आए, लेकिन उनके तरफ से दिल को जब सुकून मिला, जब सामने से अपनी दुल्हनों को आता देखा, वो दोनों खड़े हो जाते हैं। वो दोनों आसपास का होश भुलाए अपनी अपनी बेगम को देखते हैं, जो आसमान से उतरी हुई परियां लग रही थी। हनैन और महक जैसे ही स्टेज के पास आती है, हानो दोनों उनके आगे अपना हाथ बढ़ाते हैं, जिसे थामकर वो स्टेज पर आती हैं। दोनों जोड़ों को देखकर सब
तब वोटिंग करते हैं। दोनों जोड़ों को देखकर माशाल्लाह कहते हैं। जो साथ खड़े एक दूसरे एक से बढ़कर एक लग रहे थे। कश्यप बेटा अंदर किचन में मिठाई का डब्बा होगा, वो साथ और 7 ही गजरे रखे होंगे, वो ले आओ जल्दी से। आलिया कश्यप के पास आती उज्जत में बोली, जी अच्छा मामानी मैं लेकर आती हूँ। कश्यप बोलती हुई अंदर किचन में जाकर मिठाई गुजरे देखने लगती है। इतने में उसको किसी की चीख सुनाई देती है। कश्यप आवाज़ की तरफ बढ़ी तो उसको सामने से ज़ारून अपने कमरे में ज़मीन पर गिरा नजर आता। साथ ही पानी का गिलास टूटा हुआ पड़ा था। ज़ारून, ये आप कैसे गिर गया यार मेरे अल्लाह, आपके हाथ से तो खून भी निकल रहा है कि मैं किसको ब्लड कर लाती हूँ अभी। कश्यप नम आंखों से बोलखलाई हुई आवाज़ में उसको देखते हुए बोली, जो बेबसी के सांस के तहत रो रहा था, मामू गाजियान जल्दी चले, मेरे साथ ज़ारून कमरे में गिर गए हैं, प्लीज़ जल्दी चलें। कश्यप भागती हुई बाहर आकर इब्राहिम और गाजियान को रोते हुए बोली। ये सुनकर गाजियान और इब्राहिम अंदर बढ़े। ज़ारून भाई गाजियान चीखता हुआ जल्दी से उनको उठाता है और बेड पर बिठाकर पानी देता है। ज़ारून, मेरा बच्चा तुम ठीक हो गिर कैसे गया तुम, और ये लड़का कहाँ गया जिसको मैंने तुम्हारी देखभाल के लिए रखा था। इब्राहिम साहब अपने बेटे को देखते नम आंखों में बोले, जिसका चेहरा तकलीफ बर्दाश्त करने की वजह से सुरख रहा था, दिखाओ ये हाथ के पर कैसे लगे। इब्राहिम साहब बेटे के पास से बैठे नम आंखों में नम आवाज़ में बोले, डैड मैं ठीक हूँ, वो लड़का घर चला गया, उसके घर से कॉल आई थी, आप लोग प्लीज़ परेशान ना हो, बाहर जाएँ, सब मेहमान आप लोगों को पूछेंगे, जाएँ आप सब प्लीज़, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से बाहर सब परेशान हूँ। ज़ारून सबको देखा अल्तजा करता हुआ बोला, आप दोनों जाएँ, मैं पट्टी कर देती हूँ। ज़ारून की सब मेहमान पूछेंगे आप दोनों का, वकार अंकल की फैमिली भी बाहर है। कश्यप कहते ही कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर ज़ारून से बाहर थोड़ा फासले पर बैठी इब्राहिम साहब कमरे से दरवाजे पर रुककर अपनी भांजी को देखते हैं, जो आंखों से आंसू साफ करती ज़ारून के हाथ की पट्टी कर रही थी, और एक नज़र ज़ारून पर डालते हैं, जो आंखों में मोहब्बत ली। कश्यप के सर को देख रहा था। एक ख्याल उनके ज़हन तेज़ी से आता है, जिसे पूरा करने के लिए वो भाई सबके पास बढ़ जाते हैं। अब ठीक है, अब दर्द तो नहीं हो रहा आपको ज़ारून। कश्यप नम आंखों में नम आवाज़ में उसको देखती हुई बोली है, मैं ठीक हूँ कश्यप, प्लीज़ आपको बाहर जाना चाहिए, सबके पास आप आपका पूछ रहे होंगे। ज़ारून आंखें झुकाकर अपने हाथ पर पट्टी को देखता हुआ बोला, जी मैं जा रही हूँ, लेकिन आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बुला लीजिएगा किसी को, या मोबाइल आपके पास है ना तो कॉल कर लीजिएगा। कश्यप उसके झुके सर को देखती नरम लहजे में बोलती, उठकर बाहर चली गई। कश्यप के जाते ही ज़ारून फुट-फुट कर रो देता है। सबके सामने उसने अपने आंसू कैसे रोके थे ये वही जानता है। इतना बेबस कभी भी नहीं हुआ था जैसे वो आज हो गया था। ज़मीन पर गिरा वो अपने पाँव को देखता ज़ारू कतार होता है। कश्यप जो अपना मोबाइल कमरे में ही भूल गई थी, वो वापस मोबाइल लेने आती है तो ज़ारून को फुट-फुट कर रोता देखकर तरफ उठती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता वो कैसे ज़ारून को की तकलीफ को खुद पर महसूस करती है। उसको क्यों उसकी आंखों में आंसू देखकर तरफ उठती है, क्यों वो चाहती है कि ज़ारून हमेशा खुश रहे, क्यों उसका नज़रें चुराना तकलीफ देता है, क्यों मेरा दिल हर वक्त उसके लिए तड़पता है। अल्लाह मैं नहीं जानती ये मोहब्बत है या उस वक्त की एहसास है, पर तू जानता है आज तक मैंने किसी नामहरम को आँख उठाकर भी नहीं देखा, ना कभी किसी नामहरम ने मुझे देखा, और ना मैं कभी किसी नामहरम के करीब गई हूँ। या अल्लाह मेरी मदद कर, तू मेरे दिल का हाल जानता है, तू मेरे हक में बेहतर फैसला कर दे। मेरे मालिक मुझे एक नामहरम की मोहब्बत से बचा ले। मेरे अल्लाह तू मेरी मदद कर, अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो उसे मेरे नसीब में लिख दे। तू अगर उसे मेरा मेहमान बना देगा। कश्यप आंखों से दिल में दुआ कर अल्लाह से दुआ करती भाई लॉन में आ गई। सबके पास जहाँ सब मेहमान खाना खा रहे थे और फोटोग्राफर दूल्हा दुल्हन की पिक्चर ले रहे थे। आप ही कहाँ थी आप, मैं कब से ढूंढ रही थी आपको। हनन कश्यप को अपने पास बिठाते हुए बोली, चंदा मैं जरा अंदर थी और ये सब बड़े कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे। कश्यप वो इब्राहिम अंकल सबको अंदर लेकर गए हैं, कुछ भी बात करनी थी उनको। अमाया कश्यप के पास ही बैठी उसे देखकर बोली, सुने आप हम तीनों की पिक्चर लें। हनैन कैमरा मैन से बोलियो। कश्यप सबके साथ पिक्चर खिंचवाने लगी। कश्यप चल जी अंकल बुला रहे हैं तुम्हें भाई, बात सुन लो। अंदर जाकर उनकी गाजियाँ शरारत भरी नजरों से कश्यप की देखता हुआ बोला, कहाँ है सब और खैरियत तो है। हाँ सब ठीक है, दादा के रूम में चली जाओ जल्दी से। गाजियाँ कश्यप को कहता माया को तंग करने लगा था, मैं आ जाऊँ अंदर। कश्यप दरवाज़ा ना करते हुए बोली, जी आ जाओ बेटा। उस पर की आवाज़ सुनते ही वो जैसे ही अंदर आई सब बड़ों को ज़ारून को साथ बैठा देखकर परेशान हुई। सब ठीक तो है ना। कश्यप आपके मामू इब्राहिम चाहते हैं कि आपका नकाह ज़रूर से करवा दिया जाए अभी इस वक्त टाइम। बेटा मुझे बताओ आप राजी हो, आपकी अम्मी और मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आपका जो फैसला होगा हम उस पर राजी होंगे। शर्जील साहब की बात मुकम्मल होते ही कश्यप झुके से सर उठाकर अपने बाप को शांति से देखती है। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने अल्लाह से कहा था कि ज़रूर मेरे हक में बेहतर है, तो उसको मेरा मैं बनाते हूँ। अल्लाह ने इतनी जल्दी उसकी दुआ सुन ली। उसकी मोहब्बत अल्लाह नका के ज़रिए देना चाह रहे हैं। वो अपने बाप से नजर हटाकर उनको देखती है, जो आंखों में न जाने कौन कौन से जज्बात लिए उसे देखा था। और बस फैसला हो गया, मुझे कोई इतराज़ नहीं है इस नका से। अबू को जब कहते ही उठकर कमरे से निकल जाती है। माशाल्लाह बहुत मुबारक हो सबको, नका का इंतजाम करो जल्दी से। ज़फ़र शाह सबको खुशी से बोलते भाई चले जाते हैं। और फिर इसी स्टेज पर कश्यप और ज़रून का नका होता है। सब खुशी से इस जोड़े को देख रहे होते हैं, कुछ बातें बना रहे होते हैं। ज़रून को देखकर जो व्हील चेयर पर बैठा था, कैसी हैं आप। काजियान माया के पास आता बोला, मैं ठीक हूँ। आप कैसे। माया भी काजियान की तरफ करते हुए बोली, आंखों में साफ शरारत भरी थी, जी मैं तो ठीक हूँ, बस इनको सबका नका देखकर मेरा भी दिल चाह रहा है कि मेरा नका हो जाए। काजियान आँख मारता हुआ बोला माया को, तो कर ले नकाह, लेकिन नकाह के लिए तो एक अदद लड़की होनी चाहिए होगी ना, और मेरे ख्याल से वो आपको कोई देगा नहीं। माया आंखें घुमाती हुई बोली, कोई देगा या ना दे, मैंने तो पसंद कर लिया है। सच में कौन है वो जिसे आपने पसंद किया है, तुम हो वो लड़की। माया गाजियान एकदम से माया की आंखों में देखता गंभीर लहजे में मोहब्बत में बोला। माया तो घबरा जाती है, गाजियान तुम मजाक कर रहे हो ना। माया मैं इस किस्म का बेहुदा मजाक नहीं कर सकता किसी भी लड़की के साथ, इतना तो तुम जानती हो मुझे, तुम सच में मुझे बहुत पसंद करते हो। मैं घर में बात करता अम्मी से मेरे रिश्ते की, लेकिन मैं रुक गया क्योंकि मैं अभी जॉब नहीं करता। इस साल मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं अबू के साथ उनके ऑफिस में जॉब करूँगा। तुमसे बस इतना कहना है कि अगर तुम मुझे थोड़ा बहुत नुकसान करती हो तो बस मेरा एक साल इंतजार करना। बोलो करोगी ना मेरा इंतजार। गाजियान मुंतज़िर होता उसके जवाब का। माया गाजियान की आंखों में देखती है जैसे जहाँ उसके लिए मोहब्बत इज्जत मान क्या कुछ मौजूद था। बस सन तो वो खुद भी करती थी गाजियान को, पर वो इतनी बोल्ड नहीं थी कि खुद से गाजियान को कहती है। उसने अपने अल्लाह से कह दिया था और आज अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली थी। ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी मिस्टर गाजियान। वो शर्मा कर बोलती हुई भाग जाती है। पीछे गाजियान का बस नहीं चलता, वो पीछे से पंगड़े डाले। देखा मैंने पहले ही कहा था दाल में कुछ काला है, और देखो आज रिजल्ट आ गया। ज़ुरान भाई अब तो बड़े चौपे बड़े छुपे रुस्तम निकले यार। गाजियान कश्यप और ज़ुरान को साथ बैठा देखकर ज़ुरान को आंख मारता हुआ बोला, मुझे नहीं पता था अल्लाह मुझे जैसे गुनहगार की दवा इतनी जल्दी कबूल कर लेगा। ज़ुरान मोहब्बत से कश्यप की आंखों में देखता हुआ बोला, ज़ुरान भाई आप ही के लिए कोई गज़ल या कोई शेर कहें। हनैन ज़ुरान को देखते खुशी से बोली,
वो बहुत खुश थी अपनी बहन के लिए, उसका निकाह ज़ुनून से हो गया था ओके ओके। लेकिन ज़ुनून भाई अगर शेर सुनाएंगे तो आप दोनों को भी सुनाना होगा भाई। गाज़िया नहान और वहाज को हंसते हुए बोला, हमें कोई एतराज़ नहीं। शुरू करें ज़ुनून भाई। इश्क की दुनिया में हमदम मेरे, तेरी याद में गुजरे हैं हर पल मेरे, तेरे बिना गुजरा नहीं मेरा तो तेरे बिना गुजारा नहीं मेरा, तू ज़िंदगी है तो सुकून है मेरा, तू जो साथ है तो ज़िंदगी खूबसूरत है, इश्क की दुनिया में हमदम मेरे। ज़ुनून बड़ी मोहब्बत से कश्यप की आंखों में देखते हुए बोला, कश्यप तो घबराकर निगाहें हटा लेती है, उसका दिल 200 की स्पीड से धड़क रहा था। सभी मुझको महसूस करेगा कोई तेरे सिवा, इश्क की लाज हो सांसों में बसा लो मुझको। हान भाई की आंखों में देखा मोहब्बत से हान हनान की आंखों में देखा मोहब्बत से बोला। हनैन को शर्म से लाल हो जाती, सबकी हुटिंग पर सुनकर। अच्छा अब हाज भाई वाली आग सूरज में होती है, जलना ज़मीन को पड़ता है, मोहब्बत निगाहों में होती है, तड़पना दिल को पड़ता है। वो हाज एक स्टाइल से महक के सामने झुकता बोला, सभी इन दोनों को देखकर हुटिंग करते हैं, माशाल्लाह हमारे सब बच्चे एक दूसरे के साथ ये कितने खुश लग रहे हैं। ज़फ़र साहब खुशी से सबको बोले, जी अबू आपसे कह रहे हैं, आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ज़िंदगी में अपनों का साथ किस कदर ज़रूरी होता है। आप जो आपके गम में भी आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी खुशी में भी दिल से खुशी होते हैं। अबू माँ जी मैं आप दोनों का शुक्रिया करना चाहता हूँ, आपने मुझे माफ़ किया और सब ने मुझे और मेरे बच्चे को इतनी मोहब्बत दी और मेरा इसकी मुश्किल घड़ी में साथ दिया। मैं बहुत खुश हूँ अपनों के साथ, मैं बहुत खुश हूँ अपनों के साथ, अपनों के संग। इब्राहिम साहब अपने माँ बाप और बहन भाई को मोहब्बत से देखते हुए बोले, चलें सब आ जाएं, फैमिली फ़ोटो लेनी है। गाज़ियान सबको स्टेज पर लेकर आया, चलें सब एक साथ स्माइल करें। गाज़ियान के कहते जैसे ही सब स्माइल करते हैं, कैमरामैन पिक्चर क्लिक कर लेता है। जैसे चलें ज़ुरान भैया मैं आपको अंदर छोड़ देता हूँ, ज़्यादा बैठना आपके लिए सही नहीं। गाज़ियान ज़ुरान को देखकर मुस्कुरा कर बोला, 1 मिनट में आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। कश्यप गाज़ियान को रोककर सब बड़ों को देखती हुई कहती है, अम्मी मैं चाहती हूँ मेरी रुखसती अभी हो जाए, क्योंकि ज़ुरान को इस वक्त मेरी केयर की ज़रूरत है, जो एक बीवी से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। कश्यप नबीला को देखती आस्था से बोली, ये तो अच्छी बात है बेटा, हम भी यही चाहते हैं, पर ऐसे कह नहीं पाए। फातिमा कश्यप को ज़ुरान के कमरे में ले जाओ। आलिया मुस्कुराकर कश्यप के सर पर हाथ रखते हुए बोली है। कश्यप अपने माँ बाप से मिलती हुई ज़ुरान के कमरे में आती है। फातिमा उसे बिठाकर बाहर निकल जाती है, क्योंकि ज़ुरान को रेस्ट करना था। कश्यप थैंक यू, अपने रुखसती करवा ली, मुझे तो ये कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, आपका साथ मेरे लिए बहुत कीमती है। ज़ुरान कश्यप को देखकर बोला, जो इस पर कंबल डाल रही थी, मैं पहली लड़की होंगी जिसने अपनी रुखसती मैं पहली लड़की होंगी जिसने अपनी रुखसती खुद करवाई है। मैं समझ गई थी आपके दिल की बात। कश्यप उसके पास बैठकर उसकी आंखों में देखती हल्का सा हंसकर बोली, कश्यप मुझे इजाज़त है कि मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ। दोनों को अपने दिल धड़कने की आवाज़ कानों में सुनाई दी, आप मेरे महरम हैं, इजाज़त नहीं मांगते, ये आपका हक है। कश्यप उसको कहती ही अपना नकाब खोल देती है। ज़रूर तो उसको देखकर सब कुछ भूल जाता है, इतना रूहानी चेहरा, भरे भरे कुदरती गुलाबी गाल, कुदरती गुलाबी होंठ और साइड में पड़ते डिंपल। ज़रूर को लगता है उसका दिल बाहर आ जाएगा। कश्यप मेरे पास अल्फाज़ नहीं है, मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ी फुर्सत से बनाया है, मैं तो कुर्बान हो गया तुम पर। ज़रूर शाह लंदन की एक शॉप के बाहर एक औरत फकीर से पुलिये में बैठी थी, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। शॉप वाला बाहर आकर उसको अपनी शॉप से हटाता है, जो जैसे ही चेहरा ऊपर उठाती है उसका चेहरा सवाजिया हो जाता है। वो कोई और नहीं फौजिया थी, जो पैसे की लालच में अंधी हो गई थी। जैसे पैसों की लालच में मोहब्बत करने वाले शोर को छोड़ा और अपनी जान से ज़्यादा प्यार करने वाले बेटे को आज छोड़ा। आज वही पैसा फौजिया का ना हो सका, जिस बॉयफ्रेंड की वजह से फौजिया ने अपने शोहर से तलाक की थी। उसने लंदन बुलाकर फौजिया से उसकी प्रॉपर्टी छीन ली थी और उसकी इज्जत को ताता करके वो लंदन से फरार हो गया था। फौजिया के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, दर दर फिरती रहती है। लोग पागल समझते हैं और उसको ये दुनिया मुकाफात अमल का है। जो जिसके साथ बुरा करता है उसे अल्लाह इस दुनिया में ही दिखा देता है। पैसे के पीछे अपने खूनी रिश्तों को ना छोड़ना। ये पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, आज है कल नहीं, लेकिन ये रिश्ते किस्मत वालों को मिलते हैं और एक बार जो ये साथ छोड़ जाएं तो कभी वापस नहीं आते। सारी ज़िंदगी का पछतावा रह जाता है इंसान के साथ। अल्लाह ने जितना दिया है उस पर सब्र करें और शुक्र करें, क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वालों को और नवाजता है। 1 साल बाद आज ज़फ़र आशा के घर रौनक लगी हुई थी। उनके सब बच्चे आज जमा थे उनके घर। आज रोहान साहब ने सबकी दावत की थी और सबको बुलाया था अपने घर। कश्यप की ज़िंदगी ज़रूर उनके साथ बहुत खूबसूरत और खुशकून थी। कश्यप की देखभाल ने ज़रूर को 2 महीने में ही अपने पाँव पर खड़ा कर दिया था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। कश्यप की सोहबत ने ज़रूर को भी बदल दिया था। वो अभी कश्यप की तरह ही अपने रब से मोहब्बत करने लगा था। उसको भी अल्लाह ने अपनी खास बंदगी देकर अपने करीब कर लिया था। ज़रूर को अल्लाह ने हिदायत दे दी थी, हिदायत से नवाजा था और अब वो दोनों मिलकर एक दूसरे का हाथ थामकर अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते पर चल रहे थे। हनैन और हान भी बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। हान आज भी वैसे ही शरारतें करती थी और हान गाज़ियान दोनों उसका साथ देते थे और आज भी अपनी इतनी ही मासूम थी और इस मासूमियत का ही तो दीवाना था। हान दोनों एक दूसरे को समझ कर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वहाँ जो महक भी एक साथ बहुत खुश थे। उनकी नोक-झोंक से घर में रौनक लगी रहती थी। वो आज का दिन अच्छा नहीं गुजरता था जब तक वो महक को तंग ना कर ले और महक को भी वहाँ की इतनी आदत हो गई थी कि वो एक पल भी नहीं रह पाती थी वहाँ के बगैर। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। ज़फ़र शाह, नूर बेगम, रूहान, आलिया, इब्राहिम ये सब कल की फ्लाइट से उम्रा करने जा रहे थे, इसलिए रूहान साहब ने आज सबको जमा किया था और उन सबको उम्रे पर ज़ामून भेज रहा था। मेरी जान खुश है ना? ज़रूर कश्यप के करीब आता उसके साथ झूले पर बैठते हुए बोला, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। वो ज़रूर के बाजू में हाथ डालती खुशी से बोली, थैंक यू अल्लाह जिसने मुझे तुम जैसी हमसफ़र से नवाज़ा। बेशक अल्लाह बेहतरीन से नवाज़ता है अपने बंदों को। आई लव यू कश्यप, तुम मेरी ज़िंदगी में एक नेमत की तरह हो। ज़रूर कश्यप को अपने बाजू के हल्के में लेता, उसके माथे पर बोसा देता हुआ बोला, तुम जानते हो मुझे क्या पसंद है? बरसती बारिश, समुंदर की लहरें, फूलों की खुशबू, चांदनी रातें, अच्छी शायरी और सबसे ज़्यादा इस तहरीर का पहला लफ्ज़ तुम। कश्यप मोहब्बत से ज़रूर की आंखों में देखते हुए बोली और ज़रूर खुशी से उसको गले से लगा लेता है। खत्म किया। बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो नावल की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतने घंटे पढ़ती हूँ, तो यार मुझे भी थोड़ा रिवार्ड मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और